हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम करेंगे पार्टनरशिप का मैराथन लेक्चर। वैसे तो चीज़ें तसल्ली से पढ़ने की होती हैं, लेकिन एग्जाम है तो हम जल्दी जल्दी मैं पार्टनरशिप के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो पार्टनरशिप क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक कारोबार करेंगे, उसके लाभों को आपस में बांटेंगे, उनके बीच में रेशो तय होता है कि हम इस रेशो में बांटेंगे। वो कारोबार वो सब मिलके चला सकते हैं या उनमें से कोई एक व्यक्ति चला सकता है, दो व्यक्ति चला सकते हैं या सारे मिलके भी चला सकते हैं। तो उसे अपन बेसिकली पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो संख्या की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस ही बात है कि पार्टनरशिप का जो आधार होता है वो होता है ठहराव या अनुबंध। मतलब पार्टनरशिप केवल दो लोगों के साथ आ जाने से नहीं होती, मतलब वो आपस में अग्रीमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई अपन मिलके कारोबार करेंगे और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा, तो उसे अपन साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? तो किसी ज़माने में मैक्सिमम लिमिट 10 और 20 हुआ करती थी कि बैंकिंग बिजनेस है तो 10 लोग हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस है तो 20 लोग हो सकते हैं। लेकिन अब ये 10 और 20 की लिमिट हटा दी गई है जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया। जी हाँ, मैंने पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोला। पार्टनरशिप के लिए वैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, लेकिन पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या का उल्लेख कंपनी में किया गया है, ठीक है। और वहाँ बताया गया है पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या 100 हो सकती है। लेकिन अभी जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जब मैं 2024 में जनवरी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तक जो नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है उसके अनुसार पार्टनर्स की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। तो अभी आप 50 की लिमिट याद कीजिएगा और फ्यूचर में कभी मैक्सिमम पार्टनर्स की संख्या 100 तक जा सकती है। उसके बाद आप अपने आप को एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं करा सकते। उसके ऊपर जाने के लिए आपको कंपनी के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अभी के लिए मैक्सिमम लिमिट पार्टनर्स की 50 है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं साझेदारी पर। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, साझेदार एक वर्ड होता है साझेदारी संलेख। देखिए, पार्टनर शुरू में बिजनेस साथ करते हैं तो हर तरह की बातें तय करते हैं, लेकिन अच्छा ये रहता है कि वो जो भी तय कर रहे हैं उसे लिखित में तय कर लें, ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप किन शर्तों पे होगी, कैपिटल कितनी होगी, ड्राइंग कौन कर सकता है, किसके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्या, जितनी भी बातें आपको तय करनी है आपको एक स्टाम्प पेपर पे लिख लेनी चाहिए। और वो स्टाम्प पेपर अगर लिख लिया जाता है तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख हमेशा लिखित होता है, ठीक है। इसके बाद साझेदारी संलेख में क्या होंगे? पार्टनर्स के नाम, उनकी कैपिटल, उनकी ड्राइंग, उनके वर्किंग आवर्स, अगर वो पूंजी लाएंगे तो क्या ब्याज मिलेगा, क्या अगर वो ड्राइंग करेंगे तो ब्याज कटेगा। ये सारी बातें पहले से ही तय कर दी जाती है। उनका आपस में रेशो क्या होगा, तो ये सब पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिख दिया जाता है। सोच समझ के साइन करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि पार्टनर्स ने बस यारी दोस्ती में पार्टनरशिप कर ली और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या पार्टनरशिप डीड तो बनाई लेकिन किसी बिंदु पे वो मौन है, मतलब किसी बात को वो डालना भूल गए, तो फिर आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर नियमों की सारणी अलागू होगी। मतलब अगर आपने रूल बना लिए तो आप जो चाहो तय कर सकते हो, लेकिन अगर पार्टनर्स ने तय नहीं किया तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 की टेबल ए में कुछ रूल दिए हुए हैं। ये रूल आपको कस के याद कर लेने हैं अकाउंट्स के पर्पज़ से। पहला कि लाभ हानि का बंटवारा बराबर होगा। फिर आपको ये नहीं देखना कि ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल 3 लाख है तो 5:3 करें। अगर आप लोगों ने रेशो तय करना था तो कर लेना चाहिए। अगर रेशो आप तय नहीं करोगे तो लाभ हानि बराबर बराबर बांटा जाएगा, चाहे किसी की कैपिटल कितनी भी हो, चाहे वर्किंग आवर्स कैसे भी हो, चाहे ड्राइंग पैटर्न कुछ भी हो। फिर प्रॉफिट्स को इक्वली बांटा जाएगा। 2 हैं तो 1-1, 3 है तो 1-1-1 ऐसे। अब किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको पूंजी पर ब्याज चाहिए तो आपको पार्टनरशिप डीड में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए। अगर नहीं लिखोगे तो फिर किसी भी साझेदार को उसकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब देखो, आप इसको रियल लाइफ में सोचो, राकेश और मोहन ये दो साझेदार हैं। इसने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाए, इसने 3 लाख रुपए लगाए। ये चाहेगा ब्याज मिले, ये भी चाहेगा ब्याज मिले, लेकिन फिर सूचना के अभाव में या संलेख के अभाव में ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसी तरह अगर पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे तो उनसे कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो करे जाके, उनसे कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसी तरह पार्टनर जो मेहनत करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए उनको कोई वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक कुछ नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा एक बात आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि अगर कैपिटल के अलावा किसी ने टेम्पररी लोन प्रोवाइड कराया है, फर्म को ऋण उपलब्ध कराया है, आप इसे समझ लीजिए। मैं राकेश और मोहन ही एग्जांपल लेके चलूँगा। 5 लाख और 3 लाख रुपए इन लोगों ने लगाए। मान लीजिए फर्म को ज़रूरत पड़ी 4 लाख रुपए की, और 4 लाख रुपए टेम्पररी राकेश ने और लगा दी एज अ लोन। ये इसने एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, साफ कह के किया कि मैं लोन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो
उसे ब्याज दिया जाएगा। ब्याज जो वो तय करना चाहें उतना दिया जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने ब्याज आपस में तय नहीं किया है तो 6% दिया जाएगा। अब ये 6% की जगह आपको ये याद करना चाहिए 6% पर एनम, वार्षिक, यानी 6% ब्याज दिया जाएगा अगर साल हो जाएगा तो 6% वार्षिक, अगर इसे 12 से डिवाइड करें तो 0.5% आता है पर मंथ। ठीक है, तो मंथली अगर रेट चाहिए तो 0.5% और अगर एनुअल रेट चाहिए तो वो है 6% पर एनम। ठीक है, एक बात आप ये याद रखिएगा, निम्न दशाओं में साझेदारी अवैध हो जाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आपकी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी और आपकी फर्म को बंद करना पड़ेगा। ऐसा क्या? अगर सारे साझेदार दिवालिया हो जाएं या एक को छोड़कर सारे साझेदार दिवालिया हो जाएं। मतलब पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, चारों के चारों इंसॉल्वेंट हो गए, या 4 में से एक बच गया, बाकी तीनों इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी अपनी लायबिलिटी नहीं चुका सकते। अगर आप अपना घर बार यानी एक एक घर का एक एक आइटम बेचकर भी अगर बाजार का कर्जा जो ले रखा है वो नहीं चुका सकते तो आप दिवालिया हो जाते हैं। तो जब सारे दिवालिया हो जाते हैं या एक को छोड़ के सारे साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो ऐसी फर्म फिर डिसॉल्व कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। अच्छा, अगर आपने शत्रु देश के निवासी को साझेदार बना लिया, अगर कोई कंट्री है उससे हमारा युद्ध लग गया, युद्ध छिड़ गया, तो फिर उस देश के साथ अगर उस देश का बंदा हमारा पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, वो पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी और उस फर्म को तुरंत डिसॉल्व करना पड़ेगा। अभी ऐसा किसी कंट्री के साथ अभी 2024 में नहीं है। चीन और पाकिस्तान से हमारी तनातनी चलती रहती है, लेकिन अभी उनको हमने एनिमी नेशन या शत्रु राष्ट्र घोषित नहीं किया है। युद्ध के समय ऐसी स्थितियाँ बन सकती है, पूर्व में ऐसी स्थिति बनी हुई हैं। अच्छा, जब साझेदारों की संख्या अधिकतम से ज़्यादा हो जाए, अभी जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम लिमिट 50 है। अब अगर आपने 50 से ज़्यादा लोगों को आपस में पार्टनर बना लिया तो आपकी फर्म इलीगल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आपका फर्म का उद्देश्य या कार्य, आपका जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है या काम है वो अवैध हो जाता है तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, साझेदार को व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं, संयुक्त रूप से फर्म कहते हैं। तो फर्म मतलब क्या? पार्टनर्स का जो समूह होता है वो फर्म कहलाता है। तो इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे उनको पार्टनर कहा जाता है, जॉइंटली दे आर नोन एज फर्म। ठीक है, अब आपको याद करनी है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज का रूल हमने पिछले मैराथन लेक्चर में सीखा था कि जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। फर्म में भी देखो, पहले हमने जो बात की समझो एकाकी व्यापारी की बात की, ठीक है, और यहाँ पे अब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप में भी रूटीन सौदे, जो रोजाना के सौदे हैं वो वैसे ही दर्ज होते हैं जैसे दर्ज होते आए हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ विशेष सौदे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि आपको लाभों को बांटना होता है, बंटवारा करना होता है। तो मान लीजिए जब शुद्ध लाभ होता है तो शुद्ध लाभ होने पर वैसे एंट्री होती है P&L टू कैपिटल, मतलब वैसे जो लाभ होता है वो व्यापार के स्वामी के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ जो लाभ होता है उसका हमें बंटवारा करना होता है। तो शुद्ध लाभ होने की एंट्री होती है P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन, यानी जो प्रॉफिट होता है वो एक खास तरह के खाते में चला जाता है। थोड़ी देर में वो बनाऊंगा अभी मैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहीं जाके लाभों का बंटवारा करना पड़ता है। तो ये पहली बात रही। अब साझेदारों को पूंजी पे ब्याज देने पे, सपोज करो किसी ने 4 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और उसके ऊपर 1 साल हो गया और वो 40,000 का ब्याज चाहता है। तो 40,000 का ब्याज कौन चाहता है? पार्टनर। तो पार्टनर के पर्सनल नज़रिए से सोचोगे तो क्या है? इनकम। पर फर्म के नज़रिए से सोचोगे तो क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? DR। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को DR किया जाएगा। ठीक है, और जो ब्याज बनेगा वो अपन कैश में नहीं देंगे। पार्टनर को उसकी पूंजी का जो ब्याज होता है वो कैश में नहीं दिया जाता, उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। तो पार्टनर, जैसे उसका नाम मान लीजिए X है तो उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा X कैपिटल। अगर उसका नाम Y है तो Y के खाते में जमा कर दिया जाएगा 2Y कैपिटल। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में प्रावधान हो। दूसरी शर्त ये होती है कि लाभ होने पे ही, फर्म अगर प्रॉफिट में हो तो ही ब्याज दिया जाता है, और जब ब्याज दिया जाता है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको DR करना है, और जो संबंधित साझेदार है जिसको ब्याज मिलना है उसके खाते में जमा किया जाता है। जमा करने को इंग्लिश में CR करना, क्रेडिट करना कहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका पैसा बैंक में जमा होता है तो क्या होता है, एक 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद बैंक आपके खाते में ब्याज जमा करता है, तो वो बैंक अपने तरीके से एंट्री करता है। यहाँ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर्स के खाते में ब्याज जमा करते हैं। अब आप बात समझिएगा, अभी बातों बातों में ये अकाउंट क्रिएट हो गया। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब कोई इवेंट होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय एक खाता क्रिएट होता है, बाद में उस खाते को राइट ऑफ कर देते हैं अगर वो खाता नॉमिनल नेचर का है। ये मैंने फिर पिछली वीडियो में बताया था, तो आप मैराथन वीडियो पिछला वाला देख लीजिएगा। अगर आपका नॉमिनल खाता है तो उसको वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बंद कर दिया जाएगा। अब बंद कैसे करेंगे सर? इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ जाएगा नीचे, पहले वो था DR में, थोड़ा ऊपर देख लीजिए, पहले वो था DR में, अब उसे अपन बंद करेंगे तो वो आ जाएगा नीचे,
और ऊपर यूज़ करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसे यूँ कहते हैं कि वर्ष के अंत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और बेसिकली खाते को बंद कर दिया जाता है। एक नियम हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ट्रांजैक्शन से जब ट्रांजैक्शन होता है तो खाता क्रिएट होता है, और अगर वो खाता बंद होने जैसा है तो वर्ष के अंत में उसे बंद कर दिया जाता है। बंद करने के लिए कुछ खाते होते हैं, कुछ के खातों के पापा का नाम ट्रेडिंग खाता है, कुछ के खातों के पापा का नाम P&L है, कुछ खातों के पापा P&L एप्रोप्रिएशन होते हैं। तो आपको सबके पापा पहचानने हैं। सर पापा क्या, अरे मतलब एक मेन पेरेंट अकाउंट होता है। जैसे कुछ आइटमें होती हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में मूव कर जाती हैं, कुछ आइटमें P&L में मूव कर जाती हैं, पिछला वीडियो, और कुछ आइटमें जैसे मैं आज बता रहा हूँ वो P&L एप्रोप्रिएशन में मूव करती हैं। इसी तरह से साझेदार को वेतन देने पे सपोज करो वाई है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और वो चाहता है कि उसको 1,20,000 रुपये का वेतन दिया जाए। तो वाई के नज़रिए से देखोगे तो इनकम है, तो फर्म के नज़रिए से देखोगे तो खर्चा है। खर्चा है तो DI करेंगे, तो सैलरी को DI करेंगे, या तो सैलरी बोलते हैं या सैलरी टू पार्टनर बोलते हैं, सैलरी टू पार्टनर। इस खाते को आप DI करेंगे और जिसको सैलरी मिलनी है उसके खाते में जमा हो जाएगी। सपोज करो उसका नाम वाई है तो वाई के खाते में जमा हो जाएगा। अगर वाई नाम दे रखा है तो आपको 2 वाइज कैपिटल बोलना है, और अगर नहीं दे रखा है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल बोलना है। तो एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सैलरी खाते को बंद कर देंगे। तो सैलरी पहले DI हुआ था, बाद में आप उसे CR कर देंगे तो बंद हो जाएगा। बंद करते समय उसका जो पेरेंट अकाउंट है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्योंकि आप एक तरह से लाभों को बांट रहे हैं। आपको जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो सब चिल्लाने लग गए हमको ब्याज चाहिए, हमको सैलरी चाहिए। तो प्रॉफिट में से आपने पहले ब्याज दिया, फिर सैलरी दी। इसके बाद आता है आहरण पर ब्याज लेने पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्राइंग करते हैं, तो उनकी ड्राइंग को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि ये नियम डाल दिया जाए कि भाई जो पार्टनर ड्राइंग करेगा उससे ब्याज लिया जाएगा। तो ब्याज जब देना पड़ेगा तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। इनकम है तो इनकम को CR किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को CR किया जाएगा। और जिस भी पार्टनर से लिया जाना है उसकी कैपिटल को DI किया जाएगा। इसको बोलते हैं उसकी कैपिटल में से काटा जाएगा। जमा करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। एक ही रूल, आप पार्टनरशिप का अगर बेस समझना चाहो तो आप ये समझो कि वो ट्रांजैक्शन से जो पैसा है वो पार्टनर के खाते में जमा हो रहा है या खाते में से काटा जाना है। अगर जमा होना है तो उसके खाते को क्रेडिट किया जाएगा, अगर काटा जाना है तो उसके खाते को डेबिट किया जाएगा। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इसके बाद आपने ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रिएट किया, अभी अभी आपने इस खाते को क्रेडिट किया अपनी बुक्स में, तो ये खाता क्रिएट हो गया। अब आप इसको बंद करेंगे। बंद करने को टेक्निकली बोलते हैं राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर चला जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन आपका नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से एंट्री होगी। इसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट हुए। जैसे अभी आपने अगर ध्यान से देखा हो तो नेट प्रॉफिट हुआ, और नेट प्रॉफिट हमने होने के बाद हमने इंटरेस्ट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह का एडजस्टमेंट किया। आखिर में जो भी लाभ बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। आखिर में जो भी लाभ बचेगा, अगर बचेगा तो उसे डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। और वो कहाँ जाएगा, वो भी पार्टनर्स के खाते में जमा कर दिया जाएगा। जमा कर दिया जाएगा मतलब क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आखिर में P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल 2, 3, 4 जितने भी साझेदार हैं उनके खाते में ब्याज जमा कर दिया जाएगा। अगर साझेदार फर्म में पैसा लगाते हैं, देखो जब कोई बंदा जैसे X है वो फर्म में पैसा लगाता है तो X के नज़रिए से देखोगे तो उसका पैसा जाएगा, क्योंकि वो धंधे में 4 लाख 5 लाख लगा रहा है। लेकिन फर्म के नज़रिए से देखोगे तो फर्म के अंदर पैसा आ रहा है। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ठीक है, ये ओनर है और ये बिजनेस है। और अब तो आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पार्टनर्स हैं और इनकी जो बिजनेस है वो फर्म है। तो अगर पार्टनर फर्म में पैसा ला रहा है तो फर्म के अंदर कैश इज कमिंग, तो कैश को DI किया जाएगा सॉरी, कैश को DI किया जाएगा और पार्टनर को CR किया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इसके बाद अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो पर्सनली देखा जाए तो इसका पैसा आ रहा है, पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश जा रहा है। तो कैश आएगा नीचे और ऊपर अपन पार्टनर्स कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं, पर हम ड्राइंग को DI करते हैं। एंट्री होती है पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है कि जो ड्राइंग अकाउंट होता है उसे अपन ट्रांसफ़र कर देते हैं मेन अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट में अपन ड्राइंग को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ड्राइंग जो DR होता रहा है पूरे साल, जब जब वो ड्राइंग करेंगे, वर्ष के अंत में ड्राइंग को राइट ऑफ करने के लिए CR कर दिया जाएगा और उसे मेन अकाउंट में यानी ट्रांसफ़र कर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी जनरल एंट्रियाँ बहुत अच्छे से याद कर लें, बिलीव मी आप आराम से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना पाएंगे। क्योंकि एक बार जिसको एंट्री आती है ना तो खाते में तो आराम से पोस्ट कर लेता है। तो सारी एंट्रीज आप अच्छे से समझ लो, भले दोबारा वीडियो सुन लो और प्रैक्टिस कर लो, फिर आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिएगा
और अपना क्या बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दीजिएगा। फिर बाद में आपको सिंपली इसको पोस्ट करना है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग जो अपन ने सीखी थी पिछले वीडियो में, आपको सिंपली लेजर पोस्ट करनी है तो आपके खाते बनते चले जाएंगे, यानी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स और बच्चे क्या करते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम्स को याद कर लेते हैं, कौन सी आइटम कहाँ जाएगी। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया तो आप एंट्रीज को समझ लो। एक बार आपने एंट्रीज को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो फिर आपको वो कैसे भी कितना भी घुमाए नचाए आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। सूचना के अभाव में हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट को कैसे बांटना है इस बारे में ना कहा हो तो अपनी होशियारी नहीं लगानी है। अपन अपनी होशियारी क्या लगाते थे, यार इसकी कैपिटल ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली धरातल पे भले ऐसा होता होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें नहीं बताया कि प्रॉफिट को जो एंड में बचेंगे उनका क्या करना है, तो आपको उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पार्टनरशिप में एक खास खाता होता है जिसकी बात चल रही है, वो है लाभ हानि नियोजन खाता। तो ये क्यों हम बनाते हैं, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए बनाते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। ये खाता हमेशा याद रखिएगा, खाता जो होता है वो सेकंड नंबर पे बनता है। कहने का मतलब है पहले एंट्रीज होती है और एंट्रीज की मदद से खाता बनना होता है। अगर आप डायरेक्ट खाते को याद करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे इसके नीचे लगा लिखा हुआ है 31 मार्च 2024, तो इसका मतलब है कि 2024 को जो वर्ष को जो खाता वर्ष समाप्त हुआ उसके लिए खाता बनाया जा रहा है। तो अगर 31 मार्च 2024 को वर्ष समाप्त हुआ तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 31 मार्च 2024 तक के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने अपना प्रॉफिट को लिखा 40,000 रुपये, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। फर्म ने 40,000 कमाया, वो CR लिखा हुआ है। इसके बाद फर्म ने पार्टनर से जो ब्याज वसूल किया वो लिखा हुआ है, सपोज करो 1,000 रुपया, तो फर्म के बाद टोटल प्रॉफिट हो गए 41,000। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाता है कि ना आहरण पर ब्याज को कहाँ दिखाया जाता है, तो आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी एंट्री समझ के करेंगे तो आपको हमेशा के लिए दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको मतलब दिक्कत आएगी नहीं। तो 41,000 रुपये प्रॉफिट है और 12,000 रुपये पार्टनर्स को ब्याज दिया गया, 6,000 रुपये सैलरी दी गई, 3,000 रुपये का कमीशन दिया गया। तो अपन ने इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास 41,000 रुपये थे, 41,000 थे, और 41,000 में 12 6 18 और 3 21,000 रुपये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 20,000 रुपये। अब आपके पास 20,000 रुपये बचे हैं। इसको अपन डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है और कभी कभी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि करंट अकाउंट में जाएगा। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपने पार्टनर्स के कौन से अकाउंट मेंटेन किए हैं, किस तरह से मेंटेन किए हैं। कभी कभी तो अपन पार्टनर का एक ही खाता मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी थोड़ी देर में आने वाला है। और कभी कभी अपन पार्टनर्स के 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर अपन ने पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन किए हैं, अगर किए हैं, वो आपको क्वेश्चन से पता लग जाता है, क्वेश्चन की भाषा से पता लग जाता है, तो फिर ये जो आपके बचे हुए प्रॉफिट हैं, डिविजिबल प्रॉफिट हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध विभाजन योग्य लाभ, उसको आपको पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनाने का जब मैं यूँ लिखता हूँ तो आपको पता है अपन DR साइड में खड़े हैं, तो इसकी एंट्री बनती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल, और यू कैन से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वो आ जाएगा आपको समझ में। तो ये क्या बताया मैंने, ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यही बात लिखी है कि अगर आपने अपने पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी विधि से बताए हैं, थोड़ी देर में मैं अंतर भी बताऊँगा। अगर आपने अपने अकाउंट्स फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाए हैं तो आप एक ही खाता बनाएंगे और वो एक ही खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। फ्लक्चुएट का मतलब होता है प्लस माइनस होता रहेगा। इस खाते में पैसे जमा होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, क्रेडिट होते रहेंगे, डेबिट होते रहेंगे। और अगर आपने अपने खाते स्थिर विधि से रखे हैं, अगर आपने अपने खाते फिक्स्ड मेथड से रखे हैं, तो फिर आपका 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा और एक आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट में हलचल नहीं होगी, जितनी भी हलचल होनी है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में होती है। तो लाभ की वजह से जो हलचल होती है वो फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखेंगे, अगर हमने करंट अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं तो ये तो आपके पास शुरू से होता है। ये वैसी ही बात है प्रैक्टिकल लाइफ में कि सपोज़ करो मान लीजिए कि आप हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे बैंक में खाता खुलवाना है तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक बैंक में खाता खुलवाते हैं, कुछ लोग 2 बैंकों में भी खाता खुलवा लेते हैं, तो वो 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब उसको गलत या सही तो नहीं कह सकते। मान लो किसी व्यक्ति का ICICI में खाता है, फिर भी वो HDFC में खाता खुलवा लेता है, तो खुलवा लेता है। उसी तरह पार्टनरशिप में भी क्या होता है, आप पार्टनर्स के सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रख सकते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आप चाहें तो 2 खाते मेंटेन कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, पार्टनरशिप में 2 की ज़रूरत पड़ती है। अगर 2 खाते मेंटेन करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अलावा छोटी छोटी मूवमेंट के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज। ऑब्वियस ही बात है कि पार्टनर जो
कैपिटल लगाता है और जो बंदा पैसा लगाएगा वो चाहेगा कि उसे ब्याज मिले। अगर ब्याज मिलेगा तो आपको ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। ब्याज की गणना में एक तरीका तो होता है सरल ब्याज विधि और एक होती है आपकी गुणनफल विधि। तो ये तो ये बात है, मैथमेटिक्स है। जैसे कि मैं आपको यूँ ही समझाऊँ, जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2023 को किसी ने 5 लाख रुपये लगाए और 10% ब्याज है, तो सिंपल से 5 लाख का 10% 50,000 ब्याज हो गया। ठीक है, ये 50,000 ब्याज हो गया। इसके बाद मान लेते हैं कि उसने 1 अक्टूबर के दिन 2 लाख रुपये और लगाए। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के अंदर लगाए, मार्च में तो वर्ष समाप्त हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए का 10% होता है 20,000 रुपया। लेकिन चूंकि इसने 6 महीने के लिए लगाए तो 6 महीने के लिए ब्याज मिलेगा 10,000 रुपया। तो इसकी मूल कैपिटल पे ब्याज हो जाएगा लाइक आपका 50,000 रुपये, एडिशनल कैपिटल पे ब्याज हो जाएगा 10,000 रुपये, इसका कुल ब्याज हो जाएगा 60,000 रुपये। एंट्री हमने पहले ही सीख ली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डीआर करेंगे और उस संबंधित पार्टनर को, जैसे उसका नाम एक्स है तो उसके एक्स के खाते में जमा हो जाएगा। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये से। तो ये जो मैंने बताया है ये सरल तरीका है, सरल तरीका है, बिल्कुल सिंपल देसी तरीका कि पहले वाली कैपिटल पे ब्याज दे दो और दूसरी वाली कैपिटल ब्याज दे दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इसने पहले 5 लाख रुपए लगाया, ठीक है, और ये 5 लाख रुपए इसने 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो ये 60 लाख रुपए हो गया। और उसके बाद इसने 2 लाख रुपए लगाया और ये 2 लाख रुपए इसने 6 महीने के लिए लगाया, तो 2 लाख को 6 महीने से इंटू करते तो 12 लाख हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस बार गुणा किया, पहली वाली रकम को टाइम से गुणा किया, दूसरे वाली रकम को टाइम से गुणा किया, तो 60 लाख रुपए पहला हो गया और 12 लाख रुपए दूसरा हो गया। तो आपका जो गुणनफल है वो कितना हो गया, 72 लाख रुपए हो गया। 72 लाख रुपए हो गया और आपकी जो ब्याज की रेट है वो है 10%, यानी 10/100। और फिर अपन को करना पड़ेगा 1/12, क्योंकि महीनों की गणना अपन ने पहले ही कर ली है, तो अब आपको 1/12 करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका 60,000 रुपये आ जाएगा। आप भले करके देख लेना, यानी सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। किसी को लगेगा सर ये गुणा करके करा दिया आपने, पर आप पाएंगे गुणनफल विधि थोड़ी ज़्यादा इजी होती है। जहाँ पे कैपिटल बार बार लगाई जाती है, निकाली जाती है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि बहुत आसान होती है। तो सरल विधि जैसे ब्याज बताई है ना, तो जिसमें अपन बचपन में लिखते थे प्रिंसिपल अमाउंट लिखते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते थे और टाइम लिखते थे। गुणनफल विधि में भी लगभग यही होता है, पर पहले उसको समय से गुणा करा दिया जाता है और लास्ट में 1/12 से फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ब्याज कैलकुलेट हो जाता है। अगर किसी फर्म के पास पर्याप्त लाभ ना हो, अर्थात इतना लाभ ना हो कि पूंजी पर ब्याज दिया जा सके, तो फिर उपलब्ध लाभों को पूंजी का अनुपात में बांट दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप समझिए कि एक की कैपिटल मान लीजिए 5 लाख रुपए है और उसका ब्याज 50,000 रुपये बन रहा है, दूसरे की कैपिटल 3 लाख रुपए है और उसका ब्याज 30,000 रुपये बन रहा है। इन दोनों का ब्याज मिला के 80,000 रुपये बन रहा है। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो फर्म के पास प्रॉफिट ही 40,000 रुपये है, यानी आपके पास 80,000 रुपये देने के लिए है ही नहीं। ठीक है, पूरी कहानी अगर मैं बोलूँ कि एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है, इनका आपस में रेशो मान लीजिए 1:1 है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, आइडियली ये होना चाहिए था कि प्रॉफिट में से पहले ब्याज देना चाहिए था और ब्याज देने के बाद जो बचे उसे 1:1 में बांटना चाहिए था। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि आपके पास ब्याज देने जितने भी पैसे नहीं हैं, ब्याज देने जितने भी पैसे नहीं है, तो अब कन्फ्यूज़न क्या होगा वो मैं बताता हूँ। अब कन्फ्यूज़न ये होगा कि इस 40,000 को कैसे बांटें। तो इस 40,000 को अपन कैपिटल के रेशो में बांट देंगे या कहें ब्याज के रेशो में बांट देंगे। इनका जो ब्याज का हक बनता है वो बनता है 50 और 30, 5:3। तो आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो आप 5:3 में बांट देंगे। अब आपको यहाँ पे बुरा ये लग सकता है कि सर ये आप तो कह रहे थे ना कि इनका रेशो 1:1 है। मैं कह रहा हूँ कि इनका रेशो 1:1 है। आदर्श तौर पे यही होना चाहिए था कि प्रॉफिट में से ब्याज देने के बाद जो बचता उसे वो 1:1 में बांटते। लेकिन मुसीबत ये है कि इनके पास प्रॉफिट है नहीं, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो फिर उस प्रॉफिट को उनका जो दावा बनता है, इसका ब्याज का दावा बन रहा है 50,000 का, इसका ब्याज का दावा बन रहा है 30,000 का, तो इस प्रॉफिट को 5:3 में बांट दिया जाएगा, 25,000 और 15,000 रुपये बांट दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो ब्याज लगेगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। अब इसमें क्या होता है, ड्राइंग में बहुत सारे पैटर्न होते हैं। अगर मैं आपको पैटर्न बताऊँ तो जैसे एक्स है, एक्स को मान लेते हैं कि साल में 60,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ये कितने तरह से ड्राइंग कर सकता है। ये एक मुश्त ड्राइंग कर सकता है वन टाइम कि 60,000 रुपये निकाल ले और कभी भी मतलब साल के बीच में, साल के शुरू में, साल के एंड में 60,000 निकाल ले। ये और क्या कर सकता है, ये 5,000 रुपये हर महीने निकाल सकता है। ये और क्या कर सकता है, ये 15,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाल सकता है। ठीक है,
और क्या कर सकता है, और ये रैंडमली निकाल सकता है, जैसे कभी 10 निकाल लिए, कभी 20 निकाल लिए, कभी 30 निकाल लिए। तो एक्चुअली क्या होता है, ड्राइंग किस तरह से हुई है उस पे डिपेंड करता है कि ब्याज कितना लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा याद रखिएगा, मेन डिपेंड करता है कि पार्टनर्स का ड्राइंग पैटर्न क्या है। क्या उसने लमसम ड्राइंग की है, क्या उसने रेगुलर ड्राइंग की है, क्या उसने इरेगुलर ड्राइंग की है, उस हिसाब से क्वेश्चन तय होता है। तो एक और बात अगर आप याद रख लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में पता ना चले कि भाई पार्टनर ने पैसा कब निकाला, ठीक है, आपको क्वेश्चन में ब्याज तो कैलकुलेट करना है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह दिया कि 12% पर एनम की रेट से ब्याज वसूल किया जाएगा पार्टनर से जिसने ड्राइंग किया है, लेकिन एक्स ने 60,000 रुपये कब निकाला ये आपको पता नहीं है, तो फिर आप मिड ऑफ द ईयर मानोगे, फिर आप इससे 6 महीने का ब्याज वसूल करोगे। तो 60,000 का, जैसे आपको यूँ करना पड़ेगा, 60,000 रुपये का 12% मल्टीप्लाई 6/12, यानी 6 महीने का ब्याज वसूल करेंगे इन केस ऑफ अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग पता नहीं है तो। इसके बाद आपको ये बहुत बार क्वेश्चन आएगा, अगर कोई बंदा हर महीने ड्राइंग करता है, अगर कोई बंदा हर महीने ड्राइंग करता है, तो मान लीजिए वो 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है, फिर 1 फरवरी को कर रहा है, फिर 1 मार्च को ड्राइंग कर रहा है, ऐसे करते करते वो साल के एंड तक 1 दिसंबर तक ड्राइंग कर रहा है। तो वो साल में अगर 12 बार ड्राइंग करता है तो एक तरीका तो है कि 12 बार ब्याज कैलकुलेट करो, 12 बार कैलकुलेट करो, या फिर एक एवरेज मेथड होता है, आप उस एवरेज मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हो। एवरेज मेथड में 3 नियम बनते हैं, या तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा, ये 6 महीने का ब्याज लगेगा, या 5.5 महीने का ब्याज लगेगा। जो बंदा हर महीने के पहले दिन पे पैसे उठाएगा, हर महीने के पहले दिन पे पैसे उठाएगा, उससे हम 6.5 महीने का ब्याज लेंगे। जो बंदा हर महीने की 15 तारीख को पैसे उठाएगा, उस बंदे से अपन 6 महीने का ब्याज लेंगे। और जो बंदा हर महीने की आखिरी दिन को पैसा उठाएगा, उससे अपन 28 फरवरी, 31 मार्च, मतलब हर महीने के लास्ट में पैसा उठाएगा, उससे हम 5.5 महीने का ब्याज वसूल करेंगे। सिंपल है। तो 6.5, 6 और 5.5 ये आपको कोड हैं एवरेज मेथड के याद करने के। सर हमें समझ नहीं आया, देखो मैं आपको इसको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ बता रहा हूँ कि अगर कोई एक्स नाम का बंदा है और वो हर महीने 5,000 रुपये निकालता है, और मान लेते हैं फर्स्ट डे पे निकालता है, ठीक है, तो उसने 6 महीने में 12 महीने में कितने रुपये निकाले, 60,000 रुपये निकाले, और ब्याज की रेट मान लेते हैं, ब्याज की रेट 9% है, तो 9/100 हो गया। और उसने चूंकि फर्स्ट डे पे निकाले तो आपको 6.5 महीने का ब्याज लगाना है, तो 6.5/12। तो इस कैलकुलेशन से जो भी ब्याज बनेगा, यानी आपको 12 बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने याद कर लिया, तो आपको 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। लेकिन अब एक ध्यान से बात सुन लीजिए, ये 6.5 का नियम तब लगता है जब कोई बंदा 12 महीने तक ड्राइंग करता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो फर्स्ट डे की जो ट्रिक होती है, थोड़ा सा जगह बना लें, हाँ चलो मैं मिल जाएगी। फर्स्ट डे की जो ट्रिक होती है वो होती है 12 + 1/2, तो ये बनेगा 6.5। मिड ऑफ द मंथ की ट्रिक होती है 12 + 0/2, और एंड ऑफ द मंथ की ट्रिक होती है 12 - 1/2, तो इससे बनेगा आपका 5.5। तो ये तो सर ट्रिक की ज़रूरत नहीं थी, हमें तो ये याद ही है 6.5, 6, 5.5। ट्रिक की ज़रूरत कब पड़ेगी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई बंदा 6 महीने तक ड्राइंग करता है। अभी मैंने जो एग्जांपल या रेट्स बताई वो अगर 12 महीने तक ड्राइंग किया तो बताई। अगर कोई बंदा 6 महीने तक ड्राइंग करता है, 6 महीने तक ड्राइंग करता है, तो ऐसे होगा, 6 महीने तक ड्राइंग करता है फर्स्ट डे पे, तो 3.5 महीने का लगेगा। अगर 6 महीने तक ड्राइंग करता है मिड में, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा मिड में। और अगर कोई बंदा मंथ के एंड में ड्राइंग करता है और 6 महीने तक ड्राइंग करता है, तो 2.5 महीने का ब्याज लगेगा। तो इस तरह से आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। 12 महीने तक ड्राइंग कर रहा है या 6 महीने तक ड्राइंग कर रहा है तो इस तरह से चलेगा। 3 महीने की ड्राइंग के लिए भी आप 3+1, 3+0, 3-1 करके बना सकते हो। एक और ड्राइंग पैटर्न होता है, उसमें बंदा क्या करता है, क्वार्टरली ड्राइंग करता है, ठीक है। तो आप कोड याद कर लीजिए, जैसे अभी आपने याद किए थे कोड 6.5, 6 और 5.5, ये थे मंथली ड्राइंग के। अगर कोई बंदा क्वार्टरली ड्राइंग करता है, यानी हर तिमाही के एंड में ड्राइंग करता है या हर तिमाही में ड्राइंग करता है, तो आपके कोड होंगे 7.5, 6 और 4.5। तो आप इसको 1-2 बार लिख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नोट्स मैं आपको वैसे भी दूंगा, इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार लिंक एक्सपायर हो जाता है इसलिए नहीं मिलते, भाई हम तो डाल देते हैं, भाई वो लिंक ही एक्सपायर होता है या लिंक नहीं खुल पाता है, तो ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे गारंटी वाले प्रश्न। कभी कभी
पार्टनर आपस में एक दूसरे को गारंटी वगैरह दे दिया करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है वो बताता हूँ। जैसे सपोज करो 3 पार्टनर हैं जिनके नाम है ABC और फर्म को प्रॉफिट हुआ 90,000 रुपया। वैसे सिंपल क्या होता, 90,000 रुपया होता और अपने को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता, तो 90,000 का 3 to 1 होता है 45,000, 30,000 रुपये और 15,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिंपल। अगर अब हमने क्या किया है कि सी को गारंटी दे रखी है कि सी हम तो तेरे को 20,000 रुपये देंगे, तो अब सी बोलेगा भैया मुझे तुम ये कह के लाए थे फॉर्म में कि भाई 20,000 मिलेंगे तो मुझे 20,000 चाहिए। अब 20,000 चाहिए तो इसके अंदर 5,000 जोड़ने हैं। अब 5,000 जोड़ने हैं तो वो कौन भुगतेगा? तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानते हैं कि जिस भी पर्सन को गारंटी दी है वो बाकी लोगों ने दी होगी, यानी सी को गारंटी किसने दी होगी? ए और बी ने दी होगी। तो ए और बी का आपस में रेशियो क्या है? 3:2। ओवरऑल रेशियो है 3:1। पर 1 को तो आपने इम्यूनिटी दी है, उसको सी को तो आपने वरदान दिया है कि भाई तेरे को 20,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये गारंटी जो आपने बोल वचन किए, बड़ी बड़ी बातें करी कि भाई तेरे को तो 20,000 मिलेंगे, चिंता मत कर, तो बाकी का जो शॉर्टेज हुआ वो उसको 3:2 में ए और बी बेयर करेंगे। तो जब 5,000 है तो 5,000 में से 3,000 रुपये ये बेयर करेगा और 2,000 रुपये ये बेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर गारंटी का क्वेश्चन है तो जिसके कम पड़ गई है उसमें जोड़ दो और जिन्होंने गारंटी दी है वो लेस कर दो। सूचना के अभाव में गारंटी बाकी पार्टनर्स द्वारा दे दी जाती है। अगर क्वेश्चन में कह दिया था कि गारंटी ए ने दी है तो कोई बात नहीं, तब ये होता कि सी के अंदर ऐड हो जाता और पूरा का पूरा ए में से लेस हो जाता। तो अगर गारंटी फर्म ने दी है तो बाकी दोनों में से लेस होगा, और गारंटी किसी एक ने दी है तो जिसने भी दी है जो लाडो की बुआ बनेगी, लाडो की बुआ समझते हो ना, जो बीच बीच में उचकती रहती है तो अगर ए लाडो की बुआ बनी है कि मैं तेरे को दे दूंगी तो चिंता मत कर, तो बस भुगत अब। तो ठीक है। इसके बाद है पार्टनर्स के पूंजी खाते। मैंने फिर बताया कि फर्म है, फर्म में पार्टनर्स का हिसाब रखा जाता है, तो आपको पार्टनर्स के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पार्टनर्स के अकाउंट बनाने का एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और पार्टनर्स का एक अकाउंट बनाने का दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो देयर आर 2 मेथड्स, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड मेथड में क्या होता है? फिक्स्ड मेथड में 2 खाते रखे जाएंगे। एक तो रखा जाएगा पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल, या केवल उसको पार्टनर्स कैपिटल बोल दो, लेकिन आपको एक और खाता बनाना पड़ेगा जिसको बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी आप कैपिटल को छेड़ोगे नहीं, आपको जो भी समायोजन यानी एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? पार्टनर्स को ब्याज देना है, कमीशन देना है, सैलरी देना है, ड्राइंग करना है, ड्राइंग का ब्याज काटना है, प्रॉफिट क्रेडिट करना है, लॉस डेबिट करना है सॉरी हाँ। तो लाइक जो भी आपको एडजस्टमेंट करने हैं वो सारे के सारे आप करंट अकाउंट में करोगे। इससे एक आसान मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें सारा जितना भी हेडक है, जितना भी जो भी पार्टनर्स के बीच में होना है, उसकी कैपिटल से लेकर उसके प्लस माइनस के बीच में जो भी होना है वो सब एक ही अकाउंट में डाल दिया जाता है, जिसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, ए मेथड में एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर ये मेथड होगा तो इसमें केवल एक ही अकाउंट बनेगा, वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा होता है कि अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड अपनाया तो जितने भी आपके एडजस्टमेंट होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे, और इस मेथड में तो आपका चॉइस ही नहीं है, यू हैव ओनली 1 अकाउंट। जब आपके एक ही अकाउंट है तो सारे एडजस्टमेंट इसी अकाउंट में होते हैं, जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अच्छा, अकाउंट्स के नेचर की बात करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो वो पैसा लगाते हैं वो पैसा आता है तो उसका क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। क्योंकि ओनर जो पैसा लगाता है या जो पार्टनर का है, पार्टनर जो पैसा लगाता है वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो उसका हमेशा सीआर नेचर होता है। लेकिन जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है उसका नेचर डीआर अथवा सीआर हो सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट होते हैं ना, एडजस्टमेंट होता है, ये ड्राइंग भी करते हैं, लॉस भी होता है, तो इनका करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी दिखा सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। और आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ये वैसे जनरली सीआर होता है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया कोई बंदा तो नेगेटिव हो सकता है, पर इन जनरल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल शो सीआर नेचर। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं हो तो आपको एक ही अकाउंट बनाना चाहिए। क्यों 2 अकाउंट का हेडेक लेना, आपको एक ही अकाउंट बनाना चाहिए और उसे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहेंगे। लेकिन अगर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का हिंट आ रहा हो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, तो आपको एंट्रीज करते समय और खाते बनाते समय पार्टनर्स करंट अकाउंट का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन ने इशारा दे दिया है। एक और बात है, रियल लाइफ में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बनाओगे प्रॉफिट का बंटवारा होगा, वही तो प्रॉफिट इनके खाते में क्रेडिट होगा। तो अगर एक सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस की बात मैं आपको यूँ बताऊँ, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर P&L अकाउंट होता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। तो सर इतने खाते कहाँ से आ गए? मतलब जो संस्थाएँ प्रोडक्शन करती हैं, वस्तुओं को बनाने में लगी हुई हैं, वो अपनी कॉस्ट को जानने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। मान लीजिए
कि अगर फर्म ऐसी है जो बना बनाया माल खरीदती है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, तो नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये पिछली वीडियो में बात हुई थी। और अपने शुद्ध लाभ हानि को जानने के लिए वो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, मतलब नेट प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए P&L अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद एकाकी व्यापारी का खेल खत्म हो जाता है यहीं पे इतने खातों के अंदर, और फिर वो बैलेंस शीट की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात कहें तो P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसको लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि विनियोजन खाता बोलते हैं। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनता है। और इसके बाद पार्टनर का हिसाब मेंटेन करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर है तो उन सबका हिसाब मेंटेन करना पड़ता है। एकाकी व्यापारी में तो एक ही का व्यापारी होता है कि उसी का अकेला खेल होता है। पार्टनर्स कैपिटल में सब व्यापारियों की पूंजी का हिसाब रखा जाता है, ड्राइंग का हिसाब रखा जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। और एंड में इवेंचुअली इसमें भी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको ये याद रखना है, एक होता है बंद हो चुके खातों में समायोजन। ये बेसिकली खेल क्या है कि मान लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अकाउंट्स बनाते समय कुछ गलती हो गई, जैसे किसी को ब्याज देना था भूल गए, सैलरी देना था भूल गए। तो मान लीजिए कि अगर 1 अप्रैल 2023 को वर्ष शुरू हुआ, 31 मार्च 2024 को वर्ष समाप्त हुआ, प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिए गए, ठीक है, जितना उनको याद रहा उन्होंने किया काम। लेकिन अचानक उनको मई में याद आया, मई 24 को याद आया, अबे यार अपन ने, अरे यार वो पूंजी पे ब्याज तो दिया ही नहीं, अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट ही नहीं किया। तो अगर आपको वो याद आया तो आपको अब अकाउंट्स को वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एडजस्टमेंट एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कर सकते हो। मैंने एक वचन और बहुवचन दोनों यूज़ किया। आप चाहें तो एक सिंगल एंट्री करके उस गलती को सही कर सकते हो, या आप चाहें तो मल्टीपल एंट्रीज़ करके, बहुत सारी एंट्रीज़ करके आप अपने कहें उस मिस्टेक्स को सही कर सकते हो। तो मैं जल्दी से आपको दोनों बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा सारी कैलकुलेशन करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो एक पार्टनरशिप फर्म है, उससे 3 गलतियाँ हो गई। गलती हो गई कि एक तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया। तो अब मैं सुधार करना बता रहा हूँ आपको जल्दी कैसे सुधार करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आप उनके खाते में पहले नहीं जमा किया तो आप जमा कर दो। ए के खाते में 4000, बी के खाते में 5000, सी के खाते में 6000, कुल आपने 15000 उनके खाते में जमा कर दिया। किस तरह तो डीआर है, ये फर्म को रिप्रेजेंट करती है। ए बी सी और ए बी सी का जो समूह होता है वो कहलाता है फर्म। तो हमने क्या किया, मैं दोहराता हूँ वापस। हम ब्याज देना भूल गए तो अब हमने ए के खाते में, बी के खाते में और सी के खाते में ब्याज जमा कर दिया। उस वजह से फर्म को लॉस लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना पार्टनर ब्याज देंगे उनके लिए इनकम हो सकती है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होगा। तो फाइल रीओपन हुई तो नुकसान हो गया। अब जैसे सपोज़ करो सैलरी देना भूल गए हम, तो सैलरी जमा करना भूल गए, तो ए के खाते में हमने, जैसे मान लीजिए ठीक है, थोड़े अमाउंट ऊपर नीचे हो गए हैं, वो मैं थोड़ा आपको PDF में सही करके दूंगा। 5000 रुपये ए के खाते में जमा होने थे और 6000 रुपये बी के खाते में जमा होने थे। तो ये हमने उनके खाते में जमा कर दिया और 11000 का लॉस फर्म को हो गया। ठीक है, दोनों के खाते में ब्याज जमा हो गया, वेतन जमा हो गया। इसके बाद एक गलती हमने और करी कि पार्टनर्स की कैपिटल में से हमें इंटरेस्ट काटना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम भूल गए। ये सब क्वेश्चन आपको देगा, अगर उसको क्वेश्चन को जितना लंबा चलवाना होगा। जनरली MCQ वाले क्वेश्चनों में तो एक गलती बताई जाती है, बट जो बड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-2, 3-3 गलतियाँ बताई जाती है। तो अगर मान लीजिए कि ड्राइंग का ब्याज हम भूल गए तो हम ए का ब्याज काटेंगे, बी का ब्याज काटेंगे, सी का ब्याज काटेंगे, और ये सब जब हम ब्याज काटेंगे या वसूल करेंगे तो फर्म को लाभ होगा। अब आपने अभी तक क्या देखा कि फर्म को ब्याज देने की वजह से 15000 का नुकसान हुआ, सैलरी की वजह से 11000 का नुकसान हुआ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 2000 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट साइड तो है 26000, लॉस साइड है 26000, प्रॉफिट साइड है 2000। तो अगर इसको नेट इम्पैक्ट देखें तो 24000 रुपये का फर्म लॉस में चली गई। अच्छा, फर्म का जो लॉस होगा वो पार्टनर्स ही बेयर करेंगे। अगर पार्टनर्स का रेशो थोड़ी देर के लिए 2:1:1 मानेंगे, अगर मान लें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24000 है और इनका आपस में रेशो 2:1:1 है, तो 12000 ए में से कटेगा, 6000 बी में से कटेगा और 6000 रुपये सी में से कटेगा। अब अगर आप पूरी बात समझ पाए तो आप देखिए, ए चाहता था कि उसे ब्याज वगैरह मिले, सैलरी वगैरह मिले। उस मिलने कटने के चक्कर में 8600 रुपये से वो क्रेडिट हुआ। जो उसके खाते में ब्याज जमा हुआ, सैलरी जमा हुआ, इंटरेस्ट कटा, उस चक्कर में वो 8600 रुपये से क्रेडिट हुआ।
और लॉस के चक्कर में 12,000 से डीआर हो गया, तो इसकी तो लग गई वाट 3400 रुपये से ये बंदा डीआर हो गया। बी की बात करें तो बी के खाते में 10,100 रुपये जमा हुए हैं और 6,000 इसके खाते में से कटे हैं, ये 4,100 रुपये जीत में रहा नेट। अगर सी की बात करें तो सी के खाते में 5,300 रुपये क्रेडिट हुए हैं और 6,000 रुपये डेबिट हुए हैं, तो इसको भी 700 का नुकसान हुआ है, तो ये डीआर हुआ है। तो अब आप ये देखोगे इस सारे स्टेटमेंट को बनने से एक एंट्री अपने आप छन के निकल के बाहर आ जाएगी, और वो ये एंट्री बनी कि आपका ए जो है वो डेबिट हुआ, आपका जो सी है वो डेबिट हुआ, और जो आपका बी है वो क्रेडिट हुआ। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये अपने आप ही आपके सारे फंडे सॉल्व कर देगा। तो अपने आप एंट्री निकल के आ गई, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। के साथ आप क्या बता रहे हो कि अगर पार्टनर्स गलती कर देते हैं तो वो अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और इसके लिए वो एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोलेंगे, और उस स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में आखिर में जाके अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक गलती, दो गलती, तीन गलती, डिपेंड ऑन क्वेश्चन कितनी गलतियां आपसे सही करवाना चाहता है। दूसरा एक मेथड होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक तो आप इस खाते का नाम याद रख लीजिए, ठीक है, 3 नाम आपको याद रखने हैं, एक है P&L, एक P&L एप्रोप्रिएशन और एक है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर आपको नेट प्रॉफिट लॉस की जानकारी चाहिए तो P&L अकाउंट बनता है। अगर आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और अगर आप बंद हो चुके खातों में समायोजन या सुधार करना चाहते हो, ऐसे खाते जो आपने पहले क्लोज कर दिए थे उनमें आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ हानि समायोजन खाता बनाना पड़ता है। तो जो मल्टीपल एंट्रीज वाला मेथड होता है उसे P&L एडजस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। उसमें आप अपनी गलती को एंट्री कर करके सुधारोगे। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात वापस से करूं तो जैसे पूंजी पर ब्याज हम देना भूल गए। अब आज के वीडियो में ही हमने पूंजी पे ब्याज सीखा था कि पूंजी पर ब्याज की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR2, जैसे उनका नाम है ABC। लेकिन अब आप इसका आंसर देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब थोड़ा लॉजिक 2 मिनट सुनना। अगर ये वर्ष चल रहा होता, इस चल रहे वर्ष में ही हम कैलकुलेट करते तो हम ये एंट्री करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ABC। लेकिन एक बार अगर वर्ष समाप्त हो चुका है तो फिर आपको एक खाते की मदद लेनी पड़ेगी, उस खाते का नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, यानी ये टेम्परेरी अकाउंट है टू रेक्टिफाई, चीज़ों को सही करने के लिए टेम्परेरी हम अकाउंट बनाएंगे और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। तो जिसको एक खाते में ब्याज जमा होना था वो तो जमा हो गया, जमा यानी क्रेडिट होना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है चूँकि आप एरर रेक्टिफिकेशन कर रहे हो इन द नेक्स्ट ईयर, तो यू हैव टू राइट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, आपको ये अकाउंट लिखना पड़ेगा। अब जैसे बात हुई थी कि ना A और B को वेतन चाहिए था, तो A और B के खाते में वेतन जमा हो जाएगा, और वैसे तो एंट्री सैलरी DR होता, वैसे सैलरी DR होता, लेकिन सैलरी नहीं लिखोगे, सैलरी की जगह आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। इसी तरह से तीसरी गलती जो हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ली थी वो ये था कि हमने ब्याज नहीं वसूल किया। तो ब्याज वसूल करने से फर्म के लिए इनकम होती है, तो इनकम होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को CR किया जाता है, लेकिन आपको फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखना है, उसकी जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। फिर ये जो तीनों गलतियाँ आपने सही की, हर गलती को सही करने के लिए आपने हर एक एंट्री की, उस एंट्रीज़ की मदद से आपका ये P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। ठीक है, गलतियों को सही करते हुए आपका P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। अब आपका जो आप देखेंगे 4, 5, 9, 6, 15, 15, 20, 26, आपके इस तरफ जो DR की तरफ लोड आई है, प्रेशर आई है, वो 26,000 की है, और आपकी जो इनकम साइड है वो 2,000 रुपये है। तो आपके पास जो लॉस बचा है, उस टेबल में भी 24,000 का ही लॉस आया था, उस 24,000 के लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। यानी अगर मैं आपको बात समझा पाया तो इस मेथड में आपको 4 एंट्रीज़ करनी पड़ी, इस मेथड में आपको 4 एंट्रीज़ करनी पड़ेगी। सर तीन ही तो है, एक ये एंट्री है, एक ये सैलरी वाली एंट्री है, एक ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली एंट्री है, और चौथी एंट्री ये जो लॉस क्रिएट हुआ ना, ये सब बखेड़ा खड़ा करने से जो लॉस हुआ, उस लॉस के लिए भी एक एंट्री होगी, तो आपको एक चौथी एंट्री भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से चलेगा। अब एक और बात ये आपको मैंने इस तरह से 4 एंट्री बनेगी, तो मल्टीपल एंट्री मेथड से भी आप एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको याद रखना है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो फिर उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, या उतना ही दिया जाता है जितने प्रॉफिट आपके अलाउ करते हैं। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस पर जो ब्याज है वो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब देखो, आप एक वर्ड होता है टेक्निकली वर्ड, एक होता है लाभों का नियोजन और एक वर्ड होता है लाभों का प्रभार, लाभों पर प्रभार। लाभों का नियोजन का टेक्निकल मतलब होता है लाभ होगा तो देंगे।
तो पूंजी पर ब्याज एक ऐसी आइटम है कि लाभ होगा तो देंगे, इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो देंगे। लेकिन एक वर्ड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ वर्ड होता है देना ही पड़ेगा, तो उसको हिंदी में बोलते हैं लाभों पर प्रभार, चार्ज ऑन प्रॉफिट दैट यू हैव टू पे, आपको देना पड़ेगा। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसको लोन का ब्याज तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में भी हो, चाहे प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्वेश्चन में गिवन होती है, ना क्वेश्चन में गिवन हो तो फिर आपको क्या बोलते हैं, फिर आपको 6% पर एनम की रेट कैलकुलेट करनी है। अब जल्दी से अपन इसके 5-7 MCQ देख लेते हैं, ये वैसे भी आपको सारे मिल ही जाएंगे। अगर साझेदारों के मध्य अनुबंध ना हो, यानी इनके बीच में अग्रीमेंट ना हो, तो साझेदारों को मिलेगा कमीशन नहीं मिलेगा, ऋण व अग्रिम पर ब्याज मिलेगा, एक्स्ट्रा काम करने का वेतन नहीं मिलेगा, पूंजी अनुपात में लाभ, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि फिर अगर अग्रीमेंट नहीं है तो लाभ इक्वली बटेगा। तो इसमें ये सही है कि अगर अग्रीमेंट ना भी हो तो भी लोन और एडवांस पे ब्याज तो मिलेगा। ए और बी साझेदार हैं, ए की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, अब 2 तो लोग कुली हैं, उसमें से ए मर गया तो क्या होगा, फर्म खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, साझेदारी समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल सही है, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएगी, हाँ भाई ये ज़्यादा सही है। तो चूंकि 2 लोग हैं तो एक के मरते ही एक अकेला तो फर्म चला नहीं सकता, तो फर्म डिज़ोल्व हो जाएगी। तो पार्टनरशिप डिज़ोल्व होना छोटी चीज़ है, फर्म डिज़ोल्व होना बड़ी चीज़ है। आप इससे समझ जाएंगे कि अगर इस फर्म में ए बी और सी होते और अगर सी मर जाता और ए भी कहते कोई बात नहीं अपन देखिए यार फर्म चलाएंगे, कोई बात नहीं, जमा जमाया धंधा बंद नहीं करेंगे, ए और बी फर्म चलाने का निर्णय करते, तो कौन मरा, सी मरा, तो इसको क्या बोलेंगे, साझेदारी समाप्त हो गई लेकिन फिर फर्म समाप्त नहीं हुई। और मैंने जो पहले एग्जांपल दिया उसमें साझेदारी भी समाप्त हो गई, फर्म भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो होप आपको समझ में आती होगी। अब जैसे ए और बी पार्टनर हैं, लाभों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए ने जून को समाप्त होने वाले 6 माही के लिए प्रत्येक महीने के अंत में नियमित रूप से 400 रुपये की निकासी की। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसने निकासी कब की मतलब शुरू में की कि अंत में की, और ये ध्यान से देखना कि निकासी उसने 6 महीने करी कि 12 महीने की। अब आप ध्यान से देखिए, इसने 6 महीने तक निकासी की है और वो भी करी है अंत में। ठीक है, तो अब आपको कोड याद आना चाहिए। मैंने आपको क्या कोड बताया, 12+1, 12+0, 12-1, अगर 12 महीने तक का क्वेश्चन है तो। फिर मैंने आपको क्या कोड बताया, 6+1, 6+0, 6-1, तो इसमें कोड लगेगा 6-1 वाला। 6-1 डिवाइडेड बाई 2 तो है ही है, तो 6-1 5, 5/2 हो गया 2.5, तो हम इससे 2.5 महीने का ब्याज वसूल करेंगे। आपकी इच्छा है, अगर आप वेले हो, आपका टाइम ज़्यादा है, तो इसने 6 महीने तक ड्राइंग किया तो आप 6 बार ब्याज गिनो। 6 बार ब्याज नहीं गिनना चाहते तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनाओ। ये शॉर्ट ट्रिक से मैं बता रहा हूँ आपको 2.5 महीने का ब्याज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 400 रुपये की ड्राइंग है, 6 महीने तक की ड्राइंग है, तो ड्राइंग का अमाउंट हुआ 2400, ब्याज की रेट है 5%, तो लगेगा 5/100, और 2.5 महीने का ब्याज लगेगा तो 2.5/12। इससे आप कैलकुलेट कर लेना, आपका जो ब्याज बनेगा वही आपका आंसर सिंपली हो जाएगा। ठीक है, 25 रुपये आ रहा है, तो इसका 25 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्टनरशिप फर्म का पंजीयन कराना आपकी इच्छा है, कराओ तो आपकी इच्छा, नहीं कराओ तो अच्छा। लफड़े से बचना चाहते हो, आपस के लफड़ों से, बाहरी दुनिया के लफड़ों से, तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके। बाकी मोटे तौर पे नियम ये है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो इसने लिखा है अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है, ऐच्छिक है, ऐच्छिक है सर, इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा दुख संकट बाद में पैदा होता है। एक साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपको 50 याद रखनी है। बाद में गवर्नमेंट कभी इसको 100 कर सकती है, अभी के लिए 50 है। ठीक है, इसके बाद जैसे ABC एक फर्म में पार्टनर है, 3-4 का रेशो है, उन्होंने लाभ हानि खाते में 96,000 का क्रेडिट बैलेंस दिखाया और लाभ हानि खाते को बंद करने के बजाय लाभ के बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन को दर्शाते हुए, ये क्वेश्चन बहुत सही लिखा हुआ नहीं है, इसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, तो वो अपन लिख लेंगे। तो अब आप बाकी क्वेश्चन और देख लीजिएगा। एक ये देख लीजिए, इसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं। जैसे ये लिखा है साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी, तो सबको याद होता है 6%, ये 6% देखा आंसर लगा दिया, सही है सही है, ये आंसर आएगा। फिर बाद में रोते हुए आते हैं, क्यों आते हैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन अपनी लापरवाही से हम क्वेश्चन गलत करते हैं तो बहुत बाद में दुख होता है, खास करके वो बच्चे जो एक क्वेश्चन की वजह से रह जाते हैं। इसलिए देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 6% मासिक, मैंने आपको क्या बताया 6% पर एनम दर्ज होती है, 6% एक साल की रेट होती है। अगर मंथली कोट करें तो मंथली रेट हो गई 0.5% पर मंथ। ये आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग शायद पहला ही क्वेश्चन है और बिल्कुल चकमा देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे को अधिकतर 6% याद रहता है। तो अगर मासिक में रेट दी हुई है तो उसका आंसर बी आएगा।
0.5%। ये अगर पर एनम के हिसाब से दी हुई होती है तो 6% पर एनम, ठीक है। और ये लड्डू का क्वेश्चन है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, बराबर बराबर। बाकी ऑप्शन भी देख लिया करो, अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, पर बराबर बराबर होगा। इस तरह से हो गया है। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए 10% की रेट से, यदि उसने 24,000 रुपये आहरण किए हैं तो। इसने देखो 24,000 रुपये आहरण किए, मान लीजिए एक्स ने किए, लेकिन और आप कहेंगे सर 24 आएगा, 10% 2400 होता है, लेकिन आप फिर गलती कर रहे हो। इसमें पता नहीं है ना कि इसने 24,000 रुपये ड्राइंग कब करी। जब हमें डेट पता नहीं होती कि इसने साल के शुरू में ड्राइंग की या मिड में की या एंड में की, तो फिर हम एवरेज आधार पे आधा ब्याज लेते हैं, यानी हम इससे 6 महीने का ही ब्याज लेंगे। तो 2400 रुपये का ब्याज नहीं बनेगा, इसका आधा करना पड़ेगा और 1200 रुपये का ब्याज बनेगा। तो नियम ये है कि अगर आपको डेट क्लियर नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग, तो हाफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पार्टनरशिप में हमारा अगला टॉपिक है नए साझेदार का प्रवेश। ये बहुत सिंपल है। मान लो कि एक फर्म है और एक फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है। और अब क्या है कि फर्म को पैसे की ज़रूरत है, तो वो हो सकता है वो सी को इनवाइट कर लेंगे, भाई सी तू भी हमारा पार्टनर बन जाए। तो इस सिचुएशन को कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब कोई साझेदार, हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नया पार्टनर आएगा फर्म में तो उसे दो राइट मिलते हैं। एक तो उसे फर्म की संपत्तियों का अधिकार मिलता है। पहले जो संपत्ति केवल ए और बी की थी, अगर सी का प्रवेश होगा तो सी भी उस संपत्ति का जॉइंट ओनर हो जाएगा। फर्म की बिल्डिंग पे, फर्म की कार पे, फर्म की मशीनों पर जैसे ए और बी का राइट है, सी का राइट भी उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला अधिकार जो किसी भी साझेदार को मिलता है वो होता है संपत्ति का अधिकार या संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार, लेकिन इसके लिए नए पार्टनर को कैपिटल लानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही वो अधिकार नहीं मिल जाएगा। दूसरा अधिकार जो उसको मिलता है नए पार्टनर को, वो मिलता है लाभ का अधिकार। पहले जो प्रॉफिट केवल ए और बी बांट रहे थे, अब उस प्रॉफिट में सी का हिस्सा भी होगा, तो सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। और इस अधिकार को पाने के लिए उसे गुडविल की रकम लानी पड़ेगी। रियल लाइफ में बता दूं, गुडविल की रकम इसलिए लानी पड़ती है क्योंकि ए और बी ने बड़े वर्षों तक मेहनत करके फर्म को जमाया है, तो सी को किसी जमी जमाई फर्म में क्यों पार्टनर बना लिया जाएगा। आज सोचो, आज आप ही की पार्टनरशिप हो तो किसी भी नए बंदे को अब बस आप यूं ही 3, 4, 5 लाख या 10 लाख रुपए लाने पे पार्टनर थोड़ा बनाएंगे। आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहेंगे, जिसे प्रीमियम का अमाउंट या गुडविल का अमाउंट कहते हैं। जब वो गुडविल का पैसा लाएगा तो ही आप उसे प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। ये बात हो गई है कि नए साझेदार को 2 हिस्से मिलते हैं। मैंने जैसे पहले बता दिया है कि PDF आपको फ्रीली अवेलेबल होगी, तो आप जल्दी से नोट करने के चक्कर में या स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहें। आप बस ध्यान से सुने, समझें, फटाफट, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद है नया साझेदार। नया साझेदार गुडविल की कितनी अमाउंट लाएगा, इसके लिए पहले फर्म की गुडविल तय होती है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म की गुडविल 1 लाख रुपया है, ठीक है, और जो नया पार्टनर आया उसका रेशो 1/4 है, तो इसका मतलब है कि नया पार्टनर 25,000 रुपये लाएगा। फर्म पहले हमेशा फर्म्स गुडविल निकाली जाती है और फर्म्स गुडविल के बाद नए साझेदार को बोला जाता है कि भाई आपका जैसे रेशो 1/4 है तो आपको 1/4 के तौर पे, यानी 25% शेयर के लिए 25,000 रुपये लाने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है फर्म की गुडविल कितनी है। आज ही की वीडियो में अपन जल्दी ही फर्म की गुडविल वैल्यूएशन भी सीखेंगे। अब इस बात को समझिए, जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है तो फर्म को या अकाउंटेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। एक तो सबसे पहले नए रेशो की कैलकुलेशन होगी। पहले ए और बी के बीच में रेशो था, अब सी भी आ गया, तो आपको वापस से नया रेशो बनाना पड़ेगा। और नया रेशो बनाने के लिए बहुत तरह की सिचुएशन हो सकती है, मैं अभी बताऊँगा। इसके अलावा आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उससे ऊपर का पैसा लेना है, प्रीमियम का अमाउंट लेना है, तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। आपके जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो पुराने ज़माने के रेटों पे होते हैं, तो अब उसका रीवैल्यूएशन होता है। जैसे बिल्डिंग आपने आज से 10 साल पहले खरीदी थी, तब 15 लाख की थी, लेकिन आज उसका वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम नए साझेदार के प्रवेश पे रीवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं। वैसे टेक्निकली असेट के लिए रिवैल्यूएशन वर्ड होता है और लाइबिलिटीज़ के लिए रीअसेसमेंट वर्ड होता है, बट मोर और लेस उनको रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो हम उसके प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 3 चीज़ों की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं नए अनुपातों की गणना। पहले जो अनुपात चल रहा होता है उसे अपन ओल्ड रेशो बोलते हैं, और नए के आने के बाद सबका जो रेशो होता है उसे न्यू रेशो बोलते हैं, और इन दोनों का जो गैप होता है उसे अपन सेक्रीफाइस बोलते हैं। ओल्ड और न्यू का जो गैप होता है वो सेक्रीफाइस होता है। अगर मैं इसे बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए कल आपकी जेब में 100 रुपये थे, ठीक है, और अभी आपकी जेब में 80 रुपये हैं, तो आपने कितने रुपये छोड़ दिए? 20 रुपये।
आपने 20 रुपये कहीं ना कहीं गंवा दिए या दे दिए, सेक्रीफाइस कर दिए। तो इसका क्या मतलब समझे, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का जो गैप होता है वो सेक्रीफाइस होता है। आप अगेन, मेरा हमेशा से मानना है कि 3-3 4-4 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर ओल्ड माइनस न्यू बराबर सेक्रीफाइस, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मतलब साफ समझ में आ रहा है 3 चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को आगे पीछे करके आप तीन फॉर्मूले आराम से बना सकते हैं। तो बस एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। मैं जल्दी से बता दूं, पहले आपके पास जो रेशो होता है उसे बोलते हैं ओल्ड रेशो। बाद में जो आपके पास रेशो होता है नए के आने के बाद, वो कहलाता है न्यू रेशो। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है सेक्रीफाइस रेशो। कभी कभी गेन रेशो भी होता है, किसी किसी को फ़ायदा भी होता है, वो अपन अभी बात कर लेंगे। अलग अलग केसेस हो सकते हैं। रेशो की कैलकुलेशन जो होती है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे निर्भर करती है और बहुत परेशानी होती है बच्चों को जब तक पकड़ बैठे। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अगर ढंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आराम से रेशो की कैलकुलेशन समझ पाएंगे। मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की, ठीक है। ये मैंने बता दिया ओल्ड रेशो में से। अच्छा, जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके पास कल 100 रुपये थे और मैं ये कहूँ कि आपने उसमें से 30 रुपये छोड़ दिए, तो अब आपके पास क्या है, तो अब आप कहेंगे कि मेरे पास 70 रुपये हैं। तो कितना आराम से आपने बना लिया कि ओल्ड में से अगर आप सेक्रीफाइस हटाएंगे तो न्यू आएगा। तो हमेशा आपको यूँ याद रख लीजिए कि ओल्ड से फॉर्मूला शुरू करना है। पहले पुरानी बातों से बातें शुरू करो, सिंपल। पुरानी बातों से शुरू करोगे तो ओल्ड में से न्यू हटाओगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटाओगे तो न्यू आ जाएगा। कितनी बार बोल लो, कभी गलत नहीं होगा, बस सिंपल। चलो, अब जैसे मान लो अपन केस बन लेते हैं। मान लो राम और रहीम 3:2 में साझेदार हैं, है ना। 3 रेशो RATIO रेशो के सर इतना भी आता है, हमें इतना भी मत बताओ। तो राम और रहीम 3:2 में साझेदार हैं। उन्होंने रतन को 1/8 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। इन क्वेश्चनों में पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर उसको अटेम्प्ट कभी मत करना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं से भी घूम सकती है। स्टार्टिंग की लैंग्वेज लगभग सेम होती है, 60 to 70% रेशियो वाले क्वेश्चनों की लैंग्वेज सेम होती है, एंड में घूम जाती है। तो उन्होंने रतन को 1/8 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। नए लाभ हानि अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करो। ये सबसे बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है। इसका नीचे सॉल्यूशन भी मैंने दिया है ताकि समय खराब नहीं हो। लेकिन क्वेश्चनों की शुरुआत कैसे करनी है, देखो रतन आया है, उसको हमने 1/8 हिस्सा दिया है। तो हमारे पास जो होता है उसे 1 रुपया बोलते हैं। हमारे पास 1 रुपया, एक जो होता है वो टोटल को बताता है, उसमें से हमने 1/8 उसको दे दिया। तो अब हमारे पास बचेगा 7/8। इसे यूँ समझो कि हमने 8 रुपये में से 1 रुपया उसको दे दिया। ऐसे तो इतनी छोटी बेसिक मैथ सबको आती है, फिर भी अगर हमने 8 रुपये में से 1 रुपया उसको दे दिया तो हमारे पास क्या बचा है, 7/8। पहले आपको समझना पड़ेगा ये क्या है। ये है शेष अनुपात। नए को देने के बाद जो बचा है वो है शेष अनुपात। ये शेष अनुपात किसका है, राम और रहीम का। राम और रहीम की आदत क्या है, हर चीज़ को मिल बांट के खाने की। कैसे खाते हैं वो, 3:2 में। तो इस बचे हुए रेशो को भी वो 3:2 में खाएंगे। तो 7/8 3:2 यानी 3/5, और 7/8 मल्टीप्लाई 2/5, है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ PDF में दूंगा, नीचे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। पहले का आ गया 21/40, दूसरे का आ गया आपका 14/40, और 21 पॉइंट ये रहे और 14 पॉइंट ये रहे, तो ये हो गया 35 पॉइंट। 40 में से 35 पॉइंट कंज्यूम हो गए तो बाकी बचे 5 पॉइंट, तो 5/40। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 21:14 14 और रेशो 5, 21:14 5। तो आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। और एक बार आप समझो, क्वेश्चन में जो गिवन था वो था ओल्ड रेशो, और जो अभी आपने निकाला वो है न्यू रेशो। और ओल्ड और न्यू का अगर आप गैप निकालोगे तो आप आराम से सेक्रीफाइस रेशो निकाल पाओगे। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें भी राम और रहीम का 3:2 में फर्म में पार्टनर है, तो दे आर द पार्टनर्स 3:2। उन्होंने रतन को फर्म में प्रवेश दिया एवं नया अनुपात 4:3:1 है। अब आप गौर करो, ये क्वेश्चन इतना दयालु है कि इसने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों ही दे दिए। तब इसके बाद पूछने के लिए एक ही बचा है, वो है सेक्रीफाइस रेशो। तो आपको पुरानी पोजीशन पता है, नई पोजीशन पता है। तो अब मैंने क्या कहा था, ओल्ड में से न्यू हटा दोगे तो आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। अब सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज में कितनी कमी आई। पहले मान लो, अगर मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल बताऊं, मान लो पहले किसी को 60% और 40% प्रॉफिट मिलता था और बाद में 50% और 30% प्रॉफिट मिलता है। तो इसका मतलब है पहले ने 10% सेक्रीफाइस किया, दूसरे ने भी 10% सेक्रीफाइस किया। यानी आपके रेशो में जो कमी आती है ना, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस, या हिंदी में बोलते हैं त्याग करना। अब जो क्वेश्चन गिवन था उसमें राम की बात करें तो राम का पहले रेशो था 3/5 नए के आने से पहले,
और उसके आने के बाद रेशो बन गया 4-3-1 यानी 4/8। तो 3/5 में से 4/8 से कैसे हटाएंगे? अब यार देखो ऐसे मजाक मत करो, आपको आता है ये। 5 और 8 का एलसीएम लेंगे सर, वो कैसे लेते हैं? अब 5 और 8 को गुणा करा दो 40। किससे ये होता है क्या? नहीं, और भी होता है, वैसे सबको ही पता है। 5 और 8 40 हो गया। तो 5 8 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24। हिंदी में भी मुझे आता है बोलना। 8 5 40, 5 चौक 20। 24 में से 20 गया 4/40। तो ये पहले का सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही आपको दूसरे का सेक्रीफाइस निकालना है। इस तरह से आपका सेक्रीफाइस रेशियो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल देख लो। इसमें भी राम और रहीम 3:2 में साझेदार है। देखो क्वेश्चन मैंने जानबूझ के एक जैसे रखे कि स्टार्टिंग क्वेश्चन की एक जैसी हो रही है। राम और रहीम का रेशियो दे रखा है। उन्होंने रतन को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। यहाँ तक भी है, रतन को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जिसे वह राम और रहीम से समान रूप से प्राप्त करता है। तो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई। देखो कभी तो क्या होता है, जो नया आता है वो छीनता है, और कभी पुराने साझेदार उसे दे देते हैं। बात एक ही है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का तरीका है। कभी कभी तो नया पार्टनर आके बोलता है मैं ऐसे आप लोगों से लूँगा, ऐसे मैं आप लोगों से छीनूंगा। जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है, रतन को जब हमने प्रवेश दिया तो लिखा है जिसे वह राम और रहीम से इक्वली प्राप्त करता है। किसी इक्वली कहाँ लिखा है? समान रूप से प्राप्त करता है। तो जो रतन है, रतन अपना हिस्सा इक्वली मतलब आधा आधा प्राप्त करता है, यानी 1/12 उसको राम से हासिल हुआ और 1/12 ही उसे रहीम से हासिल हुआ। तो अब क्या हुआ है, नए को कुछ ना कुछ मिला है। तो ये किन्होंने दिया है? पुरानों ने दिया है। यानी पुरानों ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। अब आपको ओल्ड पता है और सेक्रीफाइस पता है, तो ओल्ड और सेक्रीफाइस का जो गैप होता है वो न्यू होता है। किसी समझ ही नहीं आ रहा। आपको ओल्ड रेशो गिवन है, बरोबर, ठीक है। नया साझेदार आया, नए साझेदार ने अपना हिस्सा इक्वली प्राप्त किया, यानी उसने अपने हिस्से का आधा राम से प्राप्त किया, उसने अपने हिस्से का आधा रहीम से प्राप्त किया। यानी उन्होंने प्राप्त किया तो किसी को तो कुछ मिला है, तो किसी ने कुछ छोड़ा होगा। तो राम और रहीम ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ओल्ड में से सेक्रीफाइस हटाना पड़ेगा ताकि न्यू आ जाए। तो अगर मैं राम की बात बताऊं तो राम का पहले रेशो था 3/5। उसने अभी अभी नए के प्यार में पड़ के सेक्रीफाइस कर दिया 1/12। इसे आप लेस कर दो। सर कैसे करेंगे? भाई देख मजाक मत कर, 5 और 12 का एलसीएम ले ले विच इज़ 60, और ऐसे आ जाएगा 12 × 36, ऐसे आ जाएगा 12 × 5 = 60, 36 में से 5 गया 31। तो ये आ गया आपका न्यू। दिस इज़ द न्यू फॉर राम। ऐसे ही आएगा न्यू फॉर रहीम। और जो बिल्कुल नया पार्टनर है उसका तो आपको पता ही है। क्वेश्चन में एक और सिचुएशन हो सकती है, राम और रहीम 3:2 के रेशो में फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने रतन को 1/5 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया जिसे वह पूर्णतया राम से प्राप्त करता है। अब ये अलग ही तरह की जिद है कि नया पार्टनर आया और नया पार्टनर कहता है कि मैं तो मेरा हिस्सा इससे लूँगा। जैसे इस कहानी में रतन जब आया तो रतन ने कहा कि मैं मेरा हिस्सा राम से लूँगा। इसका ये भी मतलब है कि रहीम ने उसे कुछ नहीं दिया, उसे जो मिला। ये ठीक वैसे ही है कि आप बस में बैठे हो, मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं, तीसरा आदमी आया, तो कभी कभी तो क्या होता है, दोनों थोड़ी थोड़ी जगह दे देते हैं, ए और बी थोड़ी थोड़ी जगह दे देते हैं, भाई नए पैसेंजर को बिठा लो। कई बार क्या होता है, एक बंदा अड़ियल होता है, मैं तो नहीं बिठाऊंगा, तेरे को बिठाना है तू बिठा दे। तो कई बार केवल एक ही जना सेक्रीफाइस करता है, वो बेचारा पूरी जगह छोड़ देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रतन ने 1/5 हिस्सा लिया और उसने वो पूरा हिस्सा राम से लिया। इसका मतलब है क्योंकि पूरा राम ने सेक्रीफाइस किया। तो अब सेक्रीफाइस किया के बाद आपको ये समझना होता है कि नया सिचुएशन क्या बना। तो पहले जो था उसमें से आप सेक्रीफाइस हटा दोगे तो नया आ जाएगा। जैसे अगर मैं राम की बात करूं तो राम के पास पहले 3/5 था, उसने अभी नए के चक्कर में 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया, तो उसके बाद 2/5 रहेगा। अगर मैं रहीम की बात करूं तो उसके बाद 2/5 था जिसमें से उसने कुछ नहीं दिया, 0 सेक्रीफाइस, नील, कुछ भी नहीं दिया, तो उसके बाद 2/5 ही रहेगा। और जो नया आया है उसका रेशो तो है ही है। तो इस तरह से आपके रेशो सेट हो जाने चाहिए। आखिर में आके आपके अंश हर बराबर हो जाने चाहिए और आपका रेशो सेट हो जाना चाहिए। तो 2:1 आपका रेशो रहेगा। कि सर हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा और बाकी है। जो 4 एग्जाम्पल हुए हैं, और भी सिचुएशन हो सकती है। जैसे 5वें में लिखा है, राम और रहीम 3:2 में साझेदार हैं। उन्होंने रतन को फॉर्म में प्रवेश दिया, लेकिन इस बार गौर करो रतन का शेयर नहीं लिखा हुआ है। आप गौर कर रहे होंगे क्वेश्चनों पे, या दोबारा वाली वीडियो सुन लेना। इस बार रतन का शेयर नहीं दे रखा है।
ये लिखा हुआ है कि राम अपने हिस्से का 2/5 भाग और रहीम अपने हिस्से का 1/5 भाग रमन के हित के लिए त्याग करता है। इसका मतलब जो नया आया तो नए के लिए पुरानों ने दिया। किसने क्या दिया? जैसे अपन किसी को गिफ्ट करते हैं, कोई मेहमान अपने घर आता है तो अपन उसको गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो हैं आपस में, देरानी जेठानी, उन्होंने नई बहू के आने पे ये दिया है। क्या दिया है? पहली ने अपने हिस्से का 2/5 भाग दिया है और दूजी ने अपने हिस्से का 1/5 भाग दिया है। तो अगर मैं इस लैंग्वेज में सेक्रीफाइस छुपा हुआ है कि जो पहला है, पहले ने अपने हिस्से, पहले तो आपको अपना हिस्सा लिखना पड़ेगा, अपने हिस्से का के लिए इंटू होता है। पहले ने, पहला लिखा, पहले ने अपने हिस्से का यानी मल्टीप्लाई, अपने हिस्से का 2/5 दिया। तो इसने मतलब 5/25 सेक्रीफाइस किया, 5/25 सेक्रीफाइस किया। जो दूसरी जेठानी है, पहली देवरानी थी, दूसरी जेठानी है, उसने अपने हिस्से का, ये अपना हिस्सा लिख दिया, का 1/5 दिया, तो उसने 2/25 दिया। तो जो नई बहू घर में आई है उसको तो मज़े आ गए, खुश हो गई वो तो। बड़ी ने उसको 5/25 दिया है, दूजी ने उसको 2/25 दिया है, दोनों ने मिलकर उसको 7/25 दिया है। तो सर 7/25 आंसर है। ये 7/25 नए का आ गया। हो सकता है वो आपसे केवल नए पार्टनर का हिस्सा पूछे, तो नए पार्टनर का हिस्सा 7/25 आ गया। किसी किसी को लग सकता है कि रेशियो कैलकुलेशन बकवास है, नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँ रेशियो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके गुडविल वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए रेशियो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जस्ट मैं आपको क्या बताने लग रहा था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से राम और रहीम ने सेक्रीफाइस किया है कि सर फिर सेक्रीफाइस का क्या करेंगे? हमेशा याद कर लो, ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस करोगे ना तो नए पे पहुंच जाओगे, सिंपल। तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। और अब लगभग ये जितने और भी 1-2 केसेस इसमें हो सकते हैं, तो मैंने और बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं किया है। एक वैसे का वाली लैंग्वेज होती है और एक से वाली लैंग्वेज होती है। तो से वाली लैंग्वेज में डायरेक्ट माइनस होता है, वो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखने से रह गया। का वाले में तो अगर कोई राम अपने हिस्से का देता है उसे, तो का के लिए इंटू वाला सेक्रीफाइस होता है और एक डायरेक्ट सेक्रीफाइस भी होता है। बट अब ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब देख लेना, ठीक है। इसके बाद अपना गुडविल वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। रेशियो के बाद अब हम बात करेंगे ख्याति के ऊपर। गुडविल क्या होती है? अगर इसको मैं 3 तरीके से बताऊं तो अगर कोई बिजनेस है, अगर उस बिज़नेस की रेपुटेशन को अगर आप मुद्रा में माप सको, हर आदमी की इज्जत होती है, इसी तरह व्यापार की भी इज्जत या प्रतिष्ठा होती है। अगर आप उस प्रतिष्ठा को एक मौद्रिक मूल्य दे पाएँ तो उस मौद्रिक मूल्य को कहेंगे ख्याति या गुडविल, ठीक है। शाब्दिक अर्थ में क्या होता है? ख्याति एक आकर्षण शक्ति होती है। ख्याति मतलब वो जादुई शक्ति होती है कि ग्राहक आपकी दुकान की तरफ खिंचा चला जाता है, ठीक है। अगर एक मिठाई वाला होता है, उसकी रेपुटेशन होती है, तो बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो मिठाई तो उसके घर के नज़दीक भी मिल रही थी, सस्ती भी मिल रही थी, तो भी इतनी जगह छोड़ के वो आपकी दुकान पे आया आपसे मिठाई लेने, शायद वो आपकी ख्याति की वजह से था। तो ख्याति एक आकर्षण शक्ति होती है जो एक नए ग्राहक को, या कहें एक ग्राहक जो होता है वो नए दुकान के बजाय एक पुरानी दुकान की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करता है, जिसकी रेपुटेशन हो, खास करके जिसकी ख्याति हो। तो ख्याति एक आकर्षण शक्ति है। तीसरी बात यह है कि ख्याति तब मानी जाती है जब आप नॉर्मल से ज़्यादा लाभ कमा सको। अगर मान लीजिए सब लोग 500 रुपये कमा रहे हैं, आप भी 500 कमा रहे हैं, तो फिर काहे की गुडविल। अगर लोग 500 कमा रहे हैं और आप 800 कमा रहे हो, एक डॉक्टर है, सारे डॉक्टर मान लीजिए 400 रुपये चार्ज कर रहा है और एक डॉक्टर बहुत स्पेशलिस्ट है 1000 रुपये चार्ज कर रहा है, तो ख्याति के अंदर सुपर प्रॉफिट जनरेट करने की पावर होती है, नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की पावर होती है। अब बात ये आती है कि किसी फर्म की ख्याति आप कैसे निकालेंगे। अब आप सोचिए, अगर आपको एक फर्नीचर का वैल्यूएशन करना है तो वो एक आसान है, भाई आप खाती को बुला के, कारपेंटर को बुला के फर्नीचर का वैल्यूएशन कर लेंगे। बिल्डिंग के लिए वैल्यूएशन के लिए भी आप एक प्रॉपर्टी डीलर को बुला के बिल्डिंग का, लैंड का वैल्यूएशन करवा लेंगे। लेकिन गुडविल जो दिखाई नहीं देती, उसको आप कैसे वैल्यू करेंगे? तो उसको आप प्रॉफिट के बेस पे वैल्यू करेंगे। तो उसके 4 मेथड हैं आपके। एक तो है एवरेज मेथड, इसमें आप एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालोगे। एक है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें आप सुपर प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट गुडविल निकालोगे। अब जो प्रॉफिट हम कमाते हैं और जो प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए, उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो हम कमाते हैं
और नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें कमाना चाहिए उसका जो अंतर होता है वो होता है सुपर प्रॉफिट। अगेन इस फॉर्मूले में 3 चीज़ें आई हैं, तो घुमा फिरा के 3 फॉर्मूले बना देना। ये मैं कभी कहूँ चाहे नहीं कहूँ, आपको आदत डाल देनी है। एक फॉर्मूला मेन याद रखना है और 2 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले जितने भी उससे घुमा फिरा के डिपेंड करता है उसमें अंदर कितने कॉम्पोनेंट हैं, घुमा फिरा के उतने फॉर्मूले और याद कर लेना, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं आते, घुमा फिरा के आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें आना ही चाहिए। आखिर हम एक कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, आगे जाके किसी सीट को संभालने वाले हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, घुमा फिरा के सेंस भी हमें समझ आना चाहिए। एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें सुपर प्रॉफिट, ये सेकंड मेथड का एक्सटेंशन है। सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद हम उसका कैपिटलाइजेशन करते हैं और ऐसा करके अपन गुडविल को निकाल पाते हैं। और एक और मेथड होता है, उसमें सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाता है, वो भी अपन सब करेंगे ये क्वेश्चनों में। सुपर प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू को देखा जाता है तो उसे अपन कहते हैं आपका एन्युटी मेथड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आपको मोटा मोटा बातें बता दूँ क्या करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको 3 या 4 5 साल दे रखे होंगे, आपको उसका एवरेज करना है। क्वेश्चन बता देगा कि आपको कितने साल का एवरेज करना है। कई बार गोता दे देता है क्वेश्चन में, वो आपको 5 साल के प्रॉफिट दे देगा और वो बोलेगा आपको 4 साल का एवरेज लेना है। तो जितने साल का एवरेज लेने के लिए कहा जाए वो लेना है। दूसरी बात, अगर आपके जो प्रॉफिट्स हैं उस प्रॉफिट में कोई फालतू इनकम शामिल है, फालतू इनकम का मतलब होता है, टेक्निकली बोलते हैं नॉन रेकरिंग इनकम, एक ऐसी इनकम जो आपको किस्मत से हुई है। जैसे किसी ईयर में आपको सट्टे यानी स्पेकुलेशन से प्रॉफिट हो गया या लॉटरी से इनकम हो गई, तो ऐसी इनकम जो रेगुलर काइंड ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर आपके प्रॉफिट में कोई फालतू इनकम शामिल है तो आपको उसको हटाना है। एवरेजिंग करने से पहले, प्रॉफिट की एवरेजिंग करने से पहले अगर प्रॉफिट के अंदर कोई फालतू इनकम इंक्लूड है तो उसे हटाना है। इसी तरह अगर किसी फालतू एक्सपेंडिचर ने या किसी फालतू लॉस ने, किसी नॉन रैकरिंग लॉस ने आपके प्रॉफिट को दबाया है, आपके प्रॉफिट को कम किया है, तो आपको उसे वापस जोड़ना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रॉफिट के अंदर से जो फालतू इनकम होती है, नॉन रैकरिंग इनकम होती है, उसे हटाना है और कोई नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसे आपको जोड़ना है। तो पहले आपको अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, और या वो जितने साल का प्रॉफिट बोले उतने प्रॉफिट को जोड़ के आपको उसकी एवरेजिंग करनी है। ठीक है, तो ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि आपको एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब एवरेजिंग करने के बाद वो आपको बोलेगा 2 वर्षों का क्रय, 2 ईयर्स परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो बोले 3 ईयर्स ऑफ परचेज, 3 वर्षों का क्रय, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक मेथड होता है आपका सुपर प्रॉफिट। आप हमेशा याद रख लो कि सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं होता, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एक तो आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। एक तो जो आपके, ये पूरा सही शब्द है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप रियल में कमा रहे हैं, एक तो वो देखोगे, और एक जो नॉर्मल प्रॉफिट हमें कमाना चाहिए वो देखोगे, और इन दोनों का जो अंतर है वो सुपर प्रॉफिट है। सपोज करो मैं, मान लीजिए 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ और जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ तो 3 लाख तो मुझे कमाना चाहिए। अभी 3 लाख कैसे आया, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो मैंने व्यापार में 30 लाख रुपए लगा रखा है, मेरी दुकान है और मैंने दुकान में 30 लाख रुपए लगा रखा है, और 10% की रेट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कमाने की नॉर्मल रेट। तो 30 लाख रुपए पे नॉर्मल रेट से सोचें तो 3 लाख रुपए मुझे कमाना चाहिए। 3 लाख रुपए कमाना इट्स वेरी नॉर्मल, 3 लाख मुझे कमाना चाहिए। लेकिन अगर 3 लाख के बजाय मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 4 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है एवरेज, क्योंकि प्रॉफिट हर साल कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हैं तो ये जो गैप आएगा उसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट आ जाने के बाद वो आपको 3 से 5 से 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा। सपोज करो वो बोलता है कि आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 लाख इंटू 7 करके 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए आपकी गुडविल का मूल्य कहलाएगा। ठीक है, और कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कि व्यापार में कितनी पूंजी लगी हुई है, और अगर नहीं दे रखा हो तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, इससे आपकी एवरेज कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों नहीं दे रखी है तो जो कैपिटल दे रखी है उसे ही आप यूज़ कर लेना। क्वेश्चन आपको बोल देगा कि कितनी कैपिटल व्यापार में लगा रखी है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में दी हुई होती है। ठीक है, जैसे आपको ये लगा देना है। इसके बाद होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे 4 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल को लें, और 3 लाख रुपए हमें कमाने चाहिए, तो 1 लाख रुपए हम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं।
तो वो सुपर प्रॉफिट हम क्यों कमा रहे हैं? गुडविल की वजह से। सुपर प्रॉफिट तो एक रिजल्ट है, वो हम कमा क्यों रहे हैं? गुडविल की वजह से। तो फिर आप क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट के अंदर रेट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सुपर प्रॉफिट है 1 लाख रुपया, अगर आपकी रेट है 10% तो बटा हुआ 10%। तो 1 लाख बटा हुआ 10% को आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह सॉल्व होता है, 1 लाख बटा 10, 100 ऊपर चला जाता है और फिर सॉल्व करने पे आ गया 10 लाख रुपये। किसका समझ नहीं आया? सुपर प्रॉफिट आने के बाद अगर कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण करने के लिए कहे तो सुपर प्रॉफिट में रेट से डिवाइड कर देना, और रेट से डिवाइड करने का मतलब होता है ऑटोमेटिक इनटू करना पड़ता है आपको 100 से। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर आपको रेंट मिल रहा है तो पीछे कोई ना कोई बिल्डिंग होगी। सर क्या बात? जैसे अगर आपको रेंट मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास बिल्डिंग होगी। तो अगर सपोज करो आपको 1 लाख रुपये का रेंट मिल रहा है तो बिल्डिंग की वैल्यू तो ज़्यादा होगी। अगर अपन ये मान लें कि आपको 10% रेंट मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपये होगी। और एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ करो किसी इंसान को 5 लाख रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी इंसान को 5 लाख का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऐसा कब होगा? जब उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो। और अगर मैं आपको ये बता दूँ कि 10% की रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 लाख रुपये मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 लाख रुपये होगी। ये बात पक्की है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड इस तरह से चलता है। वैसे कैपिटलाइज का शाब्दिक अर्थ होता है मौके को भुनाना, पर यहाँ उसका विस्तार का सेंस नहीं है। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के पीछे बेस वैल्यू क्या आ रही होगी। अगर सुपर प्रॉफिट है तो ज़रूर गुडविल रही होगी, गुडविल की बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी। इसके बाद आपका एक होता है सुपर प्रॉफिट का एन्युटी मेथड। अब ये एन्युटी मेथड यूज़ होता है, आप यूँ समझिए कि अगर एक एक्स व्यापारी है, वो वाई व्यापारी का बिज़नेस खरीदना चाहता है। मैं आपको एक अलग एग्जांपल समझाता हूँ। एक्स नाम का व्यापारी वाई नाम का जो बिज़नेस है उसको ख़रीदना चाहता है और उसके लिए ज़्यादा पैसे देने को राज़ी है। सपोज़ करो वाई का असेट होता है 50 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन ये 50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे चार्ज करना चाहता है और मान लीजिए ये 55 लाख रुपए चार्ज करना चाहता है। तो इसका मतलब है कि वो 5 लाख रुपए हमसे ज़्यादा चाह रहा है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हम जो उसे पैसे देंगे वो हम उसे अभी पैसे दे देंगे, हम जो पैसे देंगे वो उसे अभी देंगे, जबकि हमें जो बेनिफिट मिलता है वो हमें फ्यूचर में मिलता है। अगर मैं डाइवर्ट नहीं हो गया तो मैं आपको वापस समझाऊँ। हम अगर किसी का बिज़नेस खरीदते हैं, जमे जमाया बिज़नेस खरीदते हैं, उसकी गुडविल को खरीदते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, तो हम जो पैसे देते हैं वो वन टाइम देते हैं और अभी देते हैं। लेकिन हमें जो सुपर प्रॉफिट मिलता है वो सुपर प्रॉफिट हमें किस्तों में मिलता है। जैसे अगर कोई बिज़नेस 1 लाख रुपए का सुपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो वो सुपर प्रॉफिट जनरेट करेगा, नो डाउट जनरेट करेगा, लेकिन वो पैसा हमें किस्तों में मिलेगा। तो जो फ्यूचर में पैसा मिलता है उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम होती है। ये थोड़ा इंटरेस्ट का चक्कर है, पर मैं फिर दोहराता हूँ, फ्यूचर में जो पैसा मिलता है उसकी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम होती है। इसलिए फिर आपको एक एन्युटी वैल्यू होती है। एन्युटी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। तो जो सुपर प्रॉफिट आया है ना, उसको आपको जो भी एन्युटी वैल्यू दे रखा हो, जैसे मान लो दे रखा है 3.971, जैसे वो बोलेगा 1 रुपये का 5 वर्ष का 10% की रेट पर मूल्य, तो 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, वैसे 5 साल में 5 रुपया होता है। लेकिन उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, मान लो प्रेजेंट वैल्यू 3.97 आती है, तो आपको फिर 5 से इंटू नहीं कराना है, आपको उसे 3.97 से इंटू कराना है। तो अगर क्वेश्चन में एक अजीबोगरीब मूल्य आपको दे रखा हो, एक वार्षिकी मूल्य आपको दे रखा हो, तो सुपर प्रॉफिट आने के बाद आपको उस वार्षिकी मूल्य से उसे मल्टीप्लाई कराना है। अब बात ये होती है कि आप गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। गुडविल में 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है कैलकुलेशन और एक होता है उसका कैलकुलेशन या वैल्यूएशन, और दूसरा होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो गुडविल का पैसा जब नया पार्टनर आएगा, जैसे 2 पार्टनर हैं, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल में राम और रहीम लिया और रतन आया और 50,000 रुपये लाया, कैपिटल के अलावा वो 50,000 रुपये लाया, तो कैश आ रहा है बिजनेस में, तो एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल। जब वो 50,000 रुपये लाएगा तब एंट्री बनेगी कैश टू गुडविल। ये जो पैसा है ये राम और रहीम के अकाउंट में चला जाएगा, यानी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो दूसरी एंट्री में एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स याद मत करना, गुडविल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गुडविल का पैसा उस पार्टनर के खाते में जाता है जिसने त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है। जैसे अपन ने वहाँ 5 एग्जाम्पल देखे थे, तो 5 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल में केवल राम ने सेक्रीफाइस किया था, तो केवल राम के खाते में पैसा जाएगा। अगर राम और रहीम दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो दोनों के खाते में जाएगा। तो आपको इस तरह से याद करना है।
उसके बाद पहली एंट्री में क्या होता है, नया साझेदार पैसा लाता है, दूसरी एंट्री में वो पैसा सेक्रीफाइस करने वाले के खाते में जाता है। अब अगर वो साझेदार चाहे तो वो पैसा जो उसके खाते में जमा हुआ है उसको विड्रॉ कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो व्यापार में से कैश चला जाएगा, तो कैश नीचे आ जाएगा। तो एक एंट्री और हो सकती है, वो हो सकती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जैसे यूँ समझो, आपके पास एक मैसेज आया बैंक से कि आपके खाते में ब्याज जमा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो खाते के अंदर ब्याज जमा रहने दो और आप चाहो तो बैंक से जाके एटीएम से जाके पैसे निकाल सकते हो। उसी तरह पार्टनर के खाते में गुडविल का पैसा जमा होता है और अगर वो चाहे तो वो पैसा जाके वो निकाल सकता है। अगर वो निकाल लेता है तो एंट्री बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश। ठीक है, सेक्रीफाइस का रेशियो आप कैसे निकालोगे, मैंने बार बार कहा ओल्ड याद रख लो, ओल्ड में से नया हटाते ही आपको सेक्रीफाइस का पहले पता चल जाएगा। एक और बात याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको जो बैलेंस शीट गिवन होती है उस बैलेंस शीट में गुडविल होती है। ठीक है, अगर आप एडमिशन का क्वेश्चन देख रहे हो या रिटायरमेंट का क्वेश्चन देख रहे हो और बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पहले से ही है तो आपको उसको राइट ऑफ करना है। सर राइट ऑफ कैसे करते हैं, गुडविल असेट है इसलिए उसका डीआर नेचर होता है, गुडविल का डीआर नेचर होता है, तो आपको उसे राम और रहीम के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसी समझ नहीं आया, राम और रहीम मैंने एग्जांपल के लिए नाम ले रखे हैं, राम और रहीम यानी ओल्ड पार्टनर्स। कि सर वापस बताओ, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है उस समय हमारी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल अकाउंट है तो उसे ओल्ड गुडविल बोलेंगे और उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब डीआर वो है और हम उसे सीआर कर देंगे, तो एक एंट्री बनेगी राम रहीम टू गुडविल। सही वर्ड में कहें तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। ये राइट ऑफ की एंट्री ओल्ड रेशो में होती है, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ये एंट्री आपको करनी है बगैर क्वेश्चन के कुछ बोले। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, नया साझेदार ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है। जैसे आपने रतन करके तीसरा साझेदार आया, रतन 5 लाख रुपए लाने को राजी है जो कि उसकी कैपिटल के हैं, वो 5 लाख रुपए देने को राजी है। हमने उसे कहा कि आपको 1 लाख रुपए ऊपर के भी लाने पड़ेंगे, यानी गुडविल के लाने होंगे या प्रीमियम के लाने होंगे। तो उसने कहा यार सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मतलब मुझे 1 लाख देने हैं, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए देने के लिए नहीं है। तो आप एंट्री कैश टू गुडविल तो कर नहीं सकते। एक और बात मैं आपको समझाऊँ, आपकी पहली एंट्री होती है कैश टू गुडविल और दूसरी एंट्री होती है गुडविल टू सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स का नाम। तो अगर आपका गुडविल से गुडविल कैंसिल हो गया, गुडविल एक बार सीआर हुआ एक बार डीआर हुआ तो गुडविल कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली अगर 2 एंट्री की एक एंट्री बनाओ तो एंट्री बनती है कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, कैश टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एंट्री बनती है अगर ध्यान से सोचे तो। अगर नया साझेदार गुडविल लाता है तो, लेकिन अगर नया साझेदार कैश नहीं दे पा रहा तो ये पैसा हम उसके अकाउंट से वसूल करते हैं। इफ़ न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, तो फिर ये पैसा हम उसके अकाउंट से वसूल करेंगे। तो ये जहाँ कैश आया, कैश की जगह रतन आ जाएगा। कि सर समझ नहीं आ रहा, अगर नया साझेदार गुडविल का पैसा नहीं दे पा रहा तो गुडविल का पैसा हम उसके अकाउंट से वसूल करेंगे या कहीं चार्ज करेंगे या उसके खाते को डेबिट करेंगे, नए पार्टनर को डेबिट करेंगे और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अभी जब मैं 2024 में ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप ही समझ लीजिए कि लगभग 15 साल से यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, लेकिन उससे पहले की पुरानी किताबों में या आज भी कहीं कहीं पुरानी किताबों में गुडविल का पुराने तरीके से भी एडजस्टमेंट होता है। मतलब सर क्या मतलब, अगर कोई नया पार्टनर है वो गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहा है तो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि गुडविल अकाउंट को ओपन करते थे और क्वेश्चन के कहने पे गुडविल अकाउंट को बंद करते थे। गुडविल अकाउंट को ओपन करने पे यानी असेट्स को ओपन करने पे गुडविल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स एंट्री होती थी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स एंट्री होती थी, और क्वेश्चन अगर कहता था ख्याति को बंद करो तो फिर एक एंट्री और होती थी न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। सर समझ नहीं आया, पहले एक एंट्री होती थी गुडविल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स और फिर एक एंट्री होती थी न्यू पार्टनर्स टू गुडविल। इसीलिए 2 एंट्री करने की जगह आजकल ओल्ड में से न्यू हटा के सेक्रीफाइस वाली एंट्री चलती है। आजकल बढ़िया तरीका चलता है कि
बगैर गुडविल अकाउंट को खोले या बंद किए डायरेक्ट एडजस्टमेंट पार्टनर्स के अकाउंट में कर दिया जाता है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, नए साझेदार को डेबिट करो जो गुडविल का पैसा नहीं दे पा रहा है, और सेक्रीफाइस करने वाले को CR करो। पहले ये पुराना ट्रीटमेंट भी चलता था, तो ये बहुत कम हो गया है आजकल। एक और बात है, याद रख लो, ये अगर कोई साझेदार गुप्त रूप से ख्याति चुकाता है तो आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साझेदार बस चुपके से यानी टेबल के नीचे से पैसे दे देता है कि भाई मुझे पार्टनर बना लो, तो उसके लिए फिर आपको अलग से कुछ भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन अगर देखने की कोशिश आप करें, मान लो A और B का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 और ABC का न्यू रेशियो दे रखा है 5:3। तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप सेक्रीफाइस बना ही सकते हो। सेक्रीफाइस भी उन्होंने दे रखा है, वैसे आप ओल्ड माइनस न्यू करके इसको चेक कर सकते हो। सेक्रीफाइस रेशियो दे रखा है। अब सपोज करो फर्म की गुडविल है 60,000 की। अगर फर्म की गुडविल 60,000 की है तो पहली बात तो नया पार्टनर 60,000 रुपये नहीं लाएगा। नए का जो रेशियो है वो है 3/10। तो नया साझेदार 18,000 रुपये लाएगा। नया साझेदार 18,000 रुपये लाएगा तो एंट्री होगी कैश टू गुडविल 18,000 रुपये से, और दूसरी एंट्री में गुडविल को A और B के अकाउंट में बांट देंगे। एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR टू AB। तो AB में 3:1 में नहीं बांटेंगे। गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आपको 5:1 में बांटना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये तब की स्थिति है जब वो साझेदार गुडविल का पैसा लाता है। अगर वो पैसा नहीं लाया तो हम उसके खाते से वसूल करेंगे। तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल टू AB, यानी आपको 2 एंट्री करनी है। 2 एंट्री की जगह सीधी 1 एंट्री करनी है। नए को डेबिट करो, ठीक है। उसे 18,000 रुपये लाने चाहिए थे, वो नहीं ला पा रहा, तो आप उसके खाते को 18,000 रुपये से डेबिट करो, और जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनको CR करो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी सेक्रीफाइस रेशियो है, यहाँ पे भी सेक्रीफाइस रेशियो है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि ख्याति खाता खोल लिए, तो आपको गुडविल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पर फिर ये एंट्री पूरी गुडविल से होगी, यानी 60,000 से होगी। ये पुराना तरीका है। गुडविल अकाउंट DR टू एज कैपिटल बीस कैपिटल फुल वैल्यू से गुडविल खोलेंगे, उसको बोलते हैं गुडविल अकाउंट रेज करना। गुडविल अकाउंट क्रिएट करना, रेज करना। उसके बाद रेज करने के बाद गुडविल अकाउंट को क्लोज किया जाता है। क्लोज करने की एंट्री हो जाएगी ABC टू गुडविल। कि सर हमें कैसे याद होगा, गुडविल का DR नेचर है, आप उसे क्लोज करोगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी ABC टू गुडविल, इस तरह से एंट्री बनेगी। इसमें समझने वाली बात है कि आपको पहली एंट्री ओल्ड रेशियो में होगी और दूसरी एंट्री न्यू रेशियो होगी। अगर आप इस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का लब्बो लबाब निकालोगे, आप इसकी समरी निकालोगे, तो आपकी समरी में यही एंट्री आएगी। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह सकती है ख्याति खाता बंद कीजिए, ख्याति खाता खोलिए, तो आपको इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। वरना आजकल यही चलता है। अगर नया साझेदार ख्याति की राशि लेके आ जाता है तो A साइड चलती है, अगर वो नहीं ला पाता है तो B साइड चलती है। ये स्पेशल लैंग्वेज है जो आउटडेटेड है, बट आ सकती है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। थोड़े से मैं आपको MCQ कराने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ कीजिए A और B हैं, और A की कैपिटल है 16,000 और B की कैपिटल है 12,000 रुपये का, और C आया है और C 15,000 कैपिटल के लाता है, तो गुडविल निकालनी है। तो बातों बातों में एक बात रह गई, वो ये कि गुडविल की कैलकुलेशन प्रॉफिट से तो होती ही है, एवरेज प्रॉफिट से भी होती है, सुपर प्रॉफिट से होती है, कैपिटलाइजेशन से होती है, एन्युटी मेथड से होती है। एक और तरीका है, उसको बोलते हैं गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हैं और बहुत बार आते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे C आया और C की कैपिटल है 15,000 और इसका C का रेशियो है 1/4, तो आप क्या करो 1/4 का उल्टा कर दो। 1/4 का उल्टा कर दिया तो ये होगी 60,000 रुपये। इसका यूँ बोलते हैं कि C की कैपिटल 15 है तो टोटल कैपिटल होनी चाहिए 60। अब जैसे A की कैपिटल है 16, B की कैपिटल है 12 और C की कैपिटल है 15। 16, 12, 28 और 15, 43, इन सब की कैपिटल एक्चुअल में हुई 43। यानी आइडियली या कहें सैद्धांतिक सैद्धांतिक तौर पे जो फर्म्स कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60,000, बट एक्चुअल कैपिटल है 43,000। इसका मतलब है फर्म 17,000 की गुडविल एंजॉय कर रही है। फर्म मतलब कम पैसे से भी मज़े से चल रही है। जिस फर्म की कैपिटल 60,000 होनी चाहिए उस फर्म की रियल कैपिटल 43 है, तो जो गैप है 17,000 उसे बोलते हैं गुडविल। इस गुडविल का दूसरा इंग्लिश में नाम है हिडन गुडविल, और एक और नाम होता है इन्फर्ड गुडविल, मानी गई ख्याति। अच्छा, ये पूछा है सुपर प्रॉफिट से क्या तात्पर्य है। जो एवरेज प्रॉफिट है में से आप नॉर्मल प्रॉफिट हटा दीजिए तो वो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, तो इसका आपका C आंसर हो जाएगा।
औसत लाभ में से सामान्य लाभ हटा दीजिए। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसमें दे रखा है ABC एक फर्म में पार्टनर हैं, उनका रेशो 4:3:2 है। उन्होंने डी को प्रवेश दिया। डी 30,000 रुपये कैपिटल के लिए लाया और 10,000 रुपये वो गुडविल के लिए लाया और नया अनुपात दे रखा है। तो आपको देखो ओल्ड रेशो भी दे रखा है और आपको न्यू रेशो भी दे रखा है। तो बताओ ख्याति की राशि किसके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि गुडविल का पैसा सेक्रीफाइस करने वाले के रेशो में जाएगा। और सेक्रीफाइस कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से न्यू निकालेंगे। इसीलिए अब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्यों पहले मैंने रेशियो जैसा बोरिंग टॉपिक लिया, क्योंकि सेक्रीफाइस के बिना आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर मैं आपको केवल ए के बारे में समझाने की कोशिश करूँ तो ए का रेशियो था, पहले था 4/9, 4-3-2 यानी 4/9, और अभी जो रेशियो है वो है 3/9। तो इसका मतलब है उसने 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं बी की बात करूँ तो उसका रेशियो पहले भी 3/9 था और उसका रेशियो अब हो गया है 2/9, तो उसने भी 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया। सी की बात करें तो सी का पहले रेशो था 2/9 और अभी भी उसका रेशो है 2/9, तो उसका सेक्रीफाइस 0 है। तो अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस ए और बी ने किया है। तो ए का भी 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस है, बी का भी 1 पॉइंट का सेक्रीफाइस है, यानी इन दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। तो ये राशि ए और बी के खाते में बराबर बराबर जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, बस ये क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं, फिर बाकी MCQ आप लगा लेना, आपको दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। जैसे फर्म के 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, है ना, तो और उसके बाद कैपिटल भी दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखी है, ये सब आप पढ़ लेंगे। और फिर ये क्या लैंग्वेज है, यदि 10% पे 5 वर्ष के लिए 1 रुपये की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.7907 है तो सुपर प्रॉफिट की वार्षिकी के आधार पर ख्याति का मूल्य निर्धारित कीजिए। ओके, आराम से। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट का एवरेज कीजिए कि आप क्या कमा रहे हैं। 80 और 1 लाख और 120, 3 लाख, 425 और 2 625, 6,25,000 रुपया कमाया गया है 5 साल के अंदर। तो आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ 1,25,000। ये वो प्रॉफिट है जो फर्म कमा रही है, और फर्म की जो कैपिटल है 10 लाख रुपये और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। तो 10 लाख रुपये का 10% होता है 1 लाख रुपया। तो हमारी फर्म 1.25 लाख कमा रही है और नॉर्मल प्रॉफिट हमें 1 लाख रुपये कमाना चाहिए। तो 25,000 रुपये एक फ़र्म सुपर प्रॉफिट कमा रही है। एक फ़र्म है सुपर प्रॉफिट कमा रही है। सपोज़ करो हम उस फर्म को ख़रीदना चाहते हैं और हम ये भी मानते हैं कि सुपर प्रॉफिट सिचुएशन 5 साल के लिए रहेगी। तो नॉर्मल केस में जो आपका सेकंड मेथड है उसमें सुपर प्रॉफिट 5 से मल्टीप्लाई होता और 25,000 × 5 करके 1.25 लाख रुपये आता। लेकिन आप ये देखो कि आप अगर 1.25 लाख रुपये उस फर्म को दे दोगे तो हम तो देंगे 1 टाइम, और हमें जो पैसा मिलेगा वो टुकड़ों में मिलेगा। तो जो टुकड़ों में पैसा मिलता है उसकी फ्यूचर वैल्यू कम होती है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू से कम होती है। इसीलिए क्या करेंगे, अगर हाँ कभी आपसे वो पूछे ना कि गुडविल वैल्यूएशन का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा होता है, तो एन्युटी मेथड जो होता है वो गुडविल वैल्यूएशन का सबसे बढ़िया मेथड होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो 25,000 का सुपर प्रॉफिट आया उसको जो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 3.7907 दे रखी है, आप उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उससे जो आपका आएगा वो आंसर आएगा। तो ये एक लंबा क्वेश्चन था। पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर उसको एंड में एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करते तो आप सेकंड मेथड पे पहुंच जाते। और अगर जैसे आप 25,000 रुपये डिवाइडेड बाय रेट यूज़ करते तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड पे पहुंच जाते। और अगर आप एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप एन्युटी मेथड पे पहुंच जाओगे, विच इज़ द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अपन इसके बाद आगे की और बातें करेंगे। चलिए, मिशन में अब अपन कवर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खाता है। जब भी कोई नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार हमें छोड़ के जाता है तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस मूल्यांकन, यानी हम वापस से रिवैल्यू करते हैं किसको, असेट्स को। क्योंकि असेट जो हमने खरीदी होती है वो पुराने दामों पे होती है और आज उनका भाव कुछ और होता है। तो जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय हम उसका भी एडजस्टमेंट करते हैं और किसी एसेट्स का मूल्य ऊपर जाएगा, किसी का नीचे जाएगा, कोई लायबिलिटी ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। उससे जो प्रॉफिट या लॉस क्रिएट होता है वो कितना हुआ, इसकी जानकारी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एक और बात बता दूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी नतीजा रहेगा, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स में बांटा जाएगा। नए पार्टनर का उसमें कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी हलचल हुई वो उसके आने से पहले की है, उसको नोट किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा,
ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपके लिए बहुत सिंपल नियम है, अगर आपकी संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, जैसे बिल्डिंग का मूल्य बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिवैल्यूएशन को सीआर करना पड़ेगा। अभी मैं एंट्रीज में आपको बताऊंगा, पहले आप प्रॉफिट और लॉस क्लियर समझ लीजिए। अगर आपकी संपत्ति का मूल्य घटेगा, कोई प्रॉपर्टी है उसका मूल्य घट गया या खत्म हो गई, तो आपको लॉस होगा, और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डीआर करना होगा। अगर आपका कोई लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का पैसा बढ़ गया, यानी या कोई नया लाइबिलिटी अचानक क्रिएट हो गया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये कोई अच्छी बात सुनने में साउंड थोड़ा है। अगर आपको ये साउंड मिले मुझे पैसा मिलेगा तो आपको मज़ा सा आएगा, और पैसा देना पड़ेगा तो आपका थोड़ा सा मुंह हो जाएगा कि यार पैसा देना पड़ेगा, इज अ लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी या नई लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो लॉस होगा, और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन डीआर होगा। इसी तरह से अगर कोई दायित्व है वो समाप्त हो गया, जैसे वो बोल देगा लेनदारों को भुगतान की संभावना नहीं है, यानी हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन सीआर होगा, ठीक है। और आखिर में जो भी लाभ या हानि होगी उसे पुराने साझेदारों के पुराने रेशियो में बांटा जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। अगर आपकी कोई संपत्ति का मूल्य है वो बढ़ गया तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने पे आप रीवैल्यूएशन को सीआर करेंगे, और जो भी असेट्स का मूल्य बढ़ा है उसे आप डीआर करोगे। ये फंडामेंटल रूल्स की वजह से है। मैंने आपको फर्स्ट मैराथन वीडियो में आपको बताया था इस बारे में कि आपके जो असेट होते हैं उनका डीआर नेचर होता है, और असेट्स के इंक्रीज होने पे उनको डीआर किया जाता है, ठीक है। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है मैराथन वीडियो, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। शॉर्ट वीडियोस भी बना रखे हैं इंडिविजुअल चैप्टर्स पे, और मैराथन वीडियो ताबड़तोड़ वाला भी हमने बनाया था पिछला। अगर दायित्वों का मूल्य बढ़ता है तो क्या होगा, पहली बात तो आंखें बंद करके सोचिए, दायित्वों का मूल्य बढ़ेगा तो लॉस होगा, और लॉस होने पे रिवैल्यूएशन डीआर होगा, रिवैल्यूएशन डीआर होगा, और उस लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो लायबिलिटीज़ का बेसिक नेचर सीआर होता है, और उसके बढ़ने पर भी उसे सीआर किया जाता है। अच्छा, देनदारों पे अगर आप पहली बार प्रोविज़न बनाते हो, या पहली बार या जो प्रोविज़न बना हुआ है उसे बढ़ाते हो, इसका मतलब है आपको पैसा डूबने का चांस है या अंदेशा है कि पैसा डूब सकता है, या आपको लगता है कि हमें और प्रोविज़न करना चाहिए और बंदोबस्त करना चाहिए, तो इट्स अ लॉस। तो रिवैल्यूएशन को डीआर करेंगे और पीबीडी को सीआर करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको फिर एंट्री में पिरो के बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पीबीडी अकाउंट, इस तरह से होता है। अगर प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, यानी जो डूबने का डर था वो ख़त्म हो गया है, इसका मतलब है डेटर से पूरा पैसा मिलेगा, तो ये फ़ायदा है। फ़ायदा है तो रिवैल्यूएशन को सीआर करेंगे और पीबीडी को डीआर करेंगे। तो अकाउंट्स में दो ही चीज़ें होती हैं, अकाउंट्स क्रिएट करना और अकाउंट्स को ख़त्म करना। वंस एक बार आपका सेंस डेवलप हो गया ना, आपको अकाउंट्स में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपल लगेगा। इसके बाद है आखिर में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो विच इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नाम मात्र का खाता है। नाम मात्र के खाते का मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए नाम के लिए खोला गया है। जैसे कुछ हमारे नाम के दोस्त होते हैं, उनसे मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, कुछ हमारे परमानेंट होते हैं। तो नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र के। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाम मात्र का टेम्पररी अकाउंट है। तो आखिर में इसका जो भी रिजल्ट होगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर आप रिवैल्यूएशन खाता का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीआर साइड में आपके प्रॉफिट आते हैं मान लीजिए 80,000 के, और डीआर साइड में आपके लॉसेज आते हैं मान लीजिए 60,000 के। तो अब दोनों का जो गैप है 20,000 रुपये, तो इसको बैलेंस सीडी नहीं करते, यानी इसका बैलेंस निकालने के बाद बैलेंस सीडी नहीं लिखते, इसे आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो यहाँ से अगर आप अकाउंट से एंट्री बनाना सीखें, दो चीज़ें होती है, एंट्री से अकाउंट बनाना जो कि सीधा सस्ता है, और एक होती है सेंस डेवलप करना कि अकाउंट से एंट्री कैसे निकलेगी। तो यहाँ से आपकी एंट्री निकल जाएगी रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो लॉस के केस में उल्टी एंट्री होगी। अगला जो टॉपिक आता है इसी के अंदर वो है एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ऐसा हो सकता है कि नए पार्टनर के आने से पहले हमारे पास कुछ पुराने प्रॉफिट्स या पुराने रिजर्व पड़े हों, वो हमारी बैलेंस शीट में होंगे। आपको एडमिशन के समय यानी उसके आने से पहले की जो बैलेंस शीट होगी उसमें यहाँ पे हो सकता है P&L दिखाई दे, किस तरफ, लायबिलिटी साइड में। अगर लायबिलिटी साइड में P&L आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इट हैज़ अ सीआर नेचर। और सपोज कीजिए 60,000 है, इसका मतलब है 60,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के पास पड़ा है, तो क्या होगा, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। जस्ट बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा, क्योंकि जो मेहनत से, जो पैसा ए और बी ने अपनी मेहनत से कमाया है उसमें सी को हिस्सा क्यों ही मिलना चाहिए, तो वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर एंट्री कैसे होगी सर, अगर P&L सीआर हो रखा है तो आपको उस P&L को डीआर करना है और एंट्री करनी है इस तरह से P&L अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन आप याद रखिएगा P&L आपको इस तरफ भी दिखाई दे सकता है। अगर वो असेट साइड में दिखाई देता है तो जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होती उनको लगता है असेट साइड में P&L है मतलब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है। अगर असेट साइड में जो होता है उसका डीआर नेचर होता है, और जो डीआर साइड का P&L होता है वो लॉस को इंडिकेट करता है, मतलब ये फिक्टिशियस असेट्स होता है। तो मान लीजिए कि इनके पास 40,000 रुपये के लॉसेस पड़े हैं डीआर नेचर के, तो फिर आपको P&L को सीआर करना पड़ेगा
और ओल्ड पार्टनर्स को डीआर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि पी&एल की जो भी मौजूदा पोजीशन है आपको उससे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का वो बोल सकते हैं, वो उल्टा करते ही वो खाता समाप्त हो जाएगा और टेक्निकली इसे बोलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन पार्टनर्स। यानी आपको जो भी पुराना मैटर है ना उसे क्लोज कर देना है। अगर आपकी बैलेंस शीट है पुरानी, उसमें जनरल रिजर्व होगा तो आपको लाइबिलिटी साइड में ही दिखाई देगा। पी&एल इधर या उधर हो सकता है, जनरल रिजर्व आपको इसी तरफ दिखाई देगा। और आपको मान लीजिए जनरल रिजर्व 90,000 रुपये दिखाई दे रहा है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इट हैज़ अ सीआर नेचर। तो अब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व डीआर हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो हो सकता है कि वो आपको पुराने प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट करने के लिए बोले, वो आप कर लेना। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर पी&एल आपका डीआर नेचर का है तो वो असेट साइड पे रिफ्लेक्ट होगा, वो लॉस को इंडिकेट करेगा, उसको आप राइट ऑफ कर देना, पी&एल नीचे आ जाएगा, एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू पी&एल। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर्स में जो एंट्री आती है वो अक्सर ओल्ड रेशो में होती है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन में ये होता है कि कई बार ये दो तरह से होता है, एक होता है नए के बेसिस पे और एक होता है पुराने के बेसिस पे। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ फिर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे सपोज करो ए और बी हैं और इनकी फर्म में सी आता है, तो एक टोन ये हो सकता है कि सी ये कहे कि जैसी मेरी कैपिटल है उसी तरह से आपको कैपिटल एडजस्ट करनी होगी प्रोपोर्शनेटली। इसका ये मतलब नहीं है कि सी 80,000 रुपये लाएगा तो ए और बी की कैपिटल 80,000 होनी चाहिए। बेसिक इसका मतलब होता है कि सी का जो रेशो है और सी की जो कैपिटल है उसी रेशो में ए और बी की कैपिटल होनी चाहिए। तो एक तो ये होता है, और एक ओल्ड बेसिस पे एडजस्टमेंट होता है, उसमें ए और बी मिलके ये तय करते हैं कि सी आपको इतने पैसे लाने होंगे। अगर मैं समझा पाया तो पहले किस्से में सी ये तय करेगा, सी आएगा, सी मतलब नई बहू कह लो, नई बहू आएगी और नई बहू आके तय करेगी कि सास ससुर की कैपिटल कितनी होगी। और एक तरीका ये होता है जिसमें सास ससुर मिलके तय करते हैं कि नई बहू की कैपिटल कितनी होगी। ये मैं दोनों आपको लैंग्वेज और क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज कीजिए आप सीधे इस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे इसमें है कि सी 1/6 हिस्से के लिए 50,000 पूंजी लाता है, तो नई बहू कैपिटल लेके आ गई, ठीक है, 50,000 रुपये। और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल और बी की कैपिटल 1,70,000 और 92,000 है और नया अनुपात 3:1 है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको नई की कैपिटल दे रखी है। अब नए की कैपिटल कितनी है 50,000 और नए का रेशियो क्या है 3:1। 3:1 यानी नए वाले का हुआ 1/6। 1/6 का आप उल्टा करेंगे, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा 3 लाख रुपया। कि सर ये क्या हुआ, नई बहू की कैपिटल से पूरी फैमिली की कैपिटल डिसाइड होगी विच इज़ 3 लाख। अब 3 लाख डिसाइड हो गया, अब आप इस 3 लाख को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इस 3 लाख को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया। अब क्या होगा, जो पहले ससुर जी हैं जिनकी कैपिटल 1,70,000 है, तो 1.5 लाख उसकी कैपिटल थियोरेटिकली होनी चाहिए और 1,70,000 की कैपिटल है, यानी उसकी कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है तो वो कैपिटल निकालेगा। तो जो ए है वो इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया तो वो पूछेगा कि क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ए 20,000 रुपये निकालेगा। अगर बी की बात करें तो बी की कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए लेकिन उसकी कैपिटल 92,000 रुपये है, तो बी 8,000 रुपये लाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लंबे क्वेश्चन आए, लंबे आएंगे नहीं एमसीक्यू में तो, लेकिन अगर लंबे क्वेश्चन आए तो 3 एंट्री करनी पड़ेगी। पहले सी लाएगा, उसकी एंट्री होगी कैश टू सीज कैपिटल। दूसरी एंट्री में ए 20,000 निकालेगा, उसकी एंट्री होगी। और तीसरी एंट्री में जैसे बी को 8,000 रुपये लाने होंगे उसकी एंट्री होगी। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं और आपको मैंने कह ही दिया, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद होता है कभी कभी पुराने लोग तय करते हैं नए का क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ए की कैपिटल और बी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 1,50,000 है, ठीक है। इसमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है और सी को हमने प्रवेश दिया और हमने उसे कहा 1/6 के लिए आपको हम प्रवेश दे रहे हैं, यू आर एंटर्ड फॉर 1/6 प्रॉफिट्स, और नया रेशो 3:1 है। तो क्वेश्चन लगभग सेम है लेकिन अभी तक आप गौर करो, नई बहू की कैपिटल नहीं आई है, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं आई है। अब यह निश्चय किया जाता है कि ए और बी की कैपिटल को बेस मान के सी की कैपिटल लाया जाएगा, यानी ए और बी को बेस मान के सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, आनुपातिक पूंजी लाएगा। तो इसका लॉजिक क्या होता है, देखिए अभी आपको ए की कैपिटल और बी की कैपिटल पता है, जैसे ए की कैपिटल और बी की कैपिटल पता है और इन दोनों की कैपिटल मिला लो तो 1.5 लाख रुपये है। इसे क्या कहेंगे, टोटल कैपिटल नहीं, इसके लिए सही शब्द है कंबाइंड कैपिटल, इसे हम कंबाइंड कैपिटल कहेंगे। अब आप ये देखो, जो नई बहू है उसका रेशियो है 1/6, जो सी है उसका रेशियो है 1/6। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए और बी का रेशियो देखें तो ए और बी का रेशियो हुआ 5/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी की कैपिटल को देख के और ए और बी के रेशियो को देख के कुछ कैलकुलेशन करनी है। वो ये है कि 1.5 लाख रुपया इंटू 5/6 का उल्टा कर दो 6/5, ठीक है। इसको यूँ बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया कंबाइंड कैपिटल है, तो व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1,80,000।
1.5 लाख रुपए अगर ए और बी की कैपिटल है तो पूरी फैमिली की कैपिटल 1,80,000 होनी चाहिए। इसका मतलब बाकी का जो अंतर है, बाकी का जो डिफरेंस है वो नहीं को लाना होगा। तो यूँ भी कर सकते हैं कि 1,80,000 का 1/6 समझ के 30,000 रुपये सी को लाना होगा। तो ये है, अगर आपने ध्यान से सुना हो या भले आप वीडियो को 5 मिनट प्री कैप कीजिए, वापस से रिकैप कीजिए, तो आप पाएंगे पिछले में नई बहू ने तय किया कि पुरानों की कैपिटल कितनी होगी, और इस क्वेश्चन में पुरानों ने तय किया कि नए की कैपिटल कितनी होगी, नए को कितने पैसे लाने होंगे। ये रिलेटिवली आसान है, इसमें ज़्यादा हलचल नहीं होती। पुरानों की कैपिटल हमें पता होती है, उस कंबाइंड कैपिटल से अपन टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं, और टोटल कैपिटल से हमेशा दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों ही क्वेश्चनों में या दोनों ही तरह के क्वेश्चनों में आपको टोटल कैपिटल निकालनी होती है। टोटल कैपिटल निकालने के बाद जो गैप है वो गैप नए पार्टनर को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक है जो पिछले एमसीक्यू में आया था, गुडविल एमसीक्यू में, लेकिन ये टॉपिक भी यहाँ पे कह सकते हो, गुप्त ख्याति। कई बार हमें हिडन गुडविल निकालनी होती है। हिडन गुडविल में क्या होता है, नया पार्टनर फर्म से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे जितनी कैपिटल देनी चाहिए उससे वो ज़्यादा कैपिटल ले आता है। तो ये जो ज़्यादा वो दे रहा है दैट इज़ फॉर गुडविल के लिए दे रहा है, ये सैद्धांतिक मतलब है, लेकिन इससे कुछ आपका हल सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी की कैपिटल है वो है 1,50,000 और सी 1/6 के लिए प्रवेश दिया जाता है और सी 40,000 रुपये लाता है, और आपको कहा जाता है फर्म की ख्याति ज्ञात करो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब आपको किसी को लग सकता है जिसने गुडविल नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो कहेगा सर गुडविल के लिए तो प्रॉफिट्स होने चाहिए ना, प्रॉफिट्स के बेस पे गुडविल निकलती है। हाँ, तो एक थ्योरी क्वेश्चन ये बनता है कि कैपिटल के आधार पर जो गुडविल निकाली जाती है उसे कहते हैं गुप्त ख्याति या मानी गई ख्याति, हिडन गुडविल और इन्फर्ड गुडविल। कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें सी आया, हाँ सर आया। सी का कैपिटल कितना है, 40,000 है, तो आप 40,000 रुपये ले लो और सी के रेशियो का रेसिप्रोकल ले लो, इसको व्युत्क्रम भी बोलते हैं हिंदी में। तो 40,000 का व्युत्क्रम हुआ 2,40,000, 40,000 इंटू 6/1 करने पे आया 2,40,000। इसका यूँ मतलब होता है कि सी की कैपिटल अगर 40,000 है तो फर्म की कैपिटल 240 होनी चाहिए, थ्योरेटिकली फर्म की कैपिटल 240 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम देखें ए की कैपिटल 1,00,000 रुपये है, बी की कैपिटल 50,000 है, इवन सी की कैपिटल को मिला लें, तो भी इनकी जॉइंट या पूरी टोटल कैपिटल 1,90,000 रुपये होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल है वो है 1,90,000 रुपये है एक्चुअल कैपिटल, और इस फर्म की जो एक्सपेक्टेड कैपिटल है वो है 2,40,000। इन दोनों का जो गैप है उसे कहते हैं गुडविल। ठीक है, मतलब ये फर्म ने नए को इतना इम्प्रेस कर दिया, मतलब देखा जाए ना लॉजिकली सी को इतने पैसे नहीं लाने चाहिए थे जितने वो ले आया। इसका मतलब हम ये मानते हैं कि वो गुडविल से इम्प्रेस होकर लेके आया है। तो फाइनली आप ये समझ गए, पहले क्या होगा, सी के रेशियो के बेसिस पे उसके रेशियो को उल्टा करके फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए वो निकालेंगे, और फिर फर्म की एक्चुअल कैपिटल से कंपेयर करेंगे, और फिर जो दोनों का अंतर आएगा वो गुप्त ख्याति कहलाएगा, हिडन गुडविल। ये जनरली हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है। अब एक आता है जब असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज़ में चेंज ना करना हो। ये क्या टॉपिक है, यूँ समझिए कि जनरली ये होता है कि जब नया पार्टनर आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने जैसे बताया असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। रिवैल्यू करने के बाद जो बैलेंस शीट बनती है उसके अंदर उनके नए मूल्य दिखाए जाते हैं। सरल भाषा में बताऊं कि पहले हमने बिल्डिंग को बुक्स में 2 लाख रुपए दिखा रखा था, और जब नया पार्टनर आया तो हमने बिल्डिंग को 3 लाख पर रिवैल्यू किया। तो फिर अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसके अंदर अब नया मूल्य आ गया है, तो आप कहेंगे कि हम इसे नए मूल्य पर दिखाएंगे 3 लाख पे। तो जनरली ये होता है। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट कर लें कि हम असेट्स का रिवैल्यूएशन तो करेंगे लेकिन हम असेट्स को उसकी ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाएंगे, आप इसे जिद कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने यही कहा कि हम असेट्स को रिवैल्यू तो करेंगे, प्रॉफिट लॉस का पता तो करेंगे, लेकिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर तो हम पुराना वाला वैल्यू ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस पर्पज़ से आप जो खाता बनाओगे उसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। जब आप ये कंडीशन डाल दोगे ना तो फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा रिवैल्यूएशन जैसा होता है और दूसरे हिस्से में उसका रिवर्स किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए, ये मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है, ठीक है, पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो अगर आपकी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा तो पहली बार में उसे यहाँ लिखा जाएगा CR में। आपकी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ने पे आपको प्रॉफिट होगा इसलिए उसे CR में लिखा जाएगा, लेकिन फिर वापस उस बात को DR में भी लिखा जाएगा, सेकंड हिस्से में उसे DR में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, अगर टेक्निकली आप समझ पाओ तो ऐसा उस इंक्रीज़ के असर को समाप्त करने के लिए करते हैं।
कि अच्छा सर अब क्या होगा। अब ये होगा कि आपके रिवैल्यूएशन, पहला हिस्सा तो कैसा है, पहला हिस्सा रिवैल्यूएशन जैसा है, तो आपका नतीजा आएगा जैसे आपका प्रॉफिट आया, ठीक है। आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप ओल्ड रेशो में, और फिर जो आप नीचे बना रहे हैं वो उसका मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज होता है मतलब उल्टा होता है। पहले हिस्से में जो चीज़ CR में लिखी जाती है वो चीज़ दूसरे हिस्से में DR में लिखी जाती है। पहले हिस्से में जो चीज़ DR में लिखी जाती है दूसरे हिस्से में वो चीज़ CR में लिखी जाती है। तो ये जो मिरर इमेज होती है, उस मिरर इमेज की वजह से वापस जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो रिवर्स साइड में क्रिएट होगा, और उसे आप न्यू रेशो में लिखेंगे। यानी पहली एंट्री आपको ओल्ड, पहला पार्ट का समापन आपको ओल्ड रेशो में करना है, और दूसरे पार्ट का समापन आपको न्यू रेशो में करना है। इस तरह से 2 एंट्रियाँ बनती है, और इस चीज़ को बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। एडमिशन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सपोज कीजिए A और B 2 भागीदार हैं, प्रॉफिट और लॉस को 5:3 के रेशो में बांटते हैं, C का प्रवेश लेते हैं, लाभों में 3/10 भाग देने के लिए सहमत होते हैं। ABC का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। ये सबसे बेसिक तरह का कैश क्वेश्चन है जिसमें रेशो कैलकुलेशन देनी है। आप कहेंगे सर रेशो दे तो रखा है, नहीं, आपको केवल C का रेशो दे रखा है, ठीक है, आपको केवल C का रेशो दे रखा है 3/10। तो अब आप क्या करेंगे, पहले आप इसमें से C का रेशो लेस करेंगे, ठीक है। C का रेशो लेस करने के बाद, थोड़ा सा साउंड आ रहा है लेकिन मैं रोकूंगा नहीं वीडियो। C का रेशो लेस करने के बाद ये जो आएगा इसे आप A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसे यूँ कहते हैं C को देने के बाद जो बचेगा उसे आप A और B में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे A का रेशो है 5/8 और B का रेशो है 3/8। तो ये बहुत सिंपल होता है। नए पार्टनर को जो देना है वो दे दो, जो बचेगा उसे बोलेंगे रिमेनिंग रेशो, और रिमेनिंग रेशो को पहले की तरह पुरानों में बांट दो। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोला तो कभी कभी वो बोल देता है कि शेष हिस्से को साझेदार अब इस तरह बांटेंगे। तो अगर क्वेश्चन ने लैंग्वेज चेंज कर दी तो ठीक है, अदरवाइज जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आपको पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहले का आंसर आ गया लाइक 35/80, दूसरे का आ गया लाइक 21/80, है ना। तो 35 और 21 को मिलाओगे तो 56 होते हैं। 80 में से रिड्यूस करोगे तो बाकी 24 पॉइंट बचेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 35:21:24, ठीक है। तो इस तरह से आपका न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में सेकंड कहता है कि आपका जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन खाता है उसका जो दूसरा भाग है उसका जो बैलेंस होगा उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो मैंने बताया कि MR जो होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, उसका फर्स्ट पार्ट ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में, और उसका जो सेकंड पार्ट होता है वो ऑल पार्टनर्स में या कहें न्यू रेशो में बांटा जाता है। जैसे क्या कहना चाहता हूँ, जैसे पहले मान लीजिए A और B पार्टनर थे, तो पहला हिस्सा तो A और B में जाएगा, और C के आने के बाद अब पार्टनर्स के नाम हो गए ABC, तो जो दूसरा हिस्सा है वो ABC यानी ऑल पार्टनर्स के रेशो में बांटा जाएगा। और तो इससे पहले फायदे का अनुपात नहीं, त्याग का अनुपात नहीं, नए लाभ विभाजन अनुपात में हाँ, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। पार्टनरशिप के क्वेश्चनों में 4 तरह के रेशो होते हैं, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, और इनका जो डिफरेंस होता है या तो वो सेक्रीफाइस रेशो होता है या वो गेन रेशो होता है, ठीक है। तो उन चारों में से ये ऑप्शन देने में उसको आसानी होती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेकंड पार्ट आपका न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद कहता है नए साझेदार के प्रवेश पर असेट्स के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो उससे क्रेडिट किसको किया जाएगा। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। आपकी बिल्डिंग 2 लाख से 3 लाख हो गई तो आपको मज़ा आ गया तो आपको रिवैल्यूएशन को CR करना है और बिल्डिंग को DR करना है। बिल्डिंग या जो भी आपकी असेट है उसको DR करना है। तो क्वेश्चन होते तो आसान है लेकिन आपको देखना होता है उसने क्या पूछा। उसने पूछा है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड, क्रेडिट किसको किया जाएगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को CR करोगे तो आप चारों ऑप्शन देखोगे तो अब आप कहोगे सर इसमें रिवैल्यूएशन है ही नहीं। तो चलो मज़ेदार बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह कभी कभी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखा जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन आंसर देखने को मिल सकता है पर कुछ लोग असेट्स के रिवैल्यूएशन के लिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। ये कम पॉपुलर प्रैक्टिस है क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जनरली हम एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की जगह P&L एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड मिले तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये आंसर लिखना है, ए इसका आंसर होगा। अच्छा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है तो मैंने आपको सिंपल बताया, अगर आप अपनी असेट्स को ओल्ड वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाहते हो, यानी ये है पुरानी बैलेंस शीट, ये है नई बैलेंस शीट, आप चाहते हो कि बिल्डिंग यहाँ पे जिस मूल्य पे थी नई बैलेंस शीट में भी बिल्डिंग उसी मूल्य पे रहे, यानी आप असेट्स की वैल्यू को
असेट्स का जो प्रॉफिट लॉस है उसे तो कैलकुलेट करना चाहते हो, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो ओल्ड वैल्यू पे करना चाहते हो, तो इस खास पर्पज से आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप सारे ऑप्शन देखेंगे तो सी और डी में देखिएगा, सी में कहता है संपत्ति व दायित्व दोनों को नए चिट्ठे में नए मूल्य पर दिखाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले रास्ते से जाओगे तो आपको नई वैल्यूज दिखाई देंगी। संपत्ति व दायित्व दोनों को नए चिट्ठे में पुराने मूल्य पर दिखाने के लिए, हाँ, इस रास्ते पे जाने के लिए हम एमआर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर में डी आंसर होगा। इसके बाद सेक्रीफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है, तो मैं कल से ही क्या इस वीडियो में चिल्लाता जा रहा हूँ, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो हटाओगे तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। पहले मेरे पास 10 रुपये थे, अभी मेरे पास 7 रुपये हैं, इसका मतलब है कि मैंने 3 रुपये का सेक्रीफाइस कर दिया। रेशियो की कैलकुलेशन कुछ ऐसा होता है कि पहले हमारे पास 10/20 था, अब हमारे पास 7/20 है, तो इसका मतलब है 3/20 हमने सेक्रीफाइस कर दिया। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन होते हैं, न्यू रेशियो आपको समहाउ आपने कैलकुलेट कर लिया, उन दोनों का जो गैप होगा उसे सेक्रीफाइस रेशियो या त्याग का अनुपात कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि गुडविल का पैसा जो होता है वो सेक्रीफाइस रेशियो में क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हुआ ओल्ड माइनस न्यू, आप देखिए बी वाला सही है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय, हाँ, फर्म के विघटन के समय नहीं, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय, हाँ, तो ए व सी दोनों हाँ, तो ये आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली 3 सिचुएशन में बन सकता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी बनता है, जब किसी का रिटायरमेंट होता है तब भी बनता है, और कभी कभी पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं। अगर पार्टनर्स अपना रेशो चेंज करते हैं तो उस समय भी रिवैल्यूएशन बन सकता है। हालांकि उस समय पॉपुलर प्रैक्टिस ये है कि रिवैल्यूएशन की बजाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते हैं, लेकिन आंसर हो तो सकता है कि पार्टनर्स के रेशो के चेंज के समय भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और ये जो लिखा हुआ था ना, फर्म के समापन के समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, क्योंकि जब फर्म को समाप्त कर दिया जाता है तो असेट्स लायबिलिटीज को बेच दिया जाता है, तो बेचने पे जो प्रॉफिट लॉस होता है उसके कैलकुलेशन के लिए रियलाइजेशन खाता या वसूली खाता बनाया जाता है। इसके कहता है निम्न में से कौन सी एक समस्या फर्म में नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न नहीं होती। तो ये कह रहा है कि जब नए पार्टनर की एंट्री होगी तो कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको असेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, हाँ, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हाँ, आपको बीमा पॉलिसी का अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, नहीं, आपको गुडविल का वैल्यूएशन और गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हाँ, तो इसका आंसर सी रहेगा। बीमा पॉलिसी का एडजस्टमेंट आपको जनरली रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चनों में करना होता है। जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसकी पॉलिसी का एडजस्टमेंट होता है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो आपको पॉलिसी का एडजस्टमेंट करना होता है। तो पॉलिसी का जो एडजस्टमेंट होता है वो रिटायरमेंट और डेथ वाले क्वेश्चनों में होता है, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद है अजय और शाहरुख समान रूप से लाभ साझा करने वाले साझेदार थे, उनकी पूंजी 80 और 60 हज़ार थी। उन्होंने काजोल को पार्टनर बनाया, काजोल 50,000 रुपये लाती है, गुडविल का वैल्यूएशन है। वापस ये वही हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है। इसमें काजोल की कैपिटल हमें पता है और काजोल का रेशो हमें पता है। काजोल के रेशो का रिवर्स या रेसिप्रोकल करेंगे तो इससे इनकी टीसी आ जाएगी, टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाएगी। और फिर आप अजय, शाहरुख और काजोल की एक्चुअल कैपिटल देख लेंगे। अजय की कैपिटल 80,000 है, शाहरुख की कैपिटल 60,000 है, काजोल की कैपिटल 50,000 है, इन सब की एक्चुअल कैपिटल 1,90,000 है। तो इन दोनों कैपिटल का जो डिफरेंस है वो आपका हिडन गुडविल कहलाएगा। तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे। इसमें जैसे लिखा है कि ना उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया, सीधा यहाँ से क्वेश्चन लिखा है, सी को उन्होंने फर्म में प्रवेश दिया, सी 30,000 रुपये की कैपिटल लाया और ए और बी का रेशो 3:2 था और कैपिटल को आधार मानिए और पूंजी को लाभ हानि अनुपात में करना है, तो ए और बी की आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, पर बेसिकली बात यह है कि 2 पार्टनर हैं, उनका रेशो दे रखा है। इस क्वेश्चन ने मेहरबानी आपको न्यू रेशो भी दे रखा है, नहीं तो न्यू रेशो आपको निकालना पड़ता। न्यू रेशो दे रखा है 9:6:5। अब छोटी सी बात यह है कि जो नया पार्टनर आया, नया पार्टनर 30,000 रुपये लाया, ठीक है, उसका जो रेशो है वो 1/4 है। ये नई बहू वाला क्वेश्चन है। नई बहू आई टम करती हुई और टोटल कैपिटल 1,20,000 रुपये हो गई, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि नई बहू को बेस माने तो फर्म्स टोटल कैपिटल शुड बी 1,20,000। अब इस 1,20,000 में को आप 9:6:5 में बांट दो, इससे आपको पता लग जाएगी कि किसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। 1,20,000 रुपये इज़ द टोटल कैपिटल ऑन न्यू बेसिस
और 9/20, 9/20 को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी पहले पार्टनर की कैपिटल 54,000 होनी चाहिए। और अगर आप दूसरे को कैलकुलेट करें तो दूसरे की कैपिटल 36 होनी चाहिए। नए की कैपिटल तो ऑलरेडी गिवन है, वही तो सबको नचा रही है। तो पहले की कैपिटल 54 होनी चाहिए, दूसरे की कैपिटल 36 होनी चाहिए, है ना। ये हमने नए के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट किया। और फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ए की कैपिटल 54 से ज़्यादा है तो वो निकाल लेगा, और अगर उसकी कैपिटल 54 से कम है तो वो लेके आ जाएगा, ऐसे होता है। और अभी के लिए एक लास्ट क्वेश्चन दीजिए। सबके आंसर्स नीचे गिवन है तो आपको जल्दी जल्दी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सबके आंसर्स हैं। PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। ए और बी एक फर्म में पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल 54 और 36 है। उन्होंने सी को प्रवेश दिया और सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया, तो बताओ सी कितने रुपये लाया। तो अब आपको देखो, ए की कैपिटल पता है और बी की कैपिटल पता है, और मैं यूँ कह दूँ कि आपको कंबाइंड कैपिटल पता है, आपको सी पता है, कंबाइंड कैपिटल। अच्छा, सी का रेशो अगर 1/3 है तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी का रेशो 2/3 है। अगर नए का रेशो 1/3 है तो पुरानों का रेशो 2/3 है। अब आप 2/3 का उल्टा करेंगे तो आपको टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। 2/3 का उल्टा कीजिए 3/2, तो आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा 1,35,000। इसको आप 1-2 बार बोलना सीखिए कि अगर ए और बी दोनों की कैपिटल 90,000 है तो टोटल कैपिटल 1,35,000 होनी चाहिए। इसका मतलब शेष कैपिटल सी लाएगा, तो शेष कैपिटल सी 45,000 रुपये लाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि बाकी की कैपिटल 45,000 उसे लानी पड़ेगी। चलिए अब अपना रिटायरमेंट वाला टॉपिक करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ वाला। ओके, तो अब अपन बात करेंगे अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो रिटायरमेंट हो जाए तो क्या होगा। एक आपको बात समझ में आनी चाहिए, जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुरानी पार्टनरशिप टूट जाती है। जैसे मान लीजिए पहले ए और बी के बीच में पार्टनरशिप थी और सी आ गया, तो अब जो नई पार्टनरशिप बनी, नया अनुबंध बना, वो ए बी और सी के बीच बना, तो पुरानी पार्टनरशिप का समापन हो जाता है। या इसी तरह से मान लीजिए पहले ए बी सी डी 4 पार्टनर होते थे और डी इनमें से चला जाता है, डी चला जाता है, डी ने कहा मैं जा रहा हूँ, भले आप लोगों को कंटिन्यू करना है तो करो। तो ABC के बीच में नई पार्टनरशिप का जन्म होगा और पुराने चारों के बीच की जो पार्टनरशिप होगी उसका समापन होगा। इस चीज़ को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म बोलते हैं। यहाँ पे फर्म का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, फर्म का समापन नहीं हो रहा है। एक वर्ड होता है पार्टनरशिप का समापन और एक होता है फर्म का समापन। तो जब साझेदारों के मध्य आपसी संबंध बदल जाते हैं, आप उनके म्यूचुअल रिलेशन या परसेंटेज बदल जाते हैं, तो उसे अपन पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कहते हैं। फर्म डिसोल्यूशन इज़ अ बिगर थिंग, वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें तो पूरी फर्म पे ताले लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई फर्म पे ताले नहीं लग रहे, फर्म कंटिन्यू चल रही है, बस उनके आपस में रेशो या आपसी संबंधों में बदलाव आ गया है। इसे हिंदी में साझेदारी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म कहते हैं। खैर, अब पार्टनर अपनी एज की वजह से जा सकता है, उसके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जा सकता है, या उनमें आपस में अब लड़ाई झगड़ा होने लग गया, मनमुटाव होने लग गया, बोलचाल बंद हो गई, उस वजह से जा सकता है। तो बहुत सारे न्यूमरस रीज़न से कोई पार्टनर फर्म को छोड़ सकता है। अवकाश ग्रहण वाले क्वेश्चन वो होते हैं जब एक जना चला जाए, उसका हिसाब कर दिया जाए और बाकी लोग कंटिन्यू करें, बाकी लोग कहें कि हम तो अपना व्यापार चलाएंगे, हम ऐसे जमा जमाया बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, तो वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की सिचुएशन होती है। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसे क्या क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, जितनी कैपिटल उसने फर्म में लगा रखी है वो मिलेगी, उसका जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में हिस्सा है वो मिलेगा। और अगर गुडविल वैल्यूएशन करी, क्योंकि क्या होता है जब पार्टनरशिप बनती है उसी समय तय कर दिया जाता है कि एडमिशन के समय गुडविल वैल्यूएशन होगा और रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यूएशन होगा, और जाने वाले को उसका हिस्सा दिया जाएगा। तो सपोज करो फर्म की गुडविल 4 लाख है और जो सी जा रहा है उसका रेशो 1/4 है, तो 1 लाख रुपये उसे गुडविल का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा असेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, उसका जो हिस्सा होगा वो उसको मिलेगा। और इसके अलावा अगर फर्म ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, सबके जीवन पे पॉलिसी ले रखी है, देखो एक तो होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, ए की पॉलिसी, बी की पॉलिसी, सी की पॉलिसी, तो सी की डेथ होगी तो सी को हिस्सा मिलेगा, इस तरह से होता है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, किसी की भी डेथ हो जाए तो आपको हिस्सा मिलेगा। पैसा बीमा कंपनी से 2 दशाओं में मिलता है, या तो पॉलिसी मैच्योर हो जाए, ठीक है, अब आराम सुनना, वैसे वो इंश्योरेंस वाले टॉपिक में मैं अच्छे समझाऊंगा, पर एक होता है कि जैसे पॉलिसी मैच्योर हो जाए, आपने 20 साल के लिए पॉलिसी ली, 20 साल पूरे हो गए तो आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दूसरा केस होता है मिस हैपनिंग, उसमें क्या होता है जैसे पॉलिसी ली आपने 20 साल के लिए, 4 साल के बाद कोई एक बंदा मर गया तो भी आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। और एक होता है पॉलिसी को बीच में छोड़ देना, उसमें क्या होता है कि आपका टाइम पूरा नहीं हुआ, ना किसी की डेथ हुई, लेकिन आपने पॉलिसी को बीच में ही सरेंडर कर दिया। अगर आप सरेंडर करते हैं बीमा कंपनी को तो आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं और उसको सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि सी जा रहा है और उस समय सरेंडर वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपया है, तो
तो 2 लाख रुपए का सरेंडर वैल्यू का 1/4 हिस्सा उसको मिलेगा। मैं आपको बस समझाना ही चाह रहा हूँ कि एक रिटायर होते पार्टनर्स को इन चारों पाँचों आइटमों का योग मिलता है, लेकिन इसमें ये बात है कि अगर रिवोल्यूशन में लॉस होगा तो वो उतना हिस्सा उसका काट लिया जाएगा, या उसने रिटायरमेंट के दिन तक जो ड्राइंग की है, वो रिटायरमेंट के दिन तक जो इसने ड्राइंग की है वो पैसा काट लिया जाएगा। तो वो जोड़ जाड़ देना आप, ठीक है। रिटायरमेंट पे जो आपको खाते बनाने पड़ेंगे वो है एक तो रिवोल्यूशन खाता, एक है पार्टनर्स कैपिटल। आपको हमेशा बनाना पड़ता है, एडमिशन से लेके किसी भी तरह का पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन हो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात है। और अगर जाने वाले का आपने हिसाब नहीं किया तो आपको उसका लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर आपने पूरा भुगतान नहीं किया तो। इसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो अगर हमने जाने वाले पार्टनर का पूरा भुगतान नहीं किया तो उसकी राशि को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कल तक जिसे हम कैपिटल बोलते थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका नाम सी है, सी चला गया, तो आप अच्छा तो क्या है कि आप उसका पैसा दे दो, उसका पैसा दे दो, सी इज कैपिटल टू कैश। लेकिन आपके मेरे लिए कहना आसान बात है कि सी का हिसाब कर दो, उसके 8 लाख रुपए बनते हैं तो 8 लाख रुपए दे दो, सी इज कैपिटल टू कैश। लेकिन कई बार ऐसा थोड़ा ना है कि है ना, वो जा रहा है तो आपके पास इतने पैसे पड़े ही हैं और उसके जाने के बाद भी तो बिज़नेस करना है, तो हम उसको बोलते हैं भाई ऐसे क्या कर रहा है, बाद में ले लियो पैसे। तो फिर हम उसके अकाउंट का नाम चेंज कर देंगे। पहले उसके अकाउंट का नाम कैपिटल था, अब उसके नाम का नाम हो जाएगा लोन। तो एंट्री बन जाएगी सी इज कैपिटल टू सी इज लोन। अब ये सी तो मैं नाम मन से दे रहा हूँ, तो आपको टेक्निकली एंट्री याद करनी पड़ेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। जो होशियार बच्चे हैं जिनको अब अकाउंट समझ में आने लग गई है वो समझ जाएंगे कि जब हम कैपिटल को DR करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल हैज़ अ CR नेचर। तो जब हम करते हैं सी इज कैपिटल DR तो उसका मतलब होता है सी का पूंजी खाता खत्म हो गया और नीचे आ जाएगा टू सी इज लोन, तो सी का लोन अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। और इसमें गुडविल का बहुत ही खास तरह से एडजस्टमेंट होता है। वो ये होता है कि जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर देते हैं और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको DR कर देते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि सी जा रहा है तो सी को तो हम क्रेडिट कर देंगे और उसके जाने का फ़ायदा A और B को मिला है तो A और B को हम DR कर देंगे। तो सपोज़ करो 2 लाख रुपए की गुडविल है, 2 लाख रुपए गुडविल है और सी का हिस्सा 1/4 है, तो हम उसको तो कर देंगे CR, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि A और B का फ़ायदे का रेशो हमने निकाला, वो अभी अपन बात करेंगे। अगर हमने A और B के फ़ायदे का रेशो निकाला वो 5:3 है, तो 50,000 को अपन 5:3 में बांट देंगे, तो जो भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक होता है वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण या मृत्यु। अब क्या होता है जनरली, तो क्या होता है जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल को व्यापार शुरू होता है, वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च 2024 को वर्ष समाप्त होना है। लेकिन जो सी है वो कहता है मैं तो जून में चला जा रहा हूँ, बस मैं तो जा रहा हूँ, मेरा मन भर गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब उसने अप्रैल, मई और जून 3 महीने काम किया, तो आपको 3 महीने के लिए कुछ एंट्रीज़ करनी पड़ सकती है। हो सकता है उसके हमने सैलरी तय कर रखा है कि 5,000 रुपये से इसकी सैलरी होगी, तो रिटायरमेंट के दिन तक 3 महीने की सैलरी हमें उसे देनी पड़ेगी, जिसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट DR टू सीज कैपिटल। कि सर ये एंट्री तो देखी हुई है, बिल्कुल। आपने आज ही के वीडियो में जो स्टार्टिंग हुआ तो मैंने आपको बताया था कि कोई अगर पार्टनर सैलरी मांगता है तो उसके लिए इनकम है, फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, फर्म उसे DR करेगी, तो सैलरी को DR किया जाएगा और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको CR करेंगे। इसी तरह से 3 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉमिस कर रखा है, मान लीजिए इसकी कैपिटल 5 लाख रुपए है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5 लाख रुपए 12% 3 महीने का जो भी उसका ब्याज बनेगा 15,000 के आसपास, वो 15,000 के ब्याज की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल। इसके अलावा एक खास बात होती है कि वो बोलेगा मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, इन 3 महीनों में फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ों की संभावना है। हो सकता है कि हमने 3 महीने के अकाउंट्स हम बनाए और 3 महीने के अकाउंट से हमें पता लगे कि हमने इन 3 महीनों में 1 लाख रुपए कमाया, सपोज कीजिए। लेकिन अधिकतर ऐसे पता नहीं होता है, तो फिर आपको लास्ट ईयर को बेस लेना पड़ता है, क्योंकि अभी जो ईयर चल रहा है वो है 23-24, तो इससे पहले प्रॉफिट था 22-23 में। तो सपोज कीजिए 22-23 में 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था पूरे साल में, तो हम इसको यूँ निकालेंगे कि 6 लाख का प्रॉफिट पूरे साल में है, तो 3 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ, आपको पता लग गया 3 महीने में प्रॉफिट इतना हुआ, 3 महीने में प्रॉफिट हो गया, तो फिर आप उसमें से सी का हिस्सा निकाल लीजिए। और फिर एक खास एंट्री आपको करनी है P&L सस्पेंस अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अधिकतर वो कैलकुलेशन करवाता है। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया साल के बीच में कभी भी पार्टनर चला जाएगा। ये अपनी वाले एग्जांपल में लें तो वर्ष शुरू होने के 3 महीने बाद वो चला गया, तो 3 महीने का आपको उसका प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है, तो वो इसका हिस्सा उसके खाते में जमा किया जाएगा।
तो रिटायरिंग पर्सन को तो करेंगे सीआर, और ऊपर आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि उच्चंती खाता। अब आपके P&L में 4 नाम हो गए। एक आपने सीखा है बचपन में क्या शुरू में P&L अकाउंट, जो कि नेट प्रॉफिट लॉस के लिए बनाया जाता है। एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है पार्टनर्स में। एक होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, जो एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए बनता है और कभी कभी असेट्स का रिवैल्यूएशन करने के लिए बनता है। और अभी अभी अपन ने देखा P&L सस्पेंस अकाउंट, जो जा रहे साझेदार के लाभ में हिस्सा निकालने के लिए बनता है। तो इस तरह से आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसने 3 महीने में कोई ड्राइंग की थी, अगर बाय द वे इसने 3 महीने में कोई ड्राइंग की थी, तो उसका ब्याज हम वसूल करेंगे। वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सीआर किया जाएगा और रिटायरिंग पर्सन को डीआर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक मैं बहुत आसान चीज़ बताऊं, जैसे इसमें यूँ चलता है, जैसे A, B और C है, ठीक है। मान लीजिए उनका रेशो 5:3:2 है, और इतना आसान होता है कि मान लो C चला गया तो आप C के हिस्से को कट कर दो, तो C के हिस्से को कट कर दो, तो ये जो रेशो बचा है ना, इसे कहेंगे न्यू रेशो। मतलब क्वेश्चन में हो सकता है कि वो लैंग्वेज चेंज करके आपसे कैलकुलेशन करवाएं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इतना आसान होता है कि ABC का रेशो था, C चला गया तो C को आप कट मार दो, C को कट कर दो, तो पीछे जो रेशो बचेगा उसे न्यू रेशो कहेंगे। खुशी की बात ये है कि ये जो रेशो आता है इसे अपन गेन रेशो कहते हैं। कि सर अभी गेन रेशो क्या होता है? पुराना कोई जाएगा, अगर कोई जाएगा तो जो वहाँ पे हैं उनको अब पहले से ज़्यादा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 लोग खाना खाने बैठे थे, अचानक एक खाना खाते खाते उठ गया, तो मौज हो गई पीछे वालों की, पीछे वाले अब ज़्यादा खाएंगे, तो उनको गेन होगा। गेन ही होगा ऐसा नहीं है, कई बार रेशो इस तरह से चेंज होते हैं कि सेक्रीफाइस भी हो सकता है, बट इन जनरल किसी पार्टनर के जाने से पीछे जो रिमेनिंग बचते हैं उनका रेशो बढ़ता है, गेन होता है। तो सर हम कैसे निकालेंगे? जैसे पहले आपने ओल्ड माइनस न्यू याद रख रखा है, बहुत कस के आपने ओल्ड, मैंने आपको कहा कि ओल्ड माइनस न्यू याद रखो, वो सेक्रीफाइस होता है। अब ये चैप्टर ही अलग है, तो इसमें आपको न्यू माइनस ओल्ड करना है, तो आपका गेन आ जाएगा। आपको नया रेशो जो अभी आपका है उसमें से जो आपका ओल्ड रेशो है उसे लेस कर देना है, तो आपको गेन रेशो निकल जाएगा, फ़ायदे का अनुपात निकल जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपकी गुडविल वाली एंट्री गेन रेशो में होती है। कि सर आप तो सेक्रीफाइस रेशो बोल रहे थे, वापस सुन लो। एडमिशन के समय कोई आता है तो पुराने लोग सेक्रीफाइस करते हैं, तो गुडविल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस रेशो में होता है, ख़त्म। रिटायरमेंट में कोई बंदा जाता है तो जो वहाँ होते हैं रिमेनिंग उनको फ़ायदा होता है, गेन होता है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट आपको गेन रेशो में करना है, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जो बंदा जाता है उसको पेमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है लमसम मेथड में तो आपके पास उसके 8 लाख रुपए बनते हैं, आप उसके 8 लाख रुपए मुंह पे मारो, मुंह पे नहीं मारने भाई, तुम्हारा पार्टनर है ऐसे मत बोलो। 8 लाख रुपए उसको दे दो, एंट्री हो जाएगी, लाइक C गया तो C इज़ कैपिटल टू कैश, और जैसे आराम आपने उसके 8 लाख रुपए दे दिए और लंबी से राम राम कर ली, साहब चलते हैं, जाओ खुश रहो, आबाद रहो, फलो फूलो। तो एंट्री C इज़ कैपिटल टू कैश हो गई, ये तो हो गया लमसम पेमेंट। दूसरा तरीका होता है लोन मेथड। उसमें जैसे अपन ने उसको तय कर दिया कि भाई हम तेरे 2-2 लाख रुपए करके 4 साल में पैसे वापस कर देंगे, है ना, हम तेरे को 10% ब्याज देंगे, क्योंकि इस केस में ब्याज वो लेगा आपसे, तो वो आपसे इस तरह से कैलकुलेशन करवा सकता है कि पहला किस्त कितना होगा। तो 8 लाख रुपए है, 10% का ब्याज है, तो 80,000 रुपये है, तो आपकी पहली किस्त बनेगी 2,80,000 की। कि सर वो कैसे? 2 लाख रुपए तो मैंने एग्जांपल में बताया, जैसे 2-2 लाख की किस्तें बांधी तो 4 किस्तें हो गई 2 लाख की, तो 2 लाख रुपए तो मूल किस्त हो गई और 80,000 रुपये ब्याज हो गया, 2,80,000 रुपये। अगर वो तुम्हें थोड़ा परेशान करेगा तो वो तुमसे पूछेगा दूसरी किस्त की राशि कितनी होगी। अब आप थोड़ा सोचिएगा, आपने 8 लाख में से 2 लाख रुपए चुकता कर दिए, तो अब आपके ऊपर जो लाइबिलिटी बची वो 6 लाख की बची। 6 लाख की लाइबिलिटी बची तो 60,000 रुपये का ब्याज हुआ, तो आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी वो 2,60,000 की होगी। 2 लाख रुपये मूल और 60,000 रुपये, इस तरह से आप कोई सी भी किस्त और कोई सा भी ब्याज निकाल सकते हो। एंट्रीज कैसे होगी? तो सबसे पहले उसकी जो कैपिटल होती है उसको लोन में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी C इज़ कैपिटल टू C इज़ लोन। मैं C एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको नाम समझ में आए, नहीं तो टेक्निकली बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। तो सबसे पहले कैपिटल को लोन में ट्रांसफर करेंगे, ये एंट्री आपकी 8 लाख रुपए से होगी। फिर जब 1 साल हो जाएगा और ब्याज का टाइम हो जाएगा, तो जिसको जो रिटायर हुआ है वो तो ब्याज कमाएगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, तो फर्म के लिए खर्चा है तो खर्चे को डीआर किया जाएगा, इंटरेस्ट को डीआर किया जाएगा। इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन डीआर करोगे तो नीचे क्या लिखोगे? नीचे लिखोगे लोन अकाउंट, तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू C इज़ लोन। ये 80,000 रुपये उसका ब्याज बन गया, 8 लाख उसकी रकम थी मान लिया हमने, और 10% ब्याज है तो 80,000 रुपये की ब्याज की एंट्री होगी। इंटरेस्ट को डीआर करेंगे और
जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके लोन अकाउंट को तैयार करेंगे। उसके बाद अपन किस्त का भुगतान करेंगे, जिसको आम भाषा में इंस्टॉलमेंट या ईएमआई बोलते हैं, पर ईएमआई में एम का मतलब मंथली होता है, यहाँ अपन उसको एनुअली दे रहे हैं। वो तो उनके ऊपर एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि हम उसको साल साल में पैसा देंगे या 6 महीने में पैसा देंगे। जब भी हम उसको पैसा देंगे तो हमारा कैश जाएगा, तो कैश जाएगा और ऊपर आएगा लोन। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन टू कैश, इसमें आपको जितना आपने मूलधन तय किया था और जितना आपने ब्याज कैलकुलेशन करने पे आया उतना आपको देना है। इस तरह से लोन अकाउंट तब तक चलता रहेगा जब तक उसका पूरा हिसाब निपट नहीं जाता, ठीक है। एक मेथड और होता है, ये बहुत खतरनाक और रिस्की मेथड है, इसका नाम है एन्युटी सस्पेंस मेथड, वार्षिकी उच्चंती विधि। इसमें क्या होता है कि हम उसको ये बोल देंगे कि जब तक तू मरेगा नहीं हम तेरे को हर साल पैसे देंगे। अरे वाह यार क्या बात है, मतलब हमने उसका बंदोबस्त कर दिया, तू टेंशन मत ले, तेरा बुढ़ापा सुख से कटेगा, हम तेरे को हर साल पैसे ट्रांसफर करेंगे। सपोज करो हमको अब लग रहा है कि मरने ही वाला है, तो हमने उसको 1 लाख रुपए तय किया। ये वैसे उस समय तय नहीं होता है, ये तो जब पार्टनरशिप में आप एंटर होते हो उस समय पार्टनरशिप डीड में तय हो जाता है कि जब पार्टनर्स का रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा। तो मान लो ये तय हुआ था कि जब भी किसी का रिटायरमेंट होगा तो उसे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए उसके मृत्यु पर्यंत दिए जाएंगे, यानी उसके मरने तक दिए जाएंगे। तो इस केस में क्या हो सकता है आप देते 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 ज़्यादा दे दो, मतलब उसका निकल तो क्या रहा है 8 लाख रुपए और ब्याज जोड़ के भी देख लो तो मान लो 11 लाख रुपए निकल रहा है, पर आप 11 लाख रुपए से ज़्यादा दे चुके, लाख रुपए करके देते जाते हो, सामने वाला मर ही नहीं रहा, तो आपको लॉस होगा। उसके एंटर में उस केस में आपका P&L अकाउंट क्रिएट होगा। P&L अकाउंट आपको डीआर करना पड़ेगा एक खास एंट्री में। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे 3-4 किस्तों के बाद ही वो मर गया, मतलब उसका जितना हिस्सा बनता था उतना हिस्सा लिए बगैर ही वो मर गया, तो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये लंबा मेथड है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बात मैंने समझा दी है आपको। आपको याद रखना है कि अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो आपको लॉस होगा, उसके लिए P&L को डीआर करना। और अगर वो अपना हिस्सा उठाने से पहले ही मर गया तो आप उसका सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर देना और उस अकाउंट में जितने पैसे बचे हुए हैं उसका मज़ा आपके पुराने पार्टनर्स को आ जाएगा। तो इसमें एंट्रीज कैसे चलती है, सबसे पहले सी के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करके हम सी का एन्यूटी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। एन्यूटी मतलब हर साल, सस्पेंस मतलब हमें पता ही नहीं है हम कब तक पैसे देंगे, तो एन्यूटी सस्पेंस मेथड। तो सेकंड मेथड में हमने पैसे को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। लोन अकाउंट का पैसा फिक्स है, आपको देना पड़ेगा उसको और वो मर गया तो उसकी औलादों को। लेकिन एन्युटी सस्पेंस में ऐसा होता है कि हम तय कर देते हैं कि भाई एन्युटी हम आपको आपके जीवित रहने तक देते हैं। मान लो हमने इतना एग्रीमेंट नहीं किया कि आपके बाद आपकी पत्नी को भी मिलेगा, तो मैं उतनी बात नहीं कर रहा, उसके जीवित रहने तक का ही हमने एग्रीमेंट किया। तो पहले कैपिटल अकाउंट को एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, फिर जब साल के एंड में साल समाप्त होगा, आपका एन्युटी देने का समय आएगा तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री करनी पड़ेगी। उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसके लिए फ़ायदा है, हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट को हम डीआर करेंगे। एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू एन्युटी सस्पेंस। इससे आपको पता लगा है कि इंटरेस्ट किस खाते में जमा हो रहा है, उसका इंटरेस्ट हमने उसके उच्चंती खाते में जमा कर दिया। फिर हम उसको किस्त देंगे जिसका आप पेंशन बोल सकते हो, हम उसे पेंशन की राशि देंगे तो हमारा कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो एंट्री होगी एन्युटी सस्पेंस टू कैश। और उसके बाद मैंने बताया 2 सिचुएशन हो सकती है, अगर उसका एन्युटी खाते का बैलेंस ख़त्म होने से पहले वो आदमी ख़त्म हो जाए तो फिर हमें फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा हम रिमेनिंग पार्टनर्स के खाते में जमा करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के खाते को जमा करेंगे और रिटायर होने वाले पार्टनर के एन्युटी सस्पेंस को डीआर करके ख़त्म कर देंगे। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर उसका एन्युटी का बैलेंस ख़त्म होने के बाद भी हमें अगर पैसे देने पड़ते हैं तो लॉस होगा, लॉस होने के लिए P&L डीआर लिखा जाएगा। एंट्री होगी P&L अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस। अब अपन इंश्योरेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि टफ माना जाता है, तो अब अपन उस पर बात करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट और डेथ में जो आखिरी इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ होती है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी। कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी की अकाउंटिंग कैसे करोगे, इसको मैं थोड़ा आराम से बताऊंगा, उतनी तेज़ स्पीड नहीं रखूँगा कि ताकि आपको बेहतर समझ में आए। देखो, पहली बात तो है कि पार्टनरशिप में इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लेता है, क्यों लेते हैं। तो मान लेते हैं, अपन कहानी मानते हैं कि A, B और C पार्टनर हैं। देखिए, मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो मान लीजिएगा पार्टनरशिप में किसी की डेथ हो गई तो आपको उसका हिसाब करना पड़ेगा। हिसाब करना पड़ेगा यानी पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा तो अचानक कहाँ से पैसा लाएंगे ये सोच के पार्टनरशिप में पॉलिसी ली जाती है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है, पॉलिसी लेने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप A की अलग पॉलिसी ले लो, फॉर एग्जांपल A के लिए आपने पॉलिसी ले ली 5 लाख की, B के लिए पॉलिसी ले ली 3 लाख की और C के लिए पॉलिसी ले ली 2 लाख की। तो इसको अपन बोलते हैं सेपरेट लाइफ पॉलिसीज़, अलग अलग पृथक पृथक बीमा पॉलिसी। इसमें अगर A मरेगा तो 5 लाख मिलेंगे और C मरेगा तो 2 लाख मिलेंगे। ऑल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि आप A, B और C के जॉइंट नाम पे एक पॉलिसी ले सकते हो जिसको अपन कहेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा पॉलिसी ले सकते हो। आप 10 लाख रुपए की एक पॉलिसी ले लो, हो सकता है प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा लगे
लेकिन जॉइंट पॉलिसी से ये होगा कि ए बी सी में से किसी की भी डेथ होगी तो फर्म को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, अब अपने को ये समझ में आ गया। बात ये होता है कि आप पॉलिसी लोगे 10 लाख रुपए की, तो बदले में इंश्योरेंस कंपनी को कुछ तो दोगे, उसे बोलते हैं प्रीमियम। हिंदी में बोलते हैं प्रब्याजी, पर अपन प्रीमियम बोलेंगे या प्रीमिया बोलते हैं। तो हम प्रीमियम देंगे। सपोज कीजिए हमारा तय हुआ कि हमें 1 लाख रुपए देना है, 10 साल के लिए हमने पॉलिसी ली, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली, यानी हमें 1-1 लाख रुपए देते जाने हैं हर साल, और बीमा कंपनी आपका रिस्क कवर करेगी। अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो गया पार्टनर्स को, तो फिर जो फर्म के पार्टनर हैं उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। एक बिल्कुल क्लियर बात मैं अभी आपको बता दूं, सपोज करो 3 लोग हैं और मान लेते हैं कि आगे चल के एक ही डेथ हो गई, तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर पैसा जो 10 लाख रुपए मिलेगा वो किसको मिलेगा, बी और सी को। नेचुरली ए तो मर गया तो पैसा बी और सी को मिलेगा। भले लेने के लिए पैसा बी और सी जाए, लेकिन वो पैसा सब में बटेगा, ए बी सी और सब में बटेगा। यानी ना तो आपको ये सोचना है कि जो मर गया उसकी फैमिली को ज़रूरत है, ए मरा है, ए शहीद हुआ है, यहाँ शहीदी जैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो पॉलिसी के लिए प्रीमियम देती है वो फर्म देती है, तो उसका ये भी मतलब होता है कि जब उसका पैसा आएगा, इसको हम बोलते हैं कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो यहाँ कद्दू का नाम है ए, अगर कद्दू कट गया, ए अगर मर गया, तो पैसा सब में बटेगा, ठीक है ना। तो ना ज़्यादा ए के साथ सिंपैथी रखने की ज़रूरत है, और ना ही ए को आप दरकिनार करके कि भाई जो जिंदे हैं उनमें बांटो, ऐसा नहीं होता। पॉलिसी का राशि हमेशा सभी साझेदारों में बढ़ता है। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, क्योंकि जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो फर्म भरती है। इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आती है कि हर साल जो प्रीमियम दिया जाएगा उसे क्या माना जाए। क्या माना जाएगा मतलब है कि इस प्रीमियम को एक्सपेंस माना जाए या असेट माना जाए। इसमें 2 थॉट ऑफ स्कूल हैं, यानी 2 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा ये कहती है कि आप जो हर साल 1 लाख रुपए दे रहे हो उसे एक्सपेंस मानो, खर्चे की तरह मानो, रेवेन्यू एक्सपेंस मानो और उसे P&L में डाल दो। इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिले ना मिले, पॉलिसी का क्लेम सक्सेसफुल हो ना हो, ये सोच के कंजर्वेटिज्म रखते हुए ये सोचते हैं कि जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी हम इसको खर्चा मान के ख़त्म कर दो। तो एक अप्रोच ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि पैसा क्यों नहीं मिलेगा भाई। बीमा अनुबंधों की और खास करके जीवन बीमा अनुबंधों की एक खासियत होती है कि अगर हम 10 साल जीवित रह गए पार्टनर, अगर मान लो 10 साल का हमने एग्जांपल लिया, 10 साल जीवित रह गए तो भी पैसा मिलेगा। और अगर इनमें से कोई सलट गया, सलट गया, अरे पे सलट गया मतलब निपट गया मतलब अरे मर गया, अगर इनमें से कोई मर गया तो भी तो पैसा मिलेगा। तो पैसा तो हर हाल में मिलना है। तो सेकेंड थॉट ऑफ स्कूल कहता है कि भाई पैसा तो मिलना ही मिलना है भाई, या तो पार्टनर जिंदे रह जाएंगे और पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, या पार्टनर निपट जाएगा तो भी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तो एसेट मानना चाहिए। फिर एक तीसरी अप्रोच आई कि ऐसा कर लेते हैं, एसेट मान लेते हैं और साथ ही साथ ना मिले तो इस चक्कर में रिजर्व भी क्रिएट कर लेते हैं। तो थर्ड अप्रोच मिक्स अप्रोच है। वो कहती है कि इसे एसेट्स भी मान लो और इसके लिए रिजर्व भी क्रिएट कर लो। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि ये तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी का आपको बाहर का समझा दिया। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी के क्वेश्चनों में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी जैसे कोई बच्चा मान लो बिना समझे इसको अटेम्प्ट करता है, मान लीजिए बिना समझे अटेम्प्ट करेगा, तो कभी तो उसका क्वेश्चन सही लग जाएगा, कभी सही नहीं लगेगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि यार ये हो क्या रहा है। पिछले क्वेश्चन में पॉलिसी की राशि 3 लाख बांटी थी तो ऐसे बटा, और अभी बांटा तो ऐसे बट रहा है, आंसर गलत है या क्या है। इसीलिए आपको सबसे पहले केस समझना पड़ेगा। केस में मैंने अभी थोड़ा जल्दी बता दूँ, मैंने यूँ जल्दी बता दूँ लेकिन वैसे मैं आराम से समझा रहा हूँ। पहले आपको देखना है कि पॉलिसी जॉइंट है कि सेपरेट है, और दूसरा बात आपको ये समझना है कि जो प्रीमियम हमने चुकाया उसे हमने किस तरह से ट्रीट किया। हमने उसे खर्चे की तरह ट्रीट किया या हमने उसे असेट की तरह ट्रीट किया, और हमने उसके लिए रिजर्व बनाया था या नहीं बनाया था। इतना क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेटर अटैम्प्ट होगा। अब समझिए अपन पहली अप्रोच पे चलते हैं जो कहती है कि हम बीमा प्रीमियम को खर्चा मानेंगे। उसमें जैसे आपने 1 लाख रुपए चुकाया तो कैश गया, कैश आएगा नीचे और इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा ऊपर। यहाँ मैं फिर बता दूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूँ, अगर एकाकी व्यापारी का क्वेश्चन है और एकाकी व्यापारी अगर जीवन बीमा प्रीमियम चुकाता है तो उसे पर्सनल खर्चा मानते हैं। एकाकी व्यापारी का जो जीवन बीमा प्रीमियम होता है वो उसका निजी खर्चा माना जाता है और ड्राइंग को डीआर किया जाता है। तो एंट्री होती है ड्राइंग टू कैश। पार्टनर्स के जीवन पे जो प्रीमियम चुकाया जाता है उसे बिजनेस का खर्चा माना जाता है, और बिजनेस का खर्चा माना जाता है तो एंट्री होती है इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। चूंकि अपन ये कह रहे हैं कि हम इसे खर्चा मानेंगे तो फिर उसको राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट बात भी आपको पिछले मैराथन वीडियो में समझ में आ गई होगी कि जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उनको राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने पर इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा नीचे और P&L आएगा ऊपर। तो एंट्री बनेगी P&L अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम।
तो ये वो मेथड है जो सरेंडर वैल्यू पे ध्यान नहीं देता कि सर अब ये क्या आ गया। सरेंडर वैल्यू को मतलब समझो, आपने 1 लाख रुपए एक साल चुकाया पहले साल, 1 लाख रुपए दूसरे साल चुकाया और 1 लाख रुपए तीसरे साल चुकाया। सपोज़ कीजिए कि आपने पहले साल के एंड में इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके पूछा कि सर हमारा 1 साल हो गया है, वैसे अब अगर हम पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करते तो आप हमें क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे सपोज। फिर 2 साल का प्रीमियम, दूसरे साल का प्रीमियम चुका दिया, यानी अब आपने 1-1 लाख करके 2 लाख रुपए चुका दिया। फिर आपने फ़ोन किया, सपोज करो फ़ोन किया, हाँ सर 2 लाख रुपए हो गए हैं, अगर हम पॉलिसी छोड़ेंगे तो आप हमें क्या दोगे। तो उन्होंने कहा हम आपको 20,000 रुपये देंगे। कि सर हमने तो 2 लाख दिए। अरे तो 2 लाख रुपए दिए, लेकिन आपने 10 साल का अनुबंध किया था, आप अनुबंध को बीच में छोड़ रहे हैं, इसलिए हम आपको 20,000 रुपये ही देंगे। ठीक है, फ़ोन काट लिया आपने। तीसरे साल आपने उनको फ़ोन किया, सर अब 3 साल हो गए, 3 लाख रुपए एक एक करके हमने दे दिए, अब बताओ आप हमें कितने रुपए देंगे। तो उन्होंने कहा 50,000 रुपये देंगे। अब मैं इसको और लंबी कहानी को नहीं खींचूंगा, बात यह है कि ये अगर बीमा कंपनी को, अगर आप बीमा पॉलिसी को बीच में छोड़ देते हो तो बीमा कंपनी से जो राशि आपको मिल सकती है उसको बोलते हैं समर्पण मूल्य या सरेंडर वैल्यू। खास बात यह है कि जिस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप प्रीमियम को खर्चा मानते हो उस समय आप सरेंडर वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। आई रिपीट, हम प्रीमियम चुकाएंगे उसकी एंट्री होगी हाँ, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे उसकी एंट्री होगी हाँ, लेकिन जो सरेंडर वैल्यू साइड बाय साइड चल रही है हम उसको अकाउंट में दर्ज नहीं करेंगे, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हमने ये सोच लिया है कि हम प्रीमियम को खर्चा मानेंगे तो इसका मतलब है तब हम सरेंडर वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये पहले मेथड की खासियत है। कि सर इतना दबा दबा के या चिल्ला चिल्ला के क्यों समझा रहे हो, ऐसा इसलिए है कि अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में मृत्यु हो गई तो राशि अलग तरीके से बटेगी। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जब पॉलिसी चल रही है तो रूटीन में क्या एंट्री होती है, डेथ वाली एंट्री या कहें डेथ रिलेटेड एंट्रीज मैंने आपको नहीं बताई। अब आते हैं दूसरे अप्रोच पे। दूसरे अप्रोच में क्या होता है, आप बीमा प्रीमियम को आप अपनी संपत्ति मानते हो, निवेश मानते हो, असेट मानते हो। आप ये सोचते हो कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ, जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ वो पैसा मेरा लौटेगा। अब आप ध्यान से सुनना, आपने पहले साल 1 लाख रुपए चुकाया तो आपका कैश गया, तो कैश आएगा नीचे और ऊपर आप लिखोगे जॉइंट पॉलिसी टू कैश। यहाँ आप गौर कीजिएगा, अकाउंट्स में ऐसा बहुत कम जगह होता है कि एंट्री अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप सोचिए, वेतन चुकाया तो मैं राजस्थान में बैठा हूँ ना, तो मैं एंट्री करूँगा सैलरी टू कैश। अगर मैं मुंबई में बैठा होता ना तो भी एंट्री होती सैलरी टू कैश, और अगर मैं लंदन में बैठा होता ना तो भी उसकी एंट्री होती सैलरी टू कैश। मतलब सैलरी पे करने की एंट्री वही होती है। और 99% केसेस में अकाउंट्स में एंट्रीज एक ही जैसी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है एक जैसी ही एंट्री होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है अकाउंट्स में, जब अपन पॉलिसी, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं या पॉलिसीज़ का हम चयन करते हैं, तो यहाँ पे अंतर भी आ सकता है। अगर अकाउंटेंट ये तय करता है कि हम प्रीमियम को खर्चा मानेंगे तो उसकी एंट्री अलग तरीके से होगी, और अगर अकाउंटेंट ये मानता है कि हम प्रीमियम को असेट की तरह मानेंगे तो एंट्री अलग तरह की होगी। तो इसी क्वेश्चन में आप पॉलिसी के लिए प्रीमियम चुका रहे हो, लेकिन अब आप अलग तरीके से एंट्री कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरा कैश गया और मेरे पास एक असेट क्रिएट हुई, उसकी एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश। अब आप ध्यान से सुनना, फिर आपने बीमा कंपनी को फ़ोन किया, आपको ध्यान है आपने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था कि क्या मिलेगा बदले में। आपने उनको पूछा था कि अगर हम पॉलिसी छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, उन्होंने कहा था 0। जैसे ही तुमने 0 साउंड किया ना, 0 सुना, वो तो आपको लगा अबे यार हमने तो इसे असेट मान लिया, पर वहाँ से तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपको एक तरह से 1 लाख का झटका लगा, नुकसान हुआ। नुकसान होते ही P&L DR हो जाएगा। तो दूसरी एंट्री बनेगी P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी जब आप प्रीमियम की अमाउंट को सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करते हो तो फिर जितना गैप आता है उसके लिए आपको दूसरी एंट्री करनी है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे साल भी आप प्रीमियम चुकाएंगे तो आप 1 लाख की एंट्री करेंगे हाँ, और वहाँ आपने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको 20,000 देंगे। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपये दिया और वो वहाँ से कह रहे हैं कि हम आपको 20,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 80,000 का नुकसान हुआ, तो दूसरे साल आपको 80,000 से एंट्री करनी पड़ेगी। ये भी आपको समझ में आती है। और जो तीसरी बात बोलने वाला हूँ वो केवल 2-4 बच्चों को समझ में आएगी। तीसरे साल भी मैंने 1 लाख रुपये दिया है ना, और मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको कितने देंगे, 50,000 रुपये देंगे। तो मैं पूछूंगा कितना नुकसान हुआ, तो तुम बोलोगे 50,000 का नुकसान हुआ, और मैं कहता हूँ 50,000 गलत है, आपको नुकसान हुआ 70,000 का। अब यहाँ आप मेरे को बोलोगे कि नहीं सर आपको समझाना नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनना, दूसरे साल के अंदर वो कितने रुपए आपको दे रहे थे, 20,000 रुपये,
और तीसरे साल के बाद वो कितने रुपए दे रहे हैं, 50,000 रुपये। इसका मतलब उनकी सरेंडर वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 30,000 रुपये। यानी पहले वो 20,000 दे रहे थे, अभी वो 50,000 रुपये दे रहे हैं, यानी इसका मतलब वो 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। 30,000 वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं कब, जब हमने 1,00,000 रुपये उनको दिया। यानी हमने थर्ड ईयर में उनको 1,00,000 रुपये दिया और वो हमें 30,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसका मतलब हमें 70,000 का नुकसान होगा, थर्ड ईयर में एंट्री होगी 70,000 रुपये से। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री चलती रहती है। आप पॉलिसी का पैसा चुकाएंगे, सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और फिर कंपेयर करने के बाद आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। लॉस ही होगा, क्योंकि वो पूरा पैसा कभी नहीं देते। अगर आप बीच में पॉलिसी छोड़ोगे तो वो कभी पैसा पूरा देंगे ही नहीं, तो आपको नुकसान ही होगा और आपको P&L अकाउंट DR टू जॉइंट पॉलिसी एंट्री करनी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट बताऊँ तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर आपकी जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि सरेंडर वैल्यू 0 थी। लेकिन अगर आप दूसरे साल की बैलेंस शीट की बात करें तो दूसरे साल में बीमा कंपनी से आपको 20,000 रुपये मिल सकते हैं, 20,000 मिल सकते हैं। इसलिए आपकी बैलेंस शीट के अंदर पॉलिसी 20,000 रुपये पे दिखाई देगी। समर्पण मूल्य पुस्तकों में प्रकट होगा, ये हिंदी टर्म है, समर्पण मूल्य पुस्तकों में प्रकट होगा। सरेंडर वैल्यू विल अपीयर इन द बैलेंस शीट विद द 20,000 रुपीज। नाउ अगर आप थर्ड ईयर की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बुक्स के अंदर 50,000 रुपये पे दिखाई देगी। इसलिए इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को संपत्ति माना है तो बैलेंस शीट के अंदर आपको सरेंडर वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री चलती जाती है। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या होता है, थर्ड मेथड ये होता है कि हम पॉलिसी को असेट मानेंगे, यानी प्रीमियम को असेट मानेंगे और साथ ही साथ प्रिकॉशन के तौर पे रिजर्व बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आप पहले प्रीमियम चुकाएंगे 1,00,000 रुपये से, तो कैश गया, तो आपको एंट्री करनी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश। समझ में आती है। फिर आप डर के मारे एक रिजर्व क्रिएट करोगे। रिजर्व का CR नेचर होता है, ऐसा कुछ बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। रिजर्व का CR नेचर होता है, तो इसका पूरा नाम है जलपरी। क्या सर, जलपरी, हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, प्यार से बोलते हैं जलपरी। तो आपको एक एंट्री करनी है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो इसको बोलते हैं, आपने यहाँ पॉलिसी खाता क्रिएट किया और यहाँ पे आपने रिजर्व खाता क्रिएट किया। ये एंट्री साल के शुरू में होती है या जिस दिन आप प्रीमियम चुकाते हैं उस दिन एंट्री होती है, और ये वाली एंट्री जो रिजर्व क्रिएट करने की होती है वो एंड में होती है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर वापस वही सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करना होता है। अब जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपये आपने चुकाया और सरेंडर वैल्यू है 20,000 रुपये, तो आपको नुकसान हुआ कितने का, 80,000 का। तो पहले 80,000 को अपन लॉस मानते थे और P&L से एंट्री करते थे। अपन एंट्री करते थे P&L अकाउंट DR टू JLP जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब आपको P&L की जगह जलपरी को यूज़ करना है, P&L की जगह आपको जलपरी को यूज़ करना है, क्योंकि प्रिकॉशन के तौर पे हमने जलपरी खाता बनाया है। तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट DR टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी यूज़ करना है। किसी समझ में नहीं आ रहा, आराम से आपने पॉलिसी का पैसा चुकाया उसकी एंट्री, हाँ, फिर आपने रिजर्व क्रिएट किया डर के मारे या प्रिकॉशन के मारे, वो आपको एंट्री करनी है। मैं थर्ड एंट्री में आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रीमियम की वैल्यू को सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करना है, और जो नुकसान हुआ है उसे P&L से नहीं लेना है, उसको आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से लेना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चनों में एक तरफ आपके बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखाई देगी और दूसरी तरफ आपको लायबिलिटी साइड में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व दिखाई देगा। ठीक है, ये तब तक अकाउंटिंग इस तरह से होती रहेगी जब तक पार्टनर जिंदा है, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपकी ये एंट्री अकाउंटिंग इस तरह से चलती रहेगी। अब दूसरा खेल शुरू होता है। अब क्या होगा कि जब मृत्यु होगी, ठीक है, बाकी सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, जो छोटी मोटी बातें हैं मैं नहीं पढ़ रहा, मैं फ्लो में जा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ABC का क्वेश्चन है और ये भी मान लेते हैं कि 2:1 इनका रेशो है, और एक दिन खबर आई कि सी निकल गया, सी चल बसा, सी की डेथ हो गई। मान लेते हैं कि 3 साल हो गए थे और आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी। तो जैसे ही सी की मृत्यु होगी तो आप बीमा कंपनी में दावा ठोकोगे। बीमा कंपनी में दावा ठोकोगे तो इंश्योरेंस कंपनी को DR करोगे, क्योंकि हमें उनसे पैसे मिलने हैं, तो वो असेट हो गया। असेट का DR नेचर होता है, दैट्स वाई मैंने फर्स्ट मैराथन वीडियो में बहुत देर तक असेट्स को समझाया था। रिपीट, 10 लाख रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी को DR करेंगे पॉलिसी की वैल्यू से, और हम अपनी पॉलिसी वहाँ देकर आ जाएंगे, जमा करा के आ जाएंगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आएगा नीचे और 10 लाख रुपए ऊपर आएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। आपने शुरुआती अकाउंटिंग में चाहे उसे एक्सपेंस माना हो, चाहे आपने उसे असेट माना हो, और चाहे आपने उसे रिजर्व की तरह ट्रीट किया हो, चाहे आपने किसी भी तरह की अकाउंटिंग की हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी भी मेथड से अकाउंटिंग की हो,
डेथ के अंदर ये एंट्री फिक्स है, आपको एंट्री करनी है इंश्योरेंस कंपनी टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा, या तो कैश मिल जाएगा, रियल लाइफ में पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो बैंक होगा, तो कैश या बैंक डीआर होगा, और टू नीचे आएगा इंश्योरेंस कंपनी। तो दूसरी एंट्री में आपको पैसा मान लेते हैं मिल जाएगा, आपका केस साफ सुथरा है, तो आपकी दूसरी एंट्री हो जाएगी कैश टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख रुपए से। यहाँ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आती है, अगर मैं आपको 3 मूल्य बताऊं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझिएगा। आपने 1-1 लाख रुपए करके 3 लाख रुपए चुकाया, तो अभी तक आपने 3 लाख रुपए चुकाया है, और अगर आप सरेंडर करते तो आपको 50,000 रुपये मिलने वाला था, और ये किस्मत की बात है कि आदमी ही सरेंडर हो गया, मतलब आदमी ही निपट गया, तो आपको 10 लाख रुपये मिला। ये तीनों बातें को समझते हुए अब मैं आपको कहूँ कि आपको लाभों को बांटना है कि सर यहाँ लाभ कैसे हो गया। अरे भाई पट्ठा मर गया, वो तो दुख की बात है, आंसू बहा लो भले, लेकिन आपको लाभ तो हुआ है। 7 लाख रुपए का तो सीधा लाभ हुआ है कि 7 लाख, अबे तुमने 3 लाख रुपए चुकाया, सर ये अबे मत किया करो, अच्छा सॉरी, तुमने 3 लाख रुपए चुकाया और तुमको 10 लाख रुपए मिला, ठीक है ना, तो 7 लाख का तो फ़ायदा है ही है। लेकिन अकाउंट्स में फ़ायदा ऐसे नहीं होता है, अकाउंटिंग में फ़ायदा ऐसे नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक्सपेंस माना था, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने उसे एक्सपेंस माना था, इसका क्या मतलब है कि तुमने उसे कभी असेट माना ही नहीं, तुमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट कभी खुला ही नहीं। ध्यान देना, ध्यान समझना। अगर तुमने एक्सपेंस माना था, तुमने उसको 1 लाख रुपए को माना था, खर्चा है, हमें मिलेगा जब सलटेंगे, तब तुम्हें बोलने की भाषा ही ये थी कि जब पैसा मिलेगा तब का तब देखेंगे। तो अब देख लो, अब आपको 10 लाख रुपए मिल गया है, ये 10 लाख रुपए आपको ABC में बांटना है, जिंदा मुर्दा सब में, जीवित मृत सब में पैसा बांटा जाता है। जैसे मैंने रेशो 2:1 बताया, तो आपको 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए बांटना है, अगर आप फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हो तो। दूसरी बात, अगर आपने उसे असेट माना था तो इसका मतलब है 50,000 रुपये आप उसे बैलेंस शीट में दिखा चुके हो, 50,000 रुपये से आप उसको बैलेंस शीट में दिखा चुके हो। इसका मतलब तब आपको फ़ायदा 9.5 लाख का लगेगा। पैसा तो पॉलिसी का आपको 10 लाख ही मिलेगा, लेकिन जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 9.5 लाख होगा। इसका रीज़न ये है कि आपने बैलेंस शीट के अंदर उसे 50,000 रुपये दिखा दिया, तो अगर 50,000 की चीज़ के बदले में अगर आपको 10 लाख रुपए मिल गया, तो आपको 9.5 लाख का प्रॉफिट होगा, तो आपको 9.5 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पॉलिसी रिजर्व वाला क्वेश्चन है, पॉलिसी रिजर्व वाले क्वेश्चन में ये होता है कि एक तरफ पॉलिसी होती है, एक तरफ रिजर्व होता है, पॉलिसी से रिजर्व कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू बचती है 0। पॉलिसी होती है असेट साइड में, रिजर्व होता है लायबिलिटी साइड में, वो हो जाता है 0। जिसकी बुक वैल्यू 0 थी, आपको 10 लाख रुपए मिल गए, तो अगेन थर्ड एंट्री में भी आपको 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़े से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बातें जो मैंने अभी बोली, ये मैं दोहरा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझ में आएगा। कहता है प्रीमियम को चाहे व्यय माना जाता हो या संपत्ति, जब भी मृत्यु होगी यही 3 प्रविष्टियाँ करनी है। क्लेम करने की, इंश्योरेंस कंपनी टू पॉलिसी, पैसा मिलने की, कैश टू पॉलिसी, कैश टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और पॉइंट पॉलिसी का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू ABC। एंट्रियाँ सिंपल है, लेकिन जो थर्ड एंट्री का अमाउंट है ना, वो खेल वाला है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि थर्ड एंट्री की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि हमने प्रीमियम को खर्चा माना था या संपत्ति, और हमने उसे बैलेंस शीट के अंदर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को दिखाया था या नहीं, ठीक है। ये बात आपको समझनी होती है। अब इसके बाद है पॉलिसी का लाभ सभी साझेदारों में बांटा जाता है। सभी का मतलब है जीवित प्लस मृतक, न केवल जिंदों को देना, न केवल मरे हुए को देना, आपको पैसा सब में बांटना है। अगर पृथक पृथक पॉलिसी है तो जिस साझेदार की मृत्यु होगी उससे संबंधित पॉलिसी परिपक्व हो जाएगी, और लाभ जब बटेगा तो सभी साझेदारों में बांटा जाएगा। ये भी मिथ है जो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सपोज करो हमने A के जीवन पे 5 लाख की पॉलिसी दे रखी है, B के जीवन पे 3 लाख की पॉलिसी दे रखी है, और C के जीवन पे मान लेते हैं 2 लाख की पॉलिसी ले रखी है। ये भी मान लेते हैं कि C की डेथ हो गई, तो ये तो सबको पता है कि 2 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि C की पॉलिसी मैच्योर हुई है, C की मृत्यु हुई है, C की शहादत हुई है, तो सारा पैसा C को मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आपका पैसा A, B और C सब में बटेगा। जी हाँ, अगर सेपरेट पॉलिसी का क्वेश्चन है, किसी एक की डेथ हुई है, उसी की पॉलिसी मैच्योर होती है, तो भी पैसा सब में बटेगा। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि वो पैसा सब में बटेगा।
अच्छा, लंबे चौड़े क्वेश्चन हो तो आपको एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बना लेना चाहिए, उससे आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होगी। एक और बात है, अगर साझेदारों ने पृथक पृथक पॉलिसी ले रखी हो और किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो लाभ सभी साझेदारों में बंटा जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई थी। आगे लाइन और भी है, जो साझेदार जीवित है उनके समर्पण मूल्य का भी समायोजन किया जाएगा। जो साझेदार जीवित है उनके समर्पण मूल्य का भी एडजस्टमेंट किया जाएगा कि सर अब ये क्या है, आराम से समझना। ABC वाला एग्जाम्पल है ये वाला। सी की मृत्यु हो गई, सी तो कट गया, सी का पैसा सब में बढ़ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सपोज करो एट दैट डे सरेंडर वैल्यू वाज 20%। व्हाट इट मीन्स, उस दिन समर्पण मूल्य 20% था। इसका मतलब है अगर ए की पॉलिसी को सरेंडर करते तो 1 लाख रुपये मिल सकता था, 5 लाख की पॉलिसी को सरेंडर करते 20% मिलता तो 1 लाख रुपये मिल सकता था, और बी की पॉलिसी को सरेंडर करते 3 लाख की पॉलिसी को तो 60,000 रुपये मिल सकता था। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मरने वाले का जो हिस्सा होता है उसका तो एडजस्टमेंट करते ही करते हैं, आपको इस 1,60,000 रुपये की सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, सिखा दूंगा, पर मैं आपको पहले दिमाग में रखने के लिए कह रहा हूँ कि जो सेपरेट पॉलिसी है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी पॉलिसी का हिसाब किताब तो होगा ही होगा। जो जीवित बचे हैं उनकी सरेंडर वैल्यू में से भी हिस्सा कैलकुलेशन होगा, और मरने वाले का जब हिसाब निकाला जाता है, सी का हिसाब की बात चल रही है, तो सी की पॉलिसी यानी खुद की पॉलिसी में से तो उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ए और बी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू में से भी उसको हिस्सा मिलेगा। वो काउंट करना है, तो अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर आप काउंट भी कर लोगे। अच्छा, अगर प्रीमियम को व्यय माना जाता है तो इसका यह अर्थ होता है कि पॉलिसी खाता पुस्तकों में नहीं होगा। अगर आपने प्रीमियम चुकाया, आपने फर्स्ट मेथड की तरह उसे खर्चा माना, तो फिर आपको प्रीमियम का पैसा बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। ऐसे में जब साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो उसके समर्पण मूल्य में से हिस्से में से उसे क्रेडिट किया जाएगा और शेष साझेदारों को डेबिट किया जाएगा। इसे समझ ही नहीं आ रहा। देखो, क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं, या तो क्वेश्चन रिटायरमेंट का होगा या डेथ का होगा। अगर रिटायरमेंट का क्वेश्चन है तो आपको मैक्स टू मैक्स सरेंडर वैल्यू ही मिल सकती है, तो आपको एडजस्टमेंट जो करना पड़ेगा वो सरेंडर वैल्यू करना पड़ेगा। और अगर डेथ का क्वेश्चन है तो आपको पूरी पैसा मिलेगा, तो फिर आपको पॉलिसी के अमाउंट का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बाकी एडजस्टमेंट होगा कैसे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने बैलेंस शीट में उसे किस वैल्यू पे दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा है। ठीक है, आपको सारा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद है, एक होती है सेक्शन 37, ये आप वैसे ही समझ लो। जैसे मान लो कि ABC करके 3 पार्टनर हैं, हमने सारा हिसाब किया और सी के 4 लाख रुपए बनते हैं, सी की डेथ हो गई है और उसके 4 लाख रुपए बनते हैं। तो अच्छा तो ये है कि आप उसको 4 लाख का पेमेंट कर दो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने इस 4 लाख का इसका पेमेंट नहीं किया और 6 महीने इसका पैसा रह गया, 6 महीने इसका पैसा ए और बी के पास रह गया, तो जो इसके नॉमिनी होंगे, सी के जो उत्तराधिकारी होंगे, उनको 2 अधिकार मिलेंगे। या तो वो 4 लाख रुपए का 6 महीने का 6% की रेट से ब्याज ले ले, जो कि 12,000 बनेगा। 4 लाख का 6% 24,000, 6 महीने का 12,000। तो एक तरीका तो ये है कि उसके पैसे को लोन की तरह ट्रीट किया जाए, और लोन पे ब्याज की रेट आपको पता है 6% पर एनम मानी जाती है। तो उसके उत्तराधिकारियों को या तो अधिकार ये मिलेगा कि वो 4 लाख रुपए का ब्याज ले ले, जितना भी समय हुआ है उसका ब्याज ले ले। दूसरा एक और ऑप्शन होता है, उसमें होता है कि सपोज करो ए की कैपिटल 5 लाख है और बी की कैपिटल मान लेते हैं 3 लाख रुपए है, और सी की कैपिटल मैंने 4 लाख रुपए बताई, सी हालांकि जा चुका है। तो इन सब की कैपिटल हुई 12 लाख रुपया। ध्यान सुनना, इन सब की कैपिटल हुई 12 लाख रुपया। और ये भी मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का इनकम हुआ है, या 1.5 लाख रुपए का इनकम हुआ है, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपए का इनकम हुआ है 6 महीने में। तो 1.5 लाख इंटू 4/12, कि सर ये 4/12 क्या है, 12 लाख की टोटल कैपिटल है और उसमें सी की कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपए, तो 4/12 इस तरह से कैलकुलेशन की जाए और 50,000 रुपये मिल जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मरने वाला साझेदार होता है उसके नॉमिनीज़ को ये हक होता है कि अगर अग्रीमेंट ना है तो चाहे या तो वो ब्याज ले लें या प्रॉफिट में से हिस्सा ले लें। ब्याज लेंगे तो 6% की रेट से लेंगे, और अगर प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो यहाँ पे कैपिटल रेशो देखा जाता है। जैसे कि कैपिटल का रेशो हुआ 5:3:4, तो कैपिटल का रेशो हुआ सी के लिए 4/12, तो उसके पैसे से
उसके पैसे से फर्म ने जो कमाया है उसका हिस्सा कैलकुलेट होगा। तो जैसे 6 महीने में अगर 1.5 लाख रुपया कमाया गया, मान लेते हैं 1.5 लाख रुपया कमाया गया, तो उसका कैपिटल रेशो के हिसाब से जो बनेगा, और उसके बाद उसको चॉइस मिलेगी विच एवर इज़ हायर की। विच एवर इज़ हायर की दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा राशि ले पाएगा। तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो, जैसे अभी कंपेयर करें 12,000 और 50,000 में से जो ज़्यादा होगा वो उसको मिल जाएगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन रिटायरमेंट के हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन डेथ के हैं, तो आपको थोड़ी सी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो BCD पार्टनर्स के नाम BCD हैं, उनका रेशो है 754, और डी की जो डेथ है वो 30 जून 2021 को हो जाती है। यानी इस जो जिसकी डेथ हो ना, आप उसको सर्किल कर दिया करो, तो आपको बहुत ध्यान से पता लग जाएगा अच्छा ये मर गया, और इसका मरने वाले का रेशो था 4/16, 7, 5, 12, 4, 16, ठीक है। और 2020-21 के लाभ हैं 12,000 रुपये। अब आप देखो जो डेथ हुई है वो हुई है 21 के अंदर, यदि जो डेथ का ईयर है वो है 21-22, और आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ये होता है कि वो आपसे पूछेगा कि बताओ डी को कितना मिलेगा, कि सर समझ नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन में डी की डेथ हुई, जून में हुई, अप्रैल में तो वो जिंदा था, मई में जिंदा था, और जून के अंदर भी वो जिंदा था, यानी अप्रैल, मई और जून में जिंदा था। तो डी के जो घर वाले हैं, वो डी के घर वाले उठ के आ जाएंगे लाठी डंडे लेके, हाँ अरे डी के घर वाले आ जाएंगे हिसाब लेने के लिए। वो ये कहेंगे कि भैया हमारे जो पिताजी थे या दादाजी थे वो 3 महीने उन्होंने काम किया, उसका हिसाब लाओ। तो अब या तो आपका 3 महीने के प्रॉफिट निकाले हुए हों, अगर नहीं हो तो आप पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर कर लो। पिछले साल आपके प्रॉफिट थे 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये को 3 महीने में कन्वर्ट कर दो, 3 महीने में के अंदर हुआ 3,000 रुपये। बच्चा यहाँ तक कन्वर्ट करके आंसर लिख देता है 3,000 रुपये। नहीं 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 नहीं, देखो पिछले साल 12,000 के प्रॉफिट हुए थे, तो 3 महीने में कितने प्रॉफिट होंगे? 3 महीने में 3,000 के प्रॉफिट होंगे, और उसमें से अपने को डी का शेयर निकालना है, डी का शेयर निकालना है, और वो आ जाएगा 750 रुपये। तो आपको 750 रुपये से एंट्री करनी है। तो ये क्या क्वेश्चन है कि मरने वाले का मरने के दिन तक का, हिंदी में मृत्यु की तिथि तक का हिसाब कैसे निकालेंगे? तो पिछले साल के लाभ के आधार पर उसका हिसाब निकाला जा सकता है, और 750 रुपये इस क्वेश्चन में आया। अच्छा, ये पूछता है हर साल जो जॉइंट बीमा पॉलिसी संचय खाता है, जलपरी खाता, कहता है हर साल जलपरी खाते में P&L एप्रोप्रिएशन से आप कितनी राशि चुकाओगे? तो देखो ये क्वेश्चन कौन सा हुआ? थर्ड मेथड का। पहला मेथड है एक्सपेंस मेथड, दूसरा मेथड है एसेट मेथड, तीसरा मेथड है एसेट और रिजर्व मेथड। इसमें एसेट भी बनता है, रिजर्व भी बनता है। तो पहले आप प्रीमियम चुकाओगे, तो प्रीमियम चुकाओगे तो आपको एंट्री करनी है जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश। जैसे मैंने एग्जांपल में 1 लाख रुपए चुकाया था, 1 लाख रुपए की एंट्री हुई जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैश। अब उतने ही अमाउंट का आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बनाना है। तो क्वेश्चन का आंसर मैंने बातों में दे दिया। जितना आप एनुअली प्रीमियम चुकाते हैं उतनी ही राशि का जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चुकाए गए वार्षिक प्रीमियम के बराबर। तीसरा है किसी फर्म द्वारा साझेदारों के लिए ली गई जॉइंट बीमा पॉलिसी के प्रीमियम की राशि को क्या करेंगे? तो देखो एक फर्म है ABC, उनके लिए पॉलिसी ली है से 10 लाख रुपए की, उनके लिए प्रीमियम चुकाया है 1 लाख रुपए का। उसको अपन क्या करेंगे? उसके लिए अपन एंट्री करते हैं नॉर्मली इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, और उसके बाद दूसरी एंट्री होती है P&L टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर 2 एंट्री का लब्बे लुबाब निकालो तो इंश्योरेंस प्रीमियम से इंश्योरेंस प्रीमियम कैंसिल हो गया, यानी वो नुकसान कहाँ जाता है? P&L में DR करेंगे। तो इसका आंसर A होगा। अच्छा, इसको वैसे थोड़ा बोलना चाहिए था, अगर उसे पॉलिसी के प्रीमियम को व्यय माना जाता है तो क्या करेंगे, लेकिन अगर आप बाकी ऑप्शन भी देखेंगे तो बाकी सारे कमज़ोर ऑप्शन है। मैं तो सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा क्योंकि टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्वेश्चन देखे हुए भी हैं, आप लोगों को तो आराम से देख लेना। मैं PDF दे दूंगा, ना मिल पाए वीडियो के नीचे, मिल जाएगी वैसे वीडियो के नीचे, ना मिले तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो आप उसको व्यय मानेंगे तो इस नुकसान को आप P&L में DR करेंगे। कभी कभी लाभ हानि खाते में DR करेंगे की जगह वो लिख देगा बीमा प्रीमियम खाते में डेबिट करेंगे, तो वो भी सही है। दोनों ऑप्शन नहीं देगा वो, नहीं तो क्वेश्चन चैलेंज हो जाएगा। या तो वो बोलेगा बीमा प्रीमियम खाते को डेबिट करेंगे, या फिर वो बीमा प्रीमियम खाते का जो पापा है P&L खाता उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, फर्म द्वारा प्राप्त जॉइंट बीमा पॉलिसी की राशि को बांटा जाएगा। तो बार बार एक ही कहानी दोहराओ। ABC है, 3 पार्टनर हैं, 10 लाख की पॉलिसी ली, 1 लाख रुपए का प्रीमियम चुकाया। अब अगर कोई मर
मर गया और पॉलिसी का पैसा मिल गया तो उसे आप कौन से रेशो में बांटोगे? तो उसे आप ओल्ड या कहें ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांटोगे, यानी उसे आप ए बी सी के उनका रेशो अगर मैंने 2:1 माना था तो आप इसमें बांटेंगे। तो इसने बोला कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, अंतिम कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे या साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। तो आप इसे पुराने साझेदारों के पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे, ओल्ड PSR बोलते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये क्वेश्चन कहता है कि सपोज कीजिए ABC साझेदार हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, उन्होंने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी। यहाँ तक क्वेश्चन में बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। उनका समर्पण मूल्य 90,000 था जो बैलेंस शीट में है, तो बस आप ऐसा बना लिया करो कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर 90,000 रुपये की पॉलिसी दिखाई दे रही है। एक बात आप ध्यान रखना, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो होती है जो 3 लाख की है वो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देती है। बैलेंस शीट में अगर दिखता भी है या तो दिखता नहीं है, और अगर दिखता भी है तो केवल आपको सरेंडर वैल्यू दिखता है। तो आपकी पॉलिसी यहाँ जो दिखाई देती है वो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा सरेंडर वैल्यू होती है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि है ना, अब सी की डेथ हो गई, बस मज़ा आ गया। हाँ सर आपको मज़ा आ रहा है? अरे सी की डेथ हो गई मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया। सी की डेथ होते ही आपको 3 लाख मिलेंगे, हाँ कद्दू कट गया, 3 लाख मिल गया। अब आपको 2,10,000 का बेनिफिट होगा, अब आपको 2,10,000 का प्रॉफिट होगा। उस 2,10,000 रुपये को आप 3:1 में बांट देना। इसने यही पूछा था संयुक्त बीमा पॉलिसी में साझेदारों का हिस्सा होगा, तो 2,10,000 को आप 3:1 में बांटोगे तो 1,05,000 आएगा, 70,000 रुपये आएगा और 35,000 रुपये आएगा। ऐसा करके आप अमाउंट को बांट देना। ये वाला आंसर ए वाला सही है। बाकी ऑप्शन में पढ़ लेना पर कंफ्यूज मत होना, पढ़ लेना बोले। अच्छा, एक साझेदार की मृत्यु पर उसके निष्पादक को संबंधित अवधि के लिए मृतक साझेदार के लाभ के हिस्से का भुगतान किया जाता है। ये भुगतान किस खाते में दर्ज किया जाता है? हिंदी पढ़ने में कितना मुश्किल है और मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। 3 पार्टनर होते थे, उनमें से एक पार्टनर मर गया, मानो उसका नाम है सी है, वो मर गया तो उसका घर वाले उठ के आ गए। उस घर वाले को बोलते हैं निष्पादक, नॉमिनी, हेयर्स, उत्तराधिकारी। उसके घर वाले उठ के आ गए, उसने कहा मेरे पिताजी का हिस्सा दो। अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 750 रुपये, 750 रुपये अपने को सी के खाते में जमा करने हैं, जिसकी डेथ हो गई है उसके खाते में जमा करने हैं। ऊपर आपको अकाउंट यूज़ करना है P&L सस्पेंस अकाउंट। मैंने थोड़ी देर पहले भी वीडियो के दौरान ही बोला था कि मरने वाले साझेदार का जब लाभ का हिस्सा निकाला जाता है तो उसके खाते में क्रेडिट किया जाता है, उसके खाते में जमा किया जाता है, और आपको P&L सस्पेंस खाता यूज़ करना है, लाभ हानि उचंती खाता यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद XYZ साझेदार हैं, उनका आपस में रेशो 7:5:4 है। 30 जून को जेड की मृत्यु हो गई। पिछले साल के लाभ 2,40,000 रुपये थे। तो बताइए अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीने के लिए जेड के खाते में कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा यदि यह मान लिया जाए कि लाभ पूरे वर्ष समान रेट से हुए हों। तो ये पूरा लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पिछले साल 2,40,000 के प्रॉफिट हुए थे, उसको पहले आप 3 महीने में कन्वर्ट करो, मतलब उतने महीने में कन्वर्ट करते हैं जितने महीने वो जिंदा रहा। तो 3 महीने में कन्वर्ट किया तो 60,000 आ गया, और 60,000 में से जो मरने वाला है उसका नाम पकड़ो जेड है, और जेड का रेशो पकड़ो वो है 4/16। पहले भी यही था 4/16, तो 15,000। तो आपको एंट्री 15,000 रुपये से करनी है, और इसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल। P&L सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल, दिस एंट्री विद अमाउंट ऑफ 15,000 रुपये। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है जल्दी से कर लेते हैं। राम, मोहन, सोहन 5-3-2 में भागीदार हैं। फर्म ने क्रमशः 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए की पॉलिसियां अलग अलग ले रखी है। सरेंडर वैल्यू हर पॉलिसी का 20% है। मोहन की मृत्यु होने पर पॉलिसी के संबंध में मोहन के खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन है। एक है राम, एक है मोहन, एक है सोहन। आप पहले सबके अमाउंट लिख लो। राम का अमाउंट तो है 50,000, मोहन का अमाउंट है 1 लाख और सोहन का अमाउंट है 1.5 लाख रुपया। पहली बात तो ये देख लो कि मोहन निपट गया, तो मोहन को काटो, यानी इसकी पॉलिसी है 1 लाख रुपया। अब इस 1 लाख रुपये को 5-3-2 में बांट दो, 5-3-2 में बांट दो तो 50,000 रुपया, 30,000 रुपया और 20,000 रुपया आएगा। मैं मेरे वाले पट्टे को पिक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मोहन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1 लाख बटेगा और मोहन के घर वालों को 30,000 मिलेगा। ये तो बात यहाँ तक तो सबको समझ में आ रही है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जिंदा बचा है इसकी सरेंडर वैल्यू 50,000 का सरेंडर वैल्यू होता है 10,000 रुपया, और 1.5 लाख रुपए का सरेंडर वैल्यू होता है 30,000 रुपया। तो
ये 10,000 रुपये की सरेंडर वैल्यू है और ये 30,000 रुपये की सरेंडर वैल्यू है। दोनों की सरेंडर वैल्यू 40,000 रुपये है। 40,000 रुपये है। मोहन निपट गया। मोहन का हिस्सा 3 है। 3/10 तो 12,000 रुपये। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोहन है जो शहीद हो गए हैं, उसको, मोहन जो मर गया है इस क्वेश्चन में, उसको खुद की पॉलिसी में से मिलेगा 30,000 रुपया और बाकी जिंदा रह गए की पॉलिसी में से मिलेगा 12,000 रुपया। टोटल उसे मिलेगा 42,000 रुपया। अगर आपको ये बुरा लग रहा है या यूँ लग रहा है कि सर ये जो जिंदा है उसके सरेंडर वैल्यू में से क्यों हो रहा है, देखो प्रीमियम है, प्रीमियम फर्म चुका रही है सबके लिए। अगर मोहन की पॉलिसी में से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं तो अगर इनकी पॉलिसी को सरेंडर किया जाता तो 10,000 मिलते, इसकी पॉलिसी को सरेंडर किया जाता तो 30,000 मिलते। इसकी पॉलिसी तो सरेंडर हो ही रही है, उसका जब हिसाब हो रहा है तो इसका भी थ्योरेटिकली हिसाब होना चाहिए कि अगर ये पॉलिसियाँ सरेंडर होती तो यहाँ से भी तो 40,000 मिलते और मरने वाले को 12,000 यहाँ से भी तो मिलते। तो मरने वाले का हिस्सा क्यों छीन रहे हो? आपको ये 30 के साथ साथ ये 12 भी देने पड़ेंगे। यू हैव टू पे 42,000 टू हिम। ठीक है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो बबूल के पेड़ पे लटकती रहेगी, परेशान करेगी। देख लो, फिर डरा दूंगा तुम्हें। पवन, अमन और हरमन, क्या बात है। पवन, अमन और हरमन समान रूप से लाभ बांटते हुए साझेदार थे और 31 जुलाई को पवन का निधन हो गया। आप डरिए मत, इस क्वेश्चन में इतना डेथ क्या आ रही है, क्योंकि मैं डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन ज़्यादा पिक किए हैं, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। पवन, अमन और हरमन में से पवन यानी जो फर्स्ट वाला पट्टा है उसकी डेथ हो गई है। वर्ष प्रारंभ होने से लेकर मरने की तिथि तक के बीच की अवधि के लिए पवन के हिस्से के लिए नुकसान के लिए पास की गई जनरल एंट्रियाँ हैं। अब ये भी मुसीबत है, बच्चा गया घर से याद करके चला जाता है कि सर वो आपने बताई थी ना कि है ना जो मर जाएगा उसके खाते में जमा हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस टू कैपिटल। ये एंट्री सही है अगर उसके मरने के दिन तक लाभ हुआ हो, यानी वर्ष के स्टार्ट होने से लेके उसकी डेथ होने तक अगर प्रॉफिट हुआ हो तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ऐसी एंट्री करके। लेकिन अगर नुकसान हुआ हो तो आपको रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। इसको बोलेंगे जाते जाते हम उसके खाते में से पैसे काटेंगे और इस तरह से एंट्री होगी पवन्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस। पवन्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस, कौन सा ऑप्शन मिलेगा? हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे ऑप्शन देख लेना, इस तरह से ए आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अमन, मनीष और करण साझेदार थे। AMK वॉज पार्टनर। 4-5-3 का उनका रेशो था। करण की मृत्यु हो गई। ये करण को मैंने ये देखो सर्किल कर दिया, करण की डेथ हो गई। जैसे ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, अगर सिंपल क्वेश्चन होता तो वो पूछता ना करण की मृत्यु हो गई, तो करण की मृत्यु होते ही ये जो रेशो बचेगा उसे न्यू रेशो बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया है कि शेष साझेदारों ने 7:8 के अनुपात में लाभ को बांटने का निर्णय लिया, तो उन्होंने शेष साझेदारों ने अपना न्यू रेशो तय कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, थोड़ा देखिएगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो दे रखा है, आपको ओल्ड रेशो दे रखा है 4:4:5:3। ठीक है, इनका नाम है AMK और बाद में आपको इस क्वेश्चन में न्यू रेशो भी दे रखा है। न्यू रेशो में से किसकी डेथ हुई थी? K की डेथ हुई थी, तो A और M का रेशो दे रखा है 7:8। A और M का रेशो दे रखा है 7:8। ठीक है, जनरली क्या होता है, किसी की मृत्यु होने से या किसी के जाने से जो पीछे रह जाते हैं उनको फ़ायदा होता है। फ़ायदे को बोलते हैं गेन रेशो, और गेन के लिए कैलकुलेट करने का तरीका होता है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अपन ने सेक्रीफाइस भी सीख रखा है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। इसमें गेन हुआ है तो इसका रेशो हुआ न्यू माइनस ओल्ड। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का नया अनुपात है 7/15, जबकि इसका पुराना अनुपात था 4/12। कि सर 15/12 का एलसीएम आप ले लेना। कि सर कैसे लेते हैं बता दो। अरे यार मैथ्स वैस तो तुम्हें आती होगी भाई। 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। कि सर बच्चों वाली बातें मत करो, हमें आता है। तो 3 चौक 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम 60 हो गया। तो ऐसे इसका आप एलसीएम निकाल लेना। तो 8/60 की सर ये क्या है? ये है गेन, फ़ायदा। और अगर मैं एम की बात करूं तो एम का नया रेशो है 8/15 और पुराना रेशो था 5/12। और इस तरह से 15 चौक 60, 4 8 32, 12 पंजे 60, 5 25, 7। तो जो गेन रेशो है वो है 8:7। मज़ेदार है, न्यू रेशो है 7:8 और जो गेन रेशो है वो है 8:7।
तो होप मैं आपको समझा पाया कुछ बातें। ए इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर दिया हुआ भी है। ये कोट वोट आप देख लेना, ये मेरी फ़ोटो नहीं है। चलो बाय। ऐप डाउनलोड कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कुछ और टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना, सुझाव देना चाहो, शिकायत करना चाहो, जो भी कहना चाहो नीचे कमेंट में कह देना, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो व्हाट्सएप कर देना।